हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हम अपने इस वीडियो में आपको सीए फाइनल में जो एएफएम सब्जेक्ट है जो मई 24 एंड ऑनवर्ड से उसका नाम एएफएम है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें जो चैप्टर नंबर 6 है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, उसमें आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में जितना इलस्ट्रेशन है और टेस्ट और नॉलेज के अंदर में गिवन जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उस सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आप आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन एंड आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के अंदर में गिवन आंसर को आप अच्छे से समझ जाओगे। और एक बार क्वेश्चन को समझ लेने के बाद रिटन प्रैक्टिस कर लेना। आपके पास स्टडी मटेरियल मे 24 एंड ऑनवर्ड्स वाला होना चाहिए, क्योंकि मे 24 एंड ऑनवर्ड्स वाले मटेरियल में एक क्वेश्चन न्यू ऐड हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, टेस्ट योर नॉलेज में सबसे लास्ट में जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट योर नॉलेज में वो न्यू ऐड हुआ है। एंड अगर आपके पास एक अटेम्प्ट पुराना वाला ओल्ड वाला बुक है तो उससे भी चल जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट ही है। बस सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन न्यू ऐड हुआ है वो आप इस वीडियो में देख करके न्यू मटेरियल या न्यू पीडीएफ से कर लेना। ओके, रिटन प्रैक्टिस एक बार कर लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप आ जाइए 35 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, 35 नंबर क्वेश्चन। देखो यहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में ये बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द डिटेल्स गिवन फॉर, ये एक्स एंड वाई का, एक्स मतलब एक्स एंड वाई का कुछ डिटेल आपको दिया और आपको बॉम्बे सेंसेक्स का भी ये दिया, डिटेल दिया। यानी ये स्टॉक एक्स का है और ये स्टॉक वाई का है और ये मार्केट का है, ये मार्केट सेंसेक्स का है। आपको बोल रहा है कि सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क मेरे को बताओ। जब भी सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक रिस्क बोलेगा तो आपको पता होगा फॉर्मूला शार्प का, SHARP, आप पढ़े होगे शार्प। उसके फॉर्मूला से सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क निकलता है। उसका फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखो मैं आपको बताता हूं अगले पेज में, बीटा स्क्वायर इक्वल टू एसडी का स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इक्वल टू एसडी का स्क्वायर। और अनसिस्टमैटिक रिस्क हो जाता है कि जो टोटल स्टॉक का खुद का रिटर्न रहता है उसमें से सिस्टमैटिक रिस्क को ही माइनस कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओके, एंड टोटल रिस्क निकालने लगोगे तो दोनों का टोटल हो जाएगा। तो चलो पहले एक बार क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। तो आपको क्वेश्चन में एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, एवरेज रिटर्न, फिर आपको वेरिएंस दिया हुआ है। आपको पता होगा वेरिएंस जो है इक्वल टू एसडी का स्क्वायर होता है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी करके दिया हुआ है वेरिएंस के फॉर्मेट में। बीटा दिया हुआ है, को रिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यानी आर स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, तो जो आर स्क्वायर दिया हुआ है ना ये डिटरमिनेशन है, यानी ये ऑलरेडी आपको पता है वेरिएशन जिसको ये एक्सप्लेन किया हुआ है 18% को, 0.18 को। तो जो नॉट एक्सप्लेन्ड है ना, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत थ्योरी में बताया कि जो एक्सप्लेन्ड है वो 18% है, तो जो नॉट नॉट एक्सप्लेन्ड है वो 100 में से 18% को माइनस कर दो तो 82% नॉट एक्सप्लेन्ड है, और इतना कोई बड़ा बात नहीं है, इसको आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, अब आप आ जाइए, देखो यहाँ पर मार्केट का सिर्फ आपको एवरेज रिटर्न और वेरिएशन दिया हुआ है, एंड ये जो स्टॉक है उसका 3 ठो डेटा दिया हुआ है। तो चलिए हम आपको सोल्यूशन में समझाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला जो है वो शार्प के हिसाब से होता है, बीटा स्क्वायर इंटू एसडी का स्क्वायर यानी वेरिएशन। उस फॉर्मूला को यूज करके सिस्टमैटिक रिस्क निकाला इन्होंने। और जो जो यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले कंपनी एक्स का निकाल रहे हो, आप सबसे पहले कंपनी एक्स का निकाल रहे हो, तो कंपनी एक्स का बीटा स्क्वायर कितना है, आप सबसे पहले कंपनी एक्स का चले जाओ कंपनी एक्स का बीटा है 0.71, तो 0.71 का स्क्वायर हो जाएगा। और वेरिएंस कितना है कंपनी एक्स का, तो कंपनी एक्स का वेरिएंस है 6.30। तो आपको आपको 6 पॉइंट, जो यहाँ पर देखो वेरिएंस ऑफ, देखो मेरा बात सुनो, यहाँ पर जो है सिस्टमैटिक रिस्क इक्वल टू बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ, देखो जो यहाँ पर बीटा लोगे ना, बीटा का स्क्वायर, क्योंकि अभी आप कंपनी एक्स का सम सॉल्व कर रहे हो, कंपनी एक्स का सम सॉल्व कर रहे हो, तो आप बीटा तो कंपनी एक्स का ही लोगे, क्योंकि रिस्क आप उसी कंपनी का लोगे जिस कंपनी का आप कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन वेरिएंस जो है ना वो हमेशा, वेरिएंस जो है वो हमेशा मार्केट का लेना है फॉर्मूला, यानी वेरिएंस ऑफ मार्केट इंडेक्स लेना है। तो मार्केट इंडेक्स का वेरिएंस जो है वो 2.25 था। आप एक बार पिछले पेज में सम्स में आ जाओ, जहां पर देखो कि मार्केट इंडेक्स का जो वेरिएंस है वो 2.25 है, क्योंकि फॉर्मूला ही यही होता है कि चाहे आप किसी भी कंपनी के लिए निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है कि बीटा का स्क्वायर उसका खुद का लेना है। जैसे यहाँ पर एक्स का निकाल रहे थे तो एक्स का बीटा का स्क्वायर यानी 0.71 का स्क्वायर लिए, 0.71 का स्क्वायर लिए, जबकि मार्केट का स्क्वायर जो है वो आपको वेरिएंस में लेना है, इसका खुद का वेरिएंस 6.30 नहीं लेना है। ओके, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या होता है कि जो टोटल वेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न होता है, जो इसका खुद का सिक्योरिटी रिटर्न होता है, जो इसका खुद का वेरिएंस आपको दिख रहा था 6.30 क्वेश्चन में एक्स का, उसमें से सिस्टमैटिक को माइनस कर दो तो अनसिस्टमैटिक आ जाएगा। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एंड ये एक और तरीका है वेरिएंस निकालने का, इसको छोड़ो, आपको इसको नहीं समझना है। 5.166 आ चुका है यहाँ पर, वही ये लोग दूसरा तरीका से 5.166 निकाला है, आपको उतना नहीं सोचना है। और टोटल रिस्क में आपको क्या करना है कि सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क को ऐड कर देना है, दैट इज कॉल्ड टोटल रिस्क। जिसको मैंने अभी सर्किल किया ना, सिर्फ आपको टोटल रिस्क में ये फॉर्मूला को करना है, जिसको मैंने अभी घेरा है आपको सिर्फ वो टोटल रिस्क में करना है। यानी आपको अनसिस्टमैटिक, आपको सिस्टमैटिक रिस्क में निकालना था बीटा का स्क्वायर इंटू वेरिएंस जो है वो मार्केट का लेना था। ओके, उसके बाद आपको उसके बाद आपको जो है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए टोटल जो वेरिएंस खुद के स्टॉक का था, खुद का उसका अपना था, क्योंकि यहाँ पर आपने मार्केट इंडेक्स लिया तो यहाँ पर टोटल वेरिएंस में उसका खुद का जो वेरिएंस था वो माइनस सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क आ गया, और दोनों का टोटल कर दोगे तो वो आपका टोटल रिस्क आ जाएगा। सिमिलरली आपको कंपनी वाई का भी निकाल लेना है। ठीक है, कंपनी वाई का भी निकालने के बाद आपका जो ये वाला फॉर्मूला है ना, ये पोर्टफोलियो रिस्क आपको क्वेश्चन में, देखो आपको क्वेश्चन में क्या क्या बोला था निकालने, आपको बोला सिस्टमैटिक रिस्क निकालो और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालो। इफ अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड फॉर द स्टॉक, व्हाट वुड बी द पोर्टफोलियो। देखो अब बोल रहे हैं कि अगर इक्वल अमाउंट जो है वो
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए एक्स में और वाई में, ठीक है, एक्स और वाई में अगर इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए है और आप इक्वली एक्स एंड वाई में बांट देते हो, तो पोर्टफोलियो रिस्क एक्स और वाई का क्या हो सकता है? तो आप जो है ना यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इन्होंने जो फॉर्मूला बताया ना इसको छोड़ दो, हम आपको पूरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में अपना एक फॉर्मूला बताएंगे जो आपको बहुत सिंपल सा लगेगा और जो आपको आईसीआई ने किया हुआ है वो भी लगेगा, तो आप उसको नोट कर लेना, हम यहाँ पर बोलते रहेंगे और यहाँ पर हम आपको मैच करवाते जाएंगे। सबसे पहले आपको वेट वन लिखना है, वेट वन यानी जो एक्स के लिए वेट है वो 50% का है और 50% को आप 0.5 बोलोगे, वेट वन हुआ, उसके बाद आप बीटा वन करो यानी एक्स का जो बीटा होगा वो, फिर आप वेट टू यानी जो वाई का वेट होगा वो भी 50% होगा क्योंकि इक्वल वेट बोला है, तो एक्स और वाई दोनों का 50-50% यानी 0.5, तो ये वेट वन है 0.5 और ये है वेट टू 0.5। फिर यहाँ पर जो y का खुद का बीटा होगा वो लिखो एंड इसको जो करके मल्टीप्लाई करके वेट वन इंटू बीटा वन इंटू वेट टू इंटू बीटा टू, यहाँ पर बीटा वन एक्स के लिए है और बीटा टू वाई के लिए है, इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करने के बाद आपको जो मार्केट का जो ये है वेरिएंस है, मार्केट का जो एसडी है स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका स्क्वायर, यानी अगर क्वेश्चन में वेरिएंस ही दे दिया है, वैसे तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है एसडी का स्क्वायर, क्योंकि वहां पर वेरिएंस ही दे दिया तो वेरिएंस का मतलब ही होता है एसडी स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर आप सीधा 2.25 लिख दिए, प्लस में आपको लिखना है W1 का स्क्वायर यानी वेट वन का स्क्वायर, ओके, इनटू अनसिस्टमैटिक रिस्क प्लस वेट टू का स्क्वायर इनटू अनसिस्टमैटिक रिस्क, यही होता है फॉर्मूला, इसको सॉल्व करोगे तो पोर्टफोलियो रिस्क आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आप आ जाइए सीधा आ जाइए 6.39 पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिख रहा है कि कंपनीज का जो बीटा है वो इतना है और मार्केट रिटर्न इतना है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इतना है। ये बहुत ही इजी, आपने सी इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, इसको आपको बोला सीएपीएम के हिसाब से रिटर्न बताओ तो आपको पता ही है कि रिटर्न के इक्वल टू आर एफ इंटू बीटा, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ होता है, उस फॉर्मूला से आपने सॉल्व कर दिया और आपको बोला है कि अगर रिस्क प्रीमियम जो है वो 2.5% से बढ़ जाएगा तो आपका जो है ना रिवाइज्ड केई यानी रिवाइज्ड रिटर्न क्या हो जाएगा। तो आप एक काम कर लो, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखो कि भैया जो मेरा आरएफ है वो तो सेम रहेगा, आरएफ जो है आपका वो सेम रहेगा और जो बीटा है ना, यहाँ पर देखो सोल्यूशन में आ जाओ, यहाँ पर जो है ना आपका जो बीटा है वो देखो, आपका पहले आरएफ माइनस आरएम कितना था वो मुझे बताओ, आपका आरएफ माइनस आरएम कितना था, सॉरी आरएम माइनस आरएफ कितना था, रिस्क जो मार्केट में है माइनस रिस्क जो फ्री है उसको माइनस करके आपका पहले आ रहा था 14 माइनस 10, आपका आ रहा था 4%, अभी वो अगर 2.5% से बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा 4% प्लस 2.5%, वो आपका आंसर हो जाएगा 6.5% और वही इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। इस दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन्होंने मार्केट प्राइस, मार्केट का जो रेट है उसको 2.5% से बढ़ा दिया यानी 14% से 16.5 कर दिया और उसमें से 10% माइनस किया, तो आंसर तो अल्टीमेटली 6.5% ही आ रहा है, यानी मार्केट का प्रीमियम बढ़ गया। मार्केट का प्रीमियम का मतलब होता है रिस्क प्रीमियम का मतलब होता है आरएम माइनस आरएफ, तो आरएम माइनस आरएफ को ही रिस्क प्रीमियम बोला जाता है और आरएम माइनस आरएफ पहले था 14 माइनस 10 इक्वल टू 4% था, अभी 2.5% से बढ़ गया तो वो 6.5% हो गया होगा, 4 प्लस 2.5% इक्वल टू 6.5% और वही 6.5% यहाँ आया है, उसको बीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया। फिर आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आ जाओ जल्दी से, कोई उतना बड़ा हड़बड़ी नहीं है, ये भी बहुत सिंपल सा है। आपको बोला है रिस्क प्रीमियम जो ऑफ मार्केट है ये आरएम माइनस आरएफ ऑलरेडी देकर के रखा हुआ है, आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है। आपको बोल रहा है अज्यूमिंग बीटा ऑफ सिक्योरिटी के आर, इसका जो बीटा है वो कभी 0 है, कभी 0.25 है, कभी 0.42 है, कभी 1 है, कभी 1.67 है। आपको बोला है कंप्यूट द रिस्क प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी के, आपको सिक्योरिटी के पर रिस्क प्रीमियम निकालना है, तो सबसे पहले आप बीटा लिख लो और बीटा लिखने के बाद आप क्या करो, बीटा लिखने के बाद आप क्या कर लो कि बीटा में आप जो रिस्क प्रीमियम यहां पर दिया हुआ है ना 10, उससे मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम बना लो, ठीक है, यानी अगर 0 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0 ही, 0.25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.25 आ जाएगा, 0.42 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.20 आ जाएगा, ऐसे ही करके ये वाला आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप मेरे एक भाई बहन के जैसे हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप समझ सकते हो। अगर आप साउथ इंडिया से हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है हिंदी, तो आप क्या करोगे, मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, हम आपको वो वाला पोर्शन इंग्लिश में समझा देंगे, मगर हम आपको किसी भी हाल में डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप निराश मत होना, आप मेरे को मैसेज करना, हम आपको वो वाला पोर्शन इंग्लिश में समझा देंगे। ओके, अब चलो हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि ट्रेजरी बिल गिवन गिव्स अ रिटर्न ऑफ 5%। देखो ट्रेजरी बिल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल इशू करता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिल में कोई रिस्क नहीं होता है, इसीलिए ये आरएफ माना जाता है 5%, और मार्केट रिटर्न जो है उसमें बहुत रिस्क होता है, इसलिए ये आरएम है। आपको बोल रहा है व्हाट इज द मार्केट रिस्क प्रीमियम, इसमें से इसको माइनस कर दोगे वही रिस्क प्रीमियम हो जाएगा, 13 में से 5 कर दोगे माइनस तो वही रिस्क प्रीमियम हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है कंप्यूट द बीटा वैल्यू एंड रिटर्न रिक्वायर्ड रिटर्न फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आपको बीटा वैल्यू निकालना है। बीटा वैल्यू निकालने के बाद सबसे पहले आप एक काम करो कि आपको क्वेश्चन में क्या देकर रखा हुआ, आपको ट्रेजरी बिल देकर के रखा हुआ और उसका मार्केट वैल्यू देकर के रखा हुआ है, ठीक है, मतलब मार्केट देकर रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप 100% पैसा ट्रेजरी बिल में लगा देते हो तो आपके पास पैसा बचता ही नहीं है मार्केट में लगाने के लिए, इसलिए मार्केट का वैल्यू 0 है। जब आप ट्रेजरी बिल में 70% लगाते हो तो आप मार्केट में 30% लगाते हो। जब आप ट्रेजरी बिल में 30% लगाते हो तो मार्केट में आप 70% लगाते हो, और जब आप ट्रेजरी बिल में 0% लगाते हो तो मार्केट में 100% लगाते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रेशियो लिख लो कि ट्रेजरी बिल का और मार्केट का रेशियो लिख लो, ठीक है, और ये यहाँ पर नंबरिंग दिया हुआ है, नंबरिंग दिया हुआ है। ओके, और आप बीटा निकालने के लिए ऐसा कर लिया करो देखो बीटा निकालने के लिए आप ऐसा करो, मेरा बात सुनो,
जो बीटा है ना, जो बीटा है ना, आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पर, आपको क्वेश्चन में आरएम माइनस आरएफ आपने निकाल लिया। मेरा बात सुनो, बीटा जो है ना वो ऑलवेज ध्यान में रखना कि वो मार्केट में होता है। बीटा का मतलब होता है, बीटा का मतलब होता है, यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि बीटा का मतलब होता है स्टॉक का उतार चढ़ाव, मतलब स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन जो होता है, वोलेटिलिटी जो होता है ना, उसी को बीटा कहा जाता है। तो बीटा आरएफ के केस में यानी रिस्क फ्री के केस में तो होगा ही नहीं। इसीलिए जो बीटा है ना, आप देखो बीटा जो है ना वो पूरा का पूरा 1 का 1, देखो बीटा जो है ना वो 1 का 1 यानी 100% बीटा सिर्फ आरएम के केस में ऑकर करेगा, क्योंकि वो ट्रेजरी बिल के केस में जीरो हो जाएगा। यही सी इंस्टीट्यूट ने पहला लाइन में बोला हुआ है कि बीटा जो है वो मार्केट के केस में पूरा 100% होगा, यानी 1 होगा पूरा। ट्रेजरी बिल के लिए बीटा कुछ बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेजरी बिल में बीटा होता ही नहीं है। बीटा का मतलब रिस्क होता है, रिस्क का फ्लक्चुएशन, और आरएफ मतलब होता है रिस्क फ्री। वो गवर्नमेंट के बॉन्ड को आरएफ, गवर्नमेंट के बॉन्ड के रेट ऑफ रिटर्न को आरएफ बोला जाता है, उसमें कोई रिस्क ही नहीं है, तो उसमें बीटा जीरो है। इसीलिए आप क्या किया ना कि यहां पर जो आप आंसर लिखा ना, सबसे पहला जब आप बीटा निकालते हो तो इसका जो आंसर है इस सभी में आपने गवर्नमेंट का जो बॉन्ड वाला जो पोर्शन है, यानी जो 70% का 0.7 लिया, 30% का जो 0.3 लिया, इस सभी में बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो रहेगा, मतलब बीटा का वैल्यू जीरो रहेगा आरएफ के केस में। लेकिन आरएम के केस में हमेशा बीटा 1 रहेगा। तो देखो आरएम जो है ना यहाँ पर जीरो ही है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो पहला वाला जीरो इसलिए हो गया क्योंकि आप 100 आरएफ है उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे बीटा से, तो आंसर जीरो ही हो जाएगा। और जब ये 70% है तो 0.7 को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि बीटा कुछ नहीं है। बीटा निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पर कि भैया उसका जितना वेट है इंटू बीटा। ओके, तो बीटा तो मार्केट के केस में 1 है और रिस्क फ्री के केस में जीरो है, और इसका वेट यहाँ पर दिया हुआ है 100% इज टू 1, यानी 100 इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो। ओके, जीरो इंटू वन, जीरो इंटू वन, ठीक है। तो आंसर आपका जीरो ही आ जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला करोगे तो ये मार्केट वाले केस में पूरा बीटा लोगे और उसका वेट 30% है तो 0.3 आएगा। तीसरे वाले के केस में 0.7 आएगा, और चौथे वाले के केस में जो रिस्क फ्री है उसमें उसका वेट भी जीरो है और बीटा भी जीरो है। जीरो इंटू जीरो जीरो हो गया, एंड जो मार्केट का है उसका वेट 1 है, तो 1 इंटू बीटा 1, 1 इंटू 1 आंसर 1 हो जाएगा। ओके, तो बीटा मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब क्वेश्चन में आपको आरएम भी दिया हुआ 13%, आरएफ भी दिया हुआ है 5%। फॉर्मूला होता है, रिटर्न का फॉर्मूला होता है आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ, वही आपको फॉर्मूला में पुट कर देना है। और हर कॉलम का जो बीटा है वो अलग अलग आया हुआ है। यहाँ पर बीटा जीरो आया हुआ है, इसीलिए आपका आंसर जो रिटर्न का आएगा वो 5% हो जाएगा, क्योंकि आपने 100% पैसा पूरा लगा दिया रिस्क फ्री में ही। तो रिस्क फ्री का जो रेट है ऑप्शन नंबर 1 में, क्योंकि आप 100% पैसा रिस्क फ्री में लगा दिए, मार्केट में कुछ नहीं लगाए, तो आपको रिस्क फ्री वाला ही रिटर्न 5% मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है कि बीटा का वैल्यू 0.3 ले लेना और सम्स को सॉल्व कर लेना। यहाँ पर बीटा का वैल्यू 0.7 ले लेना और यहाँ पर बीटा का वैल्यू 1 ले लेना, तो आपका आंसर जो रिटर्न वाला कॉलम है वो आ जाएगा। और आपको क्वेश्चन में पूछा क्या था, आपको बोला था कि मार्केट रिस्क प्रीमियम बताओ, एंड उसके बाद आप मेरे को बताओ, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि रिक्वायर्ड रिटर्न बताओ इन सभी फॉलोइंग कॉम्बिनेशन से। तो आपने रिक्वायर्ड रिटर्न तो बता ही दिया कि भाई सबसे पहले वेट, मतलब ये निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, वेट इंटू बीटा का वैल्यू, और बीटा हमेशा 1 होगा मार्केट के केस में, रिस्क फ्री के रेट में जीरो हो जाएगा। बीटा निकालने के बाद उसको सिंपल आरएम और आरएफ दिया ही हुआ है, बीटा निकल ही गया, तो आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा करके सारा रिटर्न निकाल दिया। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये भी खत्म हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगले पेज में आ जाइए, जहां पर हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखो बोल रहा है कि पी लिमिटेड एक्सपेक्ट दैट कंसिडरिंग द करंट मार्केट प्राइस द इक्विटी शेयर होल्डर एज पर द मॉडरेट अप्रोच शुड गेट अ रिटर्न एटलीस्ट 15.5%। यानी ये बोला क्वेश्चन में कि इक्विटी शेयर होल्डर को एटलीस्ट 15.5% मिलना ही चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि ये केई दिया हुआ है? आप एक बार अच्छे से सुन लो, केई का मतलब होता है जितना इक्विटी शेयर होल्डर को चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर को चाहिए। बोल रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट एटलीस्ट 15.5%, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को जितना चाहिए वो 15.5% है। और इक्विटी शेयर होल्डर को जो चाहिए ना उसी को केई बोला जाता है, और जितना परसेंट कंपनी देता है उसको आर बोला जाता है। रेट ऑफ रिटर्न को आर बोला जाता है जो कंपनी देता रहता है। मान लो कंपनी 10% दे रहा है तो उसको आर बोलते हैं, लेकिन शेयर होल्डर को 8% चाहिए था तो उसको केई बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में 15.5% केई दिया हुआ है। आगे आपको बोल रहा है कि करंट रिटर्न जो है मार्केट में वो 12% है, ठीक है, लेकिन इन लोगों का कंडीशन है कि मिनिमम 15.5% इनको मिलना चाहिए। और आरबीआई हैज क्लोज्ड द लेटेस्ट ऑक्शन फॉर 2500 करोड़ फॉर 182 डेज बिल फॉर लोएस्ट बिड ऑफ 4.3%। ये जो 4.3% दिया हुआ है, ये आप देखो, मेरा बात सुनो, यहाँ पर 4.3% एंड हैड द हाईएस्ट, देखो यहाँ पर आरबीआई ने रेट जो बताया हुआ है वो 4.3% से 4.6% बताया हुआ है। आपको यहाँ पर एवरेज ले लेना है 4.3% और 4.6% का जो एवरेज होता है ना वो 4.45% होता है। आंसर में भी इन्होंने लिया हुआ है, आपको एवरेज ले लेना है, क्योंकि आरबीआई ने एक रेंज बता दिया इतना से इतने के बीच में होगा, तो आपको क्या करना है उसका एवरेज ले लेना है। अब आप एवरेज ले ही लिए हो, सीएपीएम के हिसाब से आपको आरएफ पता ही है, जो आप एवरेज निकाले हो वो। उसके बाद आपको जो है वो आपको आरएम पता ही है, आपको आरएम कितना दिया हुआ, आपको यहाँ पर मार्केट का जो रिटर्न है वो 12% दिया हुआ, यही है आरएम। मार्केट का रिटर्न 12%, यही है आरएम, और आपको आरएफ पता ही है। और ये वाला क्वेश्चन में जो रिटर्न दिया हुआ था क्वेश्चन में 15.5%, वो भी दिया ही हुआ है। इसको सॉल्व करके आपका बीटा निकल जाएगा, और आपको पूछ भी क्वेश्चन में रहा था व्हाट इज द बीटा, तो सिंपल प्रोसेस था और आप आराम से निकाल लिए। ओके, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। आपको बोल रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू जे के लिमिटेड। ओके, तो ये जे लिमिटेड का दिया हुआ है, आपको ईयर दिया हुआ है, एवरेज प्राइस दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है, मार्केट प्राइस। देखो ये दिया हुआ है जेके लिमिटेड का एवरेज प्राइस, ओके, जेके लिमिटेड का।
एवरेज प्राइस और डिविडेंड, ओके, और ये मार्केट का दिया हुआ है एवरेज इंडेक्स यानी एवरेज प्राइस और डिविडेंड यील्ड, और ये दिया हुआ आरएफ के केस में, ये दिया हुआ गवर्नमेंट बॉन्ड के केस में, ओके। तो ये शेयर के केस में दिया हुआ, ये मार्केट के केस में, यानी ये उस कंपनी के खुद के स्टॉक के केस में, ये मार्केट के केस में, और ये गवर्नमेंट बॉन्ड के केस में दिया हुआ है। आपको बोल रहे हैं कंप्यूट द बीटा वैल्यू ऑफ द कंपनी एज एट द एंड ऑफ 2005, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, ओके। तो बीटा वैल्यू देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी एक बार टेस्ट योर नॉलेज के अंदर में भी एक सम्स पूछा जा चुका है, ऐसा ही सम्स यानी रिपीट होगा। तो अच्छे से समझ लो, जब भी क्वेश्चन में आपको जो है ना वो, जब भी क्वेश्चन में आपको एवरेज प्राइस दिया रहेगा, ठीक है, और डिविडेंड पर शेयर दिया रहेगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है सबसे पहले रिटर्न निकालने के लिए। तो रिटर्न निकालने के लिए देखो, कंप्यूटेशन ऑफ बीटा वैल्यू इन्होंने हेडिंग दिया, मगर फॉर्मूला रिटर्न वाला लगाएंगे, डी1 प्लस पी1 माइनस पी0 डिवाइड बाय पी0 इंटू 100। इस फॉर्मूला से सबसे पहले रिटर्न निकालेंगे हर एक साल का, हर एक साल का। देखो यहाँ पर जो ईयर है ना, देखो आप सोल्यूशन में आ जाओ, आपको यहाँ पर बोल रहा है एट द एंड ऑफ 2005। तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो इसमें तो P0 और P1 दोनों आ रहा है, यानी पिछले साल का प्राइस और इस साल का प्राइस दोनों आ रहा है। तो 2002 के पहले तो सम सॉल्व होगा ही नहीं, और इनफैक्ट 2002 का भी सम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि 2002 का पहले का प्राइस पता ही नहीं है। तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 2003 से, 2002-3 बोल करके, क्योंकि P0 फिर 2003 के लिए जस्ट प्रीवियस ईयर वाला 2002 का जो प्राइस होगा वो P0 हो जाएगा, और 2003 का खुद का जो प्राइस होगा वो P1 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप जो है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने साल का, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4 साल का, 2002, 3, 4, 5, लेकिन आप निकाल पाओगे सिर्फ 3 ही साल का। क्यों? क्योंकि आप पहला वाला ईयर को इग्नोर कर रहे हो, बिकॉज पहले वाले ईयर के जस्ट पहले का प्राइस नहीं दिया हुआ, तो पॉसिबल ही नहीं है निकालने का। तो 2002-3 का निकाल सकते हो, 3-4 का निकाल सकते हो, 4-5 का निकाल सकते हो। फॉर्मूला वही है, जस्ट प्रीवियस ईयर के प्राइस को P0 बोलेंगे, करंट ईयर को P1 बोलेंगे, डिविडेंड करंट ईयर वाला लेंगे इसीलिए D1 बोलते हैं उसको, डिवाइड बाय P0 इंटू 100, और पिछले साल का जो डिविडेंड है उसको इग्नोर करेंगे, 2000 वाला जो ईयर का डिविडेंड है वो इग्नोर हो जाएगा। तो ऐसे करके सबका रिटर्न आ जाएगा। ऐसे ही आपको मार्केट प्राइस का निकालना है। मार्केट का जो प्राइस है उसका फॉर्मूला भी वैसे ही होता है आपका क्या है, जस्ट जो है ये है जस्ट नेक्स्ट ईयर का यानी 2003 का, ये है 2002 का, डिवाइड बाय 2002 का मार्केट इंडेक्स इनटू 100 करके आप मार्केट का सबसे पहले देखो, ये जो रिटर्न आपने निकाला ना, ये स्टॉक का रिटर्न निकाला, ठीक है, ये बहुत अच्छा बात है, आपने निकाल लिया, ओके। ये शेयर पर रिटर्न निकाला। अब आप जो मार्केट का रिटर्न निकालोगे तो सबसे पहले आप प्राइस का जो रिटर्न है, प्राइस में जितना से इंक्रीमेंट हुआ 2002-3 के वजह से, वो 7.62% से हुआ, और डिविडेंड यील्ड इतना करोगे, इस दोनों को जोड़ करके जो है ना आपको मार्केट का रिटर्न टोटल दिखाना पड़ेगा, कि प्राइस का रिटर्न और डिविडेंड का रिटर्न यानी टोटल रिटर्न इतना हो गया, ये आपने जोड़ करके दिखा दिया। अब आप फाइनली जब आप आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या कर लो कि देखो, आप सबसे पहले क्या करो कि आप सबसे पहले जो ये है ईयर है वो लिखो, और एक्स में जो एक्स का भी रिटर्न कैलकुलेट किया हो ना, यहाँ पर ये वाला इधर चला जाएगा, ओके, ये वाला इधर चला जाएगा। तो जो आप यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट किए हो 25.62 समथिंग, ये एक्स के लिए लिखोगे, ये वाई जो है ये मार्केट का है, तो मार्केट का जो ये वाला आंसर लाए हो ये यहाँ हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। बीटा निकालने का ये वाला इसी तरीका को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, एंड फिर जो मार्केट वाला कॉलम है वाई स्क्वायर, जो वाई है मार्केट वाला कॉलम, उसी का स्क्वायर करना। लाइफ में हमेशा याद रखना, आप एक्स वाई किसको मानते हो वो मैटर नहीं करता, आप मार्केट को जो है ना वो आप वाई नहीं मान करके कुछ भी मान सकते थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और का स्क्वायर करोगे। यहाँ पर जो स्क्वायर होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ मार्केट का स्क्वायर होगा, सबसे लास्ट वाले कॉलम में मार्केट का स्क्वायर होगा, ओके। आप मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ओके। देखो अब आपका जो फॉर्मूला है उसमें आप पुट कर दो, फॉर्मूला बीटा इक्वल टू, देखो हमेशा याद रखना कि लाइफ में जब प्राइस दिया हुआ है दोनों के केस में, और आप रिटर्न दोनों के केस में निकाल चुके हो, तो रिटर्न जो है वो मार्केट और स्टॉक का कंपेयर करके बीटा निकाला जा सकता है, ओके। तो उस केस में जो है ना मार्केट का भी रिटर्न का कॉलम और डिविडेंड का कॉलम दिया हुआ है, आपने मार्केट का प्राइस में क्या इंक्रीमेंट है उसमें डिविडेंड यील्ड को जोड़ करके टोटल रिटर्न निकाल लिया, और मार्केट और स्टॉक का तो आप सिंपल आप स्टॉक में डिविडेंड पर शेयर को आप जो है बस इस्तेमाल किए फॉर्मूला में D1 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 करके। तो जो स्टॉक का रिटर्न था और मार्केट का रिटर्न था, दोनों को मल्टीप्लाई करके आप समेशन ऑफ एक्स वाई निकाल लिया, और मार्केट वाला रिटर्न वाई का स्क्वायर करके आप समेशन ऑफ वाई स्क्वायर निकाल लिया। ये समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर है, ये समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर है। आप एक्स बार और वाई बार नीचे में निकाल लेना, क्योंकि इस फॉर्मूला में आपको काम आएगा। फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई नीचे में हमेशा मेरे भाइयों बहनों नीचे में हमेशा मार्केट रखना, मार्केट नीचे में हमेशा मार्केट रखना। मार्केट से कंपेयर किया जाता है बीटा का मतलब होता है रिस्क, और रिस्क मार्केट में होता है, ना कि रिस्क फ्री या आपका रिस्क फ्री रिटर्न में नहीं होता, ये मार्केट में होता है। तो मार्केट से कंपेयर करोगे, इसीलिए मार्केट को नीचे में रखो। तो मार्केट का ही तो वैल्यू है वाई तो मार्केट वाले को ही माने हो, यहाँ पर वाई तो मार्केट वाले को ही माने हो। तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, और हमेशा याद रखना है एन से इंटू करते हैं ये वाई बार को, या ऊपर में भी एन से इंटू किए एक्स बार वाई बार को, ये राइट साइड में लिखे हो, लेफ्ट साइड में समेशन वाला साइन लिखे हो। मतलब फॉर्मूला लर्न करने का हम आपको तरीका बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी मेरा बात अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया और वो एग्जाम में आपको याद आ गया और आप उसका इस्तेमाल कर लिए, तो हम ये समझेंगे कि ये मेरा वीडियो बनाना जो है वो सफल हो गया, ओके। तो देखो आपको क्या करना है, ये जो समेशन वाला है ना ये पहले रखना है, ऊपर में एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, दोनों को साथ में रखना है, ऊपर में दोनों को साथ में रखना है। थोड़ा विचार अच्छा रहना चाहिए, तो उच्च विचार के लिए दोनों साथ में रहेगा, यानी ऊपर के लिए दोनों साथ में रहेगा। और नीचे में आप बीटा निकाल रहे हो, तो बीटा का कंपेरिजन मार्केट से होगा, इसीलिए आप नीचे में
जो है वो मार्केट को रखोगे, ठीक है। नीचे में मार्केट का यहाँ पर देखो एक्स वाई दोनों लिए, ठीक है, और यहाँ पर वाई को अकेला 2 बार लेंगे इसलिए वाई का स्क्वायर किए, और राइट साइड में यहाँ पर एन इंटू एक्स बार वाई बार दोनों लिए, और यहाँ पर एन इंटू नीचे में मैंने बोला है कंप्लीटली मार्केट होगा इसलिए मार्केट को अकेला लिख रहे हो इसलिए उसका स्क्वायर होगा। यहाँ पर तो एक्स वाई दोनों लिखे हो तो 2 बार हो गया, और नीचे में वाई बार ही 2 बार होगा यानी वाई बार का ही स्क्वायर होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। सभी को पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, थोड़ा सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में दिमाग लगाओगे तो आराम से अच्छा खासा मार्क्स उठा लोगे आप एग्जाम में। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। तो चलो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं जो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है वो हम आपको बताते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ओके चलो। तो चलो आपको जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है वो बताते हैं। इस क्वेश्चन में आरएफ जो है वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है, आरएम रिस्क इन मार्केट 15% दिया हुआ है और बीटा 1.2% दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा। ये तो आप सिंपल तरीका से निकाल लोगे, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ करके आप आराम से निकाल लोगे। 16% आपका आंसर हो जाएगा। आपको बोल रहा है कि अगर प्रोजेक्टेड रिटर्न 18% हो, प्रोजेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है कंपनी जितना परसेंट दे रही है, कंपनी जितना परसेंट देना चाह रही है, कंपनी 18% रिटर्न देना चाह रही है। तो बोल रहा है इन्वेस्टमेंट राइटली वैल्यूड है कि नहीं। इसका मतलब देखो कंपनी 18% देना चाह रही है जबकि शेयर होल्डर लोग मांग 16% ही रहा है। केई का मतलब होता है जितना शेयर होल्डर लोग जितना परसेंट मांग रहा है, और 18% का मतलब होता है कंपनी जितना देना चाह रही है। तो कंपनी 18% देना चाह रही है जबकि शेयर होल्डर लोग 16% ही मांग रहा है। इसका मतलब कंपनी बहुत ही जो है वो देखो, पहले हम आपको 3 नंबर बताते हैं क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छे सिचुएशन में चल रहा है। कंपनी का शेयर कोई भी बाई करना चाहेगा, कोई भी शेयर होल्डर बाई करना चाहेगा। वो थर्ड नंबर में क्या बोला था, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी। सभी का स्ट्रेटजी यही होगा कि हम मांग रहे हैं 16%, कंपनी 18% दे रहा है, तो भैया हम कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, मेरे को भी उस कंपनी का शेयर होल्डर बनना है जिसमें जितना मांगे उससे ज्यादा मिले। तो उस कंपनी का जो शेयर है वो कोई भी बाई करना चाहेगा। और यहाँ पर यही कह रहा है कि जो प्रोजेक्टेड रिटर्न है वो 18% है, स्टॉक इज नॉट राइटली वैल्यूड rather undervalued as written as per the CAPM देन द प्रोजेक्टेड रिटर्न। ठीक है, मतलब CAPM जो है वो लेस देन प्रोजेक्टेड रिटर्न है, यानी जो ये जो वाला जो है ना वो CAPM यानी कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड के अकॉर्डिंग के 16% है जो कि कम है प्रोजेक्टेड रिटर्न से। तो हम ये नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो राइटली वैल्यूड किया गया है, जितना मांगते उतना ही मिलता। तो हम ये बोलते कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन राइट हुआ है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन राइट हुआ ही नहीं है, जितना मांगे उससे ज्यादा मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो रादर अंडर वैल्यूड भी नहीं कह सकते। ठीक है, वैल्यूड रादर अंडर वैल्यूड। ओके, ना हम उसको कम वैल्यूड कह सकते, ना हम ये नहीं कह सकते कि उसका वैल्यूएशन राइटली नहीं हुआ या अंडर वैल्यूड किया गया है। भाई साहब जितना मांगे उससे ज्यादा मिला है, यही आपको कहना है। ओके, उसके बाद आप सीधा चले जाइए 8 नंबर में, 8 नंबर इलस्ट्रेशन में चले जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में चले जाइए। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बीटा ऑफ 3 स्टॉक आर, ऐसे आपको ये एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है 3 स्टॉक का, 3 स्टॉक का ऐसे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है आपको 3 स्टॉक का। आपको बोल रहा है कि अगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% हो और मार्केट में जो है वो आरएम ये आरएफ 9% हो और आरएम 14% हो, तो आपको बोल रहा है विच ऑफ द स्टॉक आर ओवर वैल्यूड, कौन सा ओवर वैल्यूड है, कौन सा अंडर वैल्यूड है और कौन सा करेक्टली वैल्यूड है, तुम बताओ और तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या रहता फिर। तो सबसे पहले आप जो है वो सबका एक काम करो, सभी का बीटा इस्तेमाल करके, ए का, बी का और सी का बीटा इस्तेमाल करके सबसे पहले आप के ही निकाल दो, क्योंकि क्वेश्चन में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया रहता है ना भाइयों एवं बहनों, उसको आर बोला जाता है। ये आर है, आर है। कभी भी इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि इतना रिटर्न शेयर होल्डर को चाहिए। एक क्वेश्चन में बोला था ना कि एटलीस्ट इन्वेस्टर को इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा या शेयर होल्डर को इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, तो उससे ये पता चल गया कि वो के ही दिया हुआ है। जबकि इस क्वेश्चन में भी और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी जो 18% दिया था उसमें रिटर्न वर्ड यूज किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न या प्रोजेक्टेड रिटर्न वर्ड यूज किया। इसका मतलब होता है कंपनी इतना परसेंट देना चाह रही है। ये आर है, ये के ही नहीं है। के ही आपने निकाला सभी का 17.5 ऐसे करके के ही आपने निकाला। तो ये क्वेश्चन में आर ऑलरेडी दिया हुआ था और के ही आपने निकाला मेरे भाइयों। इधर देखो, ये क्वेश्चन में जो है ना आर, यहां पर देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, और रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब होता है जो के आपने निकाला। तो रिक्वायर्ड रिटर्न का मतलब होता है शेयर होल्डर को इतना चाहिए, शेयर होल्डर को इतना चाहिए, शेयर होल्डर बोल रहा है मेरे को इतना रिक्वायर्ड है जो कि आपने निकाला, और जो क्वेश्चन में आर दिया हुआ इतना परसेंट कंपनी दे रही है। तो आप खुद ही सोचो, सबसे पहला वाला ऑप्शन 17.5% शेयर होल्डर मांग रही है और कंपनी 18% दे रहा है, तो शेयर होल्डर के लिए तो बल्ले बल्ले ही है। शेयर होल्डर बोलेगा कि नहीं नहीं भाई, जो मेरा वैल्यूएशन है, हम डिसीजन लेते हैं कि हम इस कंपनी का और ज्यादा शेयर हम खरीदेंगे, और वो अंडर वैल्यू करेगा। अंडर वैल्यू का मतलब होता है कि वो ये बोलेगा कि भाई साहब तुम जो है वो शेयर होल्डर, शेयर जो है, शेयर मतलब हम जितना तुम्हारी कंपनी में शेयर में पैसा लगाए उससे ज्यादा मेरे को रिटर्न मिल रहा है, यानी मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर कम हो गया। इन्वेस्टमेंट हम जितना, मान लो हम किसी कंपनी में 100 रुपए लगाते हैं और 10 रुपए का रिटर्न चाहते हैं उस कंपनी से, लेकिन कंपनी मेरे को 15 रुपए का रिटर्न दे रही है, तो मेरा जो 100 रुपए लगा था ना, हम ये समझेंगे मेरा वो 95 रुपीज ही लगा था। वो इसलिए क्योंकि मेरे को रिटर्न ही बहुत ज्यादा मिल रहा है। इस तरह से आप समझो कि वैल्यूएशन यहाँ पर अंडर वैल्यूड है। ओके, अब यहाँ पर देखो, आपको मैंने एक तरीका बताया कि कैसे आप वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है ये समझोगे। आपने मांगा कंपनी से 12%, कंपनी आपको 11% ही दे रही है, तो आप बोलोगे अरे भाई साहब हम तो
इस कंपनी का शेयर नहीं रखेंगे, मुझे बेच के हटाना है इस कंपनी का शेयर, जितना मांगे उससे कम रिटर्न दे रहा है, यानी आप उस कंपनी के शेयर को सेल कर दोगे और आप बोलोगे कि ये ओवर वैल्यू बहुत ज्यादा करती है। ओवर वैल्यू का मतलब हुआ कि उल्टा जितना हम चाह रहे हैं उससे भी कम दे रही है, यानी मेरे एक्सपेक्टेशन से भी ये कम दे रही है, यानी मेरा ही और उल्टा लॉस हो जा रहा है, जितना हम चाह के रख रहे हैं जितना मेरे को मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है, तो जितना कम मिला उतना से आप ही का कॉस्ट, आप ही का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया। आप ऐसे समझ लो कि उतना आपका एक्सपेक्टेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया या चला गया, ऐसे समझ लो, क्योंकि आप सोचे थे 10 रुपए और आपको मिला 8 रुपए, तो यहाँ पे आपका 2 रुपए का जो नुकसान है वो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को बढ़ा रहा है, ऐसे इस तरह से समझो कि ये ओवर वैल्यूड है। ओके, एंड उसके बाद जो है वो देखो यहाँ पर 15% जो है आपने मांगा और 15% ही कंपनी ने दिया, तो ये करेक्टली वैल्यूड है और इसमें आप ना खरीदोगे ना बेचोगे, आप होल्ड करके रखोगे, वेट करोगे कि कब इसका जो प्राइस है वो बढ़े या घटे, ताकि हम बाई या सेल का डिसीजन ले पाए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ओके, वैल्यूएशन वाले कॉलम में बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप बाई कर रहे होते तो आप ये सोचते हो कि भाई कंपनी तो बहुत अच्छा सिचुएशन में जा रही है और कंपनी का शेयर का प्राइस कम ही होगा, मतलब कम कम ही आपका कॉस्ट लग रहा है उसमें, क्योंकि रिटर्न बहुत ज्यादा मिल जा रहा है, तो आपको कम पे करना पड़ रहा है, इसलिए अंडर वैल्यू आप बोलोगे। और जब आप मांगते हो जितना उससे कम कंपनी दे रहा है तो आप सोचते हो कि एक तो पैसा ले रहा है ऊपर से रिटर्न कम दे रहा है, यानी मेरे लिए महंगा पड़ रहा है, यानी आप वहां पे ओवर वैल्यू बोलोगे। और जहां सेम होगा वहां पर आप कुछ नहीं करोगे, वहां पर आप बोलोगे करेक्टली वैल्यूड। ओके, तो 8 नंबर इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। अब आप 9 नंबर इलस्ट्रेशन में आ जाओ, 65 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 9 दिखेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एक्ट। सिक्योरिटी एक्ट में आपको रिटर्न निकालना है। ओके, तो सिक्योरिटी एक्ट में आप रिटर्न निकालोगे तो आप बोलोगे भाई साहब जो मार्केट का रिटर्न है, रुको एक मिनट पहले थोड़ा एसी चला देते हैं। यहां पर देखो आपका जो है वो यहां पर बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द रिटर्न ऑन सिक्योरिटी एक्ट। सिक्योरिटी एक्ट पर रिटर्न निकाल करके दिखाओ। आपको फैक्टर देकर के रखा है मार्केट का रिस्क प्रीमियम एसोसिएटेड विद द मार्केट और बीटा देकर के रखा है रिस्क प्रीमियम, यानी आरएम माइनस आरएफ करके आपको खुद ही दिया हुआ है। ग्रोथ के केस में भी दिया हुआ आरएम माइनस आरएफ और इन्फ्लेशन के केस में भी आरएम माइनस आरएफ खुद ही निकाल करके दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है ना इसको आरएम माइनस आरएफ बोलोगे और ये बीटा है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% दिया हुआ है। तो आप सिंपल जब आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछे और आप देखो मेरा बात सुनो, यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द रिटर्न ऑन सिक्योरिटी, डिटरमाइन द रिटर्न ऑन सिक्योरिटी आपको बोला और आपको पूछ रहा है रिटर्न ऑन सिक्योरिटी निकालो, तो आप सबका एक साथ मिक्स करके निकाल देना। आरएफ आप एक ही बार लेना और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एक बार ले लेना, ऐड कर देना, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एक बार ले लेना, ऐड कर देना, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एक बार ले लेना, ऐड कर देना, क्योंकि ये आरएम माइनस आरएफ तो ऑलरेडी करके दिया हुआ। आपका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है कि जो सामने वाला एक्सपेक्ट करेगा, यानी के ही आप निकालते हो। ओके, तो जब आप के ही निकालते हो, बोला विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन द, ये फैक्टर है, ठीक है, कि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि इस सभी सिचुएशन में आपका इतना % का रिस्क प्रीमियम होगा, तो आप जब इससे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हो तो के का फॉर्मूला में आप ये वाला जो है ना वो सभी का बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, उसी को आप बोलोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्योंकि अब May 24 एंड ऑनवर्ड से एमसीक्यू भी आने वाला है, तो इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए क्योंकि ये मैक्सिमम 1 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा, तो ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ओके, तो आपका 9 नंबर इलस्ट्रेशन खत्म। मेरे ख्याल से अब इसके बाद कोई इलस्ट्रेशन है नहीं, इलस्ट्रेशन मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। तो जो है अब सीधा चलते हैं एक ही बार इन लोगों का जो टेस्ट योर नॉलेज है उसके अंदर जितना सम्स दिया हुआ है उसके अंदर चलते हैं। तो इलस्ट्रेशन तो अब खत्म हो चुका है। अब सीधा आ जाइए पेज नंबर 64 नंबर में, जहां पर उनका टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है। टेस्ट योर नॉलेज में इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 बताया हुआ है कि भाई साहब देखिए ये जो है ना ये मेरा स्टॉक का कॉस्ट है 120 रुपया, stock cost 120 rupees, pays no dividend, okay, and possible price that stock might sell for at least at the end of the year with respective probabilities are इतना। देखो एट द एंड ऑफ द ईयर का प्राइस इतना दिया हुआ और उसका प्रोबेबिलिटी इतना दिया हुआ। आपने किसी कंपनी का शेयर मान लो आपके पास है जिसका 120 रुपया कॉस्ट है विद नो डिविडेंड, इसमें डिविडेंड नहीं है लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर में उसका प्राइस इतना भी हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी इतना है। एट द एंड ऑफ द ईयर में प्राइस इतना हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी इतना है। प्राइस इतना हो सकता है जिसका प्रोबेबिलिटी इतना है। प्राइस 120 से बढ़ के 130 हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी इतना है। और ये प्रोबेबिलिटी इस प्राइस का है और ये वाले प्राइस का इस प्रोबेबिलिटी है। आपको बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए आपको सबसे पहले सिंपल क्या करना है, देखो सोल्यूशन के लिए आपको जो है ना वो आना है, सोल्यूशन के लिए आपको आना है 79 नंबर पेज में आप आ जाइए, ठीक है, 79 नंबर पेज में आ जाइए, 79 नंबर पेज। ओके, और यहां पर आपको दिखेगा सोल्यूशन, रुको आपको 79 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिखेगा। रुको मैं आपको एक बार लेके चलता हूं थोड़ा नीचे। ये देखो ये 79 नंबर पेज है जहां पर ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है? आपको बोल रहा है प्रोबेबल रिटर्न के लिए सबसे पहले आप पहले जो प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ वो लिख लो और उसमें से आप क्या कर लो, प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको लिख लो और इस सभी में से P0 को माइनस कर दो। P0 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 करके, क्योंकि आपने फॉर्मूला इसके पहले क्या सीखा था, आपने इसके पहले फॉर्मूला क्या सीखा था, डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0। इससे पहले अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया हुआ था, जब प्राइस जो है वो 2 ठो दिया हुआ था, प्राइस आपका मार्केट का भी दिया था और स्टॉक का भी दिया था। ओके, और वेरिएंस भी मार्केट का और स्टॉक का दोनों का दिया हुआ था। उस केस में मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला D1 प्लस
जो है ये P1 माइनस P0 होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना आप इसको अगर 1 कर दोगे और नीचे में जो है इसका P0 सेम ही हो जाएगा, यही फॉर्मूला आप पहले सीख चुके हो। यहाँ पर इन्होंने उसको स्प्लिट करके लिखा है कि D1 बाई P0 प्लस P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0, ओके। तो नीचे में डिनोमिनेटर में P0 ही है, अभी देखो ना उसी को यहाँ पर इन्होंने सजा के किया है। सबसे पहले इन्होंने P1 लिखा और P1 लिखने के बाद इन्होंने P1 माइनस P0 यानी P0 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है विद नो डिविडेंड के वाला प्राइस 120 वो यहाँ पर लिख दो। एंड जो ये आपका आ चुका है इसको P0 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये वाला पोर्शन यहाँ पर आपका यही कह रहा है, P0 से डिवाइड कर दो और इंटू 100 कर दो। तो यानी ये वाला जो है ना, ये वाला जो आंसर है ना, इसको P0 यानी 120 से डिवाइड कर दो और इंटू 100 कर दो, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। यानी जो आपका वो वाला था उसको 120 से डिवाइड करना था, इंटू 100 करना था, ओके। और ये आपका जो है वो ऑल्टरनेटिव तरीका है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि ये आपका जो है ना वो ऑल्टरनेटिव तरीका है, या हम आपको किसी और तरीका से बताना पसंद करेंगे। पहले आप अगर वो वाला तरीका समझ गए तो कोई बात नहीं है, अगर आप ये वाला तरीका समझ गए तो। वैसे एक और ऑल्टरनेटिव तरीका इन्होंने देख के रखा हुआ है, इस ऑल्टरनेटिव तरीका को थोड़ा सा साइड रखो, इस ऑल्टरनेटिव तरीका को थोड़ा सा साइड रखो, ओके। इस ऑल्टरनेटिव तरीका को थोड़ा सा साइड रखो, अभी हम आपको बताते हैं हम आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो सबसे बेस्ट तरीके से बताते हैं, जो यहाँ पर आपका दिया हुआ है। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला? सबसे पहले वाले क्वेश्चन में आपने ये सबसे पहले वाले क्वेश्चन का जो सबसे लास्ट वाला जो कॉलम था वो यहाँ पर आपने लिख दिया और उसका प्रोबेबिलिटी लिख दिया, सभी का प्रोबेबिलिटी लिख दिया। अब क्या करो आप, जो आपका ये आंसर आया हुआ है ना, जो आपका ये आंसर आया हुआ है, डेविएशन आपको निकालना है। डेविएशन का मतलब होता है, देखो हम आपको सबसे पहले बताते हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम है, प्रोबेबल वाला कॉलम है, वो जस्ट आपने पिछले पेज में जो सबसे राइट साइड में निकाला था ना, P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 करके, उसी को आपने वहां पर लिखा हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे अभी यहाँ पे दिख रहा है, इसी को आपने वहां पर लिखा हुआ है, ओके। अब इसी को आपने वहां पे लिखा हुआ है, इसको लिखने के बाद आप प्रोबेबिलिटी लिख लो इसके सामने में, ओके। अब आप इसके सामने में प्रोबेबिलिटी लिख लो, ये प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद अब जो डेविएशन वाला कॉलम है डेविएशन वाला कॉलम है, ये आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x1 माइनस एक्स करना पड़ेगा, ओके। x1 माइनस एक्स, यानी ये जो है ना वो आपका 4.77 मतलब माइनस 4.17 में आपको x माइनस करना पड़ेगा, और x का मतलब यहाँ पर है जो आपका जस्ट ऊपर में कैलकुलेट किया हुआ है, यानी यहाँ पर देखो ये वाला जो है ना वो x1 का मतलब है ये वाला कॉलम पूरा का पूरा, x1 का मतलब हुआ ये वाला का कॉलम पूरा का पूरा, यहाँ पर लिख दिया। और x इन्होंने जस्ट ऊपर निकाला, x का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर खुद इन्होंने जस्ट ऊपर में निकाला है। आपके क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में आप सबसे पहले चले जाओ पेज नंबर 64 में चले जाओ, वहां पर जितना प्राइस दिया हुआ था, प्राइस और उसका प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करके आपका 128.50 आया, और उसका कंपैरिजन जो आपने फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, ये करके जो आपका 128.50 आया है और P0 120 है, डिवाइड बाय 120 इंटू 100 करके जो आपका ये परसेंटेज आया ना, इसी को रिटर्न बोल रहे हैं, या इसी को x बोलते हैं। x जो x आपको यहाँ पे पुट करना है, यानी 7.0833 आपको इस सभी कॉलम में से माइनस करना है। तो माइनस 4.17 में से 7.833 माइनस करोगे तो माइनस 11.253 हो जाएगा। उसके बाद जीरो में से आप 7.083 माइनस करोगे तो माइनस 7.083 हो जाएगा। फिर आप 4.17 में से 7.0833 माइनस करोगे तो माइनस 2.913 हो जाएगा। ऐसे करके ये वाला कॉलम आ गया। अब डेविएशन जो आता है ना, क्योंकि आप देखो अभी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हो, आप जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको क्वेश्चन के रोमन 1 में 64 नंबर पेज में एक बार आपको लेके चलते हैं। 64 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन के रोमन 1 में बोला था निकालने के लिए, आपको क्वेश्चन के रोमन 1 में निकालने के लिए बोला था एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने बता दिया 7 पॉइंट समथिंग, ओके। 7.083 जो बताया वो एक्सपेक्टेड रिटर्न था। और वो कैसे आया, इसको आपस में देखो, वो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका कैसे आया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करके, यानी प्राइस को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो आया उसको P1 मान लिया, और P1 में से 120 सभी में से माइनस किया, मतलब P1 में से 120 माइनस किया, डिवाइड बाय 120 इंटू 100 किया, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या करना है, अभी जो कैलकुलेशन हम आपको बता रहे थे वो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ही था, जिसके लिए आपको पेज नंबर 80 में चले जाना है फिर से। और यहाँ पर आप देखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या करना था। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सबसे पहले ये डेविएशन वाले कॉलम का स्क्वायर कर लो और उसको फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो सेकंड वाला जो प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम है उससे डेविएशन के स्क्वायर वाले को मल्टीप्लाई कर दो। इसका जो टोटल आया रहेगा इसी को वेरिएंस बोला जाता है। वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो अगर कोई स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है तो उसका रूट कर दो तो सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आप 64 नंबर पेज में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, ओके, फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाना। कोई वीडियो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप नहीं समझे तो आप थोड़ा सा बैक कर लेना और फिर उसके बाद समझ लेना उस क्वेश्चन को, एंड उसी को फिर से सुन करके आप नहीं समझ में आ रहा होगा तो उसी को फिर से सुन करके समझ लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके मेरे से पर्सनली समझ लेना। एंड एक और बात बता देते हैं कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं, सीए फाइनल, बोथ ग्रुप, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाउंडेशन का, जो गारंटीड रहता है एग्जाम में मैचिंग का, जिसमें गारंटी रहता है एग्जाम में उसमें से आएगा ही, मिनिमम 60% का गारंटी रहता है, मगर मैच 80% से ज्यादा करता है।
अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट करना, उसके बाद आपको मिल जाएगा, जिसमें एफआर जो है ग्रुप 1 में और सीए फाइनल ग्रुप 2 मतलब सीए फाइनल ग्रुप 1 में एफआर फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीए इंटरमीडिएट में भी कुछ फ्री है और कुछ थोड़ा सा चार्जेबल है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो चलो आप क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड, मार्केट प्राइस और मार्केट कंडीशन। ये है मार्केट कंडीशन, ये है मार्केट प्राइस और ये है एक्सपेक्टेड डिविडेंड यानी डिविडेंड पर शेयर। और आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी अलग से देके रखा हुआ है। आपको बोल रहा है कि एक इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस 106 रुपया है, ठीक है, मार्केट प्राइस इसका 106 रुपया है। यहाँ पर इन्होंने फेस वैल्यू गलत लिखा हुआ, फेस वैल्यू 100 होगा, यानी जो फेस वैल्यू है वो उसका 100 होगा, इन्होंने 1 लिख रखा है। और ये जो 106 रुपया है ना, ये आपका कम बोनस है, यानी ये कम 10% बोनस ऑफ डिवेंचर, यानी ये कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है, यानी 10% का इंटरेस्ट को इंक्लूड करके, यानी 6 रुपए को इंक्लूड करके, 6 रुपए को इंक्लूड करके लिखा हुआ है। 6 रुपया यहाँ पर जो है वो कम बोनस है। तो इसमें से 106 में से 6 को माइनस कर दोगे तो 100 जो है वो कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। आपको बोल रहा है कि जो एक्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है वो फेस वैल्यू पर बाईबैक देना चाहती है, यानी 100 रुपीज पर बाईबैक देना चाहती है, यानी वो फेस वैल्यू पर बाईबैक देना चाहती है। आपको बोला है कि फाइंड आउट एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ और वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर बताओ इफ बाईबैक ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर जो है वो बाईबैक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका क्या वेरिएबिलिटी होगा। एंड ऑल्सो एडवाइस वेदर टू एक्सेप्ट बाईबैक ऑफर, क्या उसके लिए बाईबैक ऑफर एक्सेप्ट करना सही होगा या नहीं होगा, ये भी एडवाइस करो। तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न जो क्वेश्चन में ये 10% है, 10% दिया हुआ, ये इंटरेस्ट का रेट है उस डिवेंचर पर, उस डिवेंचर पर इंटरेस्ट का रेट है। एंड कितना कंपनी दे मतलब कितना कंपनी दे रही है रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको निकालना है। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है वेरिएंस निकालना है आपको, वेरिएंस एंड वेरिएंस का ही रूट कर दोगे तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल जाएगा। तो अब एक बार आप सोल्यूशन में आ जाओ थोड़ा जल्दी से और हम आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको 81 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मार्केट कंडीशन उसको कॉपी पेस्ट करके आपने प्रोबेबिलिटी लिख लिया। टोटल रिटर्न का मतलब होता है जो क्वेश्चन में मार्केट प्राइस और डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ था दोनों को जोड़ दो। मार्केट प्राइस प्लस डिविडेंड पर शेयर करोगे तो ये वाला कॉलम आ जाएगा। मार्केट प्राइस प्लस डिविडेंड पर शेयर जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको जोड़ दो। कॉस्ट मैंने आपको बताया ही था कि 106 माइनस 6 करके जो आया वो 100 सभी कॉलम में आ जाएगा। अब टोटल रिटर्न में से कॉस्ट वाला कॉलम को माइनस कर दो तो नेट रिटर्न आ जाएगा। अब आप एक काम कर लो, एक्सपेक्टेड रिटर्न में एक्सपेक्टेड वर्ड ये इन्होंने डाला, इधर देखो ये जो है ना ये रिटर्न है, यहां पर इन्होंने वर्ड यूज किया रिटर्न, और एक्सपेक्टेड का मतलब होता है उसमें प्रोबेबिलिटी ढुका दोगे तब वो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा। तो ये नेट रिटर्न जो है ना इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इनटू कर दो, यानी 24 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 0.50 से मल्टीप्लाई करो और 0 को 0.25 से मल्टीप्लाई करो। प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा 12 यानी 12% ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 का है और 12 अपने आप में कॉस्ट 100 का कितना परसेंट है, वो 12% है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। अब आप जब आप वेरिएंस निकालोगे तो वेरिएंस देखो, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न का मतलब होता है वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस, वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न यानी वेरिएबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यानी एसडी का स्क्वायर आप निकाल रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां पर इसका फॉर्मूला होगा, यहां पर इसका जो फॉर्मूला होगा ये हम मुंह से बोल रहे हैं, आप प्लीज लिख लेना यहां पर बुक में या कॉपी में लिख लेना। यहां पर इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका प्रोबेबिलिटी इनटू नेट रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न। नेट रिटर्न आपका आया हुआ है सबसे पहले वाले केस में, यहां पर देखो नेट रिटर्न आपका 24 आया हुआ है, तो 24 माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 है, जो हमेशा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12 होगा। फिर प्रोबेबिलिटी जो दूसरे वाले का है 0.50, यहां पर पहले वाले का 0.25 लिया, यहां पर दूसरे वाले का 0.50 लेंगे। नेट रिटर्न इसका 12 है और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमेशा सेम ही है 12% का, जो यहां पर निकाल चुके हो वही लिखोगे। एंड उसके बाद तीसरे वाले का प्रोबेबिलिटी, तीसरे वाले का नेट रिटर्न और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हमेशा सेम होगा। अब इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा ये होगा, ये वेरिएंस है, वेरिएंस इसी का रूट कर दोगे तो एसडी आ जाएगा। एसडी जो है वो 8.49 है। अब आपको लास्ट में ये बताना है कि ये जो कॉस्ट है वो 100 है और आपको डिसीजन देना है कि भाई साहब ये सही होगा, उसके लिए बाईबैक के लिए वेट करना या नहीं होगा। तो आपने क्वेश्चन में देखा था कि वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, जबकि कंपनी जो है वो 12% देगी, एक्सपेक्टेड है कंपनी 12% रिटर्न देगी, एक्सपेक्टेड है। तो भाई साहब आपको मिल रहा है 10% और कंपनी अभी 12% देने वाली है, ये तो आपके लिए फायदे का ही बात है। तो आप बाईबैक के लिए थोड़ा 1 साल तक कम से कम वेट कर लीजिए, मिनिमम बाईबैक के लिए 1 ईयर तक वेट कर लो, वेट कर लो। जब बाईबैक होगा तब वो आदमी जो वेट किया रहेगा वो फायदे में ही रहेगा। 1 साल तक वेट कर लेना सही होगा, क्योंकि 10% पहले दे रही थी और अभी एक्सपेक्टेड है 12% का, तो ज्यादा ही मिलेगा, इसलिए थोड़ा वेट कर लेना सही होगा। मेरे ख्याल से आप ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको बताते हैं। तो चलो आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मिस्टर ए के पास 1 लाख रुपया है और वो बी और सी नाम का सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहता है, जबकि बी नाम का सिक्योरिटी में रिस्क 10% का है और रिटर्न 12% का है, डी नाम का सिक्योरिटी में रिस्क 18% का है और रिटर्न 20% का है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है बी और डी का 0.15 दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि आप मेरे को बताओ कि बी एंड डी मतलब क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा, इसके लिए वो मुझे बताओ ए के लिए। अगर वो 100% बी में पैसा लगा दे वो बेटर होगा, या 50% बी में लगाए 50% डी में लगाए वो बेटर होगा, या 75% बी में लगाए 25% डी में लगाए ये बेटर होगा, या 100% डी में लगा दे, क्या ये बेटर होगा। आप जो ये बताओगे ना, आपको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न। सबसे पहले जो पोर्टफोलियो रिटर्न है वो तो निकालो ही, उसके बाद आपको बोल रहा है कि पोर्टफोलियो रिटर्न उसके लिए कौन सा बेस्ट होगा रिस्क और रिटर्न दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिस्क का मतलब हमेशा समझ के रखना स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। देखो रिस्क यहां पर 2-3 तरीका से निकाला जाता है, या तो स्टैंडर्ड डिविएशन, या तो वेरिएंस, या बीटा,
इस सभी को मतलब इस सभी को रिस्क ही बोला जाता है, या कोवेरिएंस। तो ये सब जो चार मैंने फैक्टर बताया, ये रिस्क मेजर करने का है। या तो रिस्क कोवेरिएंस से पता किया जा सकता है, या बीटा से पता किया जा सकता है, या एसडी से पता किया जा सकता है, या वेरिएंस से पता किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में जिस तरह का डेटा दिया रहेगा उस तरह से आप कैलकुलेट करके रिस्क कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पर एसडी निकालना पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, एंड उसके बाद जो है वो आपका आराम से निकल जाएगा। अभी आप देखो, एक बार सोल्यूशन में आ जाओ। सोल्यूशन में आप आना है, आपको पेज नंबर 81 में आना है, तो आपका सोल्यूशन में आप आ जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको थोड़ा सा साइड करो, इसको हम अपने लैंग्वेज में समझा देते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो यहाँ पर दो सिक्योरिटी है, तो दो ठो पोर्टफोलियो जो है ना, हम उसमें कुछ इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे कि एसडी ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला आप बार बार अभी देखोगे पोर्टफोलियो में, कम से कम 50 बार से ज्यादा देखोगे, इसलिए इसको दिमाग में छाप लो। एसडी ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इक्वल टू होता है वेट 1 का स्क्वायर इंटू एसडी 1 का स्क्वायर प्लस वेट 2 का स्क्वायर प्लस एसडी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट 1 इंटू वेट 2। और यहाँ पर जो है ना, जो लास्ट में दिया हुआ ना, ये मैटर करता है। यहाँ पर एसडी 1 इंटू एसडी 2 इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट करते हैं, और जब कोवेरिएंस क्वेश्चन में दिया रहता है तो सिर्फ यहाँ पर कोवेरिएंस कर देते हैं, एसडी1 एसडी2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ना कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ कोवेरिएंस कर देते हैं। तो क्वेश्चन में कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, कोवेरिएंस तो दिया नहीं है, तो आप एसडी1 से मल्टीप्लाई करोगे, एसडी2 से करोगे, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट से करोगे। तो ऐसा आप जब करोगे तो आप खुद ही सोचो, जब आप सिर्फ बी में पैसा लगा रहे हो तब तो आप डी में लगा ही नहीं रहे हो, तब तो वो वाला जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन में वो क्या देके रखा था, आपको क्वेश्चन में वो रिस्क भी देके रखा था, रिटर्न भी देके रखा था। तो जब क्वेश्चन में रिस्क देके रखा था, रिस्क को ही स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, तब और वो बोला था रिस्क और रिटर्न में कंपेयर करके मेरे को बताओ कौन सा बेटर होगा। तो रिस्क का मतलब वो स्टैंडर्ड डिविएशन ही इंडिकेट कर रहा था। मैंने आपको बताया है रिस्क में बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, ये सब आता है। तो आपको क्वेश्चन में तो एसडी दिया हुआ है, तो आपको वो एक तरह से इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करके ही तो मुझे बताओ। ठीक है, तो आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन आप बोला कि भाई जब सारा पैसा बी में ही लगा देंगे तो बी का जो रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 12% वो ले लो, और बी का जो एसडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% वो ले लो, वही आंसर हो जाएगा रोमन 1 का। जब 50% पैसा बी में और 50% डी में लगाओगे तो वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। वेट में 50% को 0.5 बोलोगे, यहाँ पर आप बी का रिटर्न लोगे, यहाँ पर आप डी का वेट लोगे, बी और डी का रिटर्न लोगे, यहाँ पर 2 इंटू बी का वेट, डी का वेट, और यहाँ पर जो है वो कोवेरिएंस कोरिलेशन कोएफिशिएंट ले लोगे, बी का रेट और डी का रेट ले लोगे। उस फॉर्मूला को सॉल्व करके आपका जो है ना एसडी का स्क्वायर आ जाएगा 119.50, और एसडी के लिए आपको राइट साइड रूट करना पड़ेगा, तो 10.93 आ गया। फिर आप थर्ड नंबर ऑप्शन में जाओगे कि जिसमें आपको 75% पैसा बी में और डी में लगाना, तो सेम कैलकुलेशन होगा, बस वेट जो है ना वो 0.75 और 0.25 हो जाएगा। अब जब सारा पैसा डी में लगाओगे तो डी का ही रेट ले लो और डी का ही एसडी ले लो। और लास्ट में आपको ये बताना है कि देखो जब रोमन नंबर 1 किया तो उसमें बी उसमें जो है वो रेट ऑफ रिटर्न इतना और स्टैंडर्ड डिविएशन इतना आया। जब रोमन नंबर 2 किया तो रोमन नंबर 2 में जो आपका रेट आएगा वो देखो, रोमन नंबर 2 में आपने क्या किया वो मुझे बताओ। रोमन नंबर 2 में आपने आपने जो रिटर्न है वो यहां पर कैलकुलेट किया। रिटर्न का मतलब होता है रोमन नंबर 2 में जब क्वेश्चन में वेट दिया रहता है ना, तो उसके रिटर्न को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके आपको टोटल करना पड़ता है। तो जो बी का रिटर्न है वो 12% है और बी का वेट 50% है, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और प्लस कर दो डी के रिटर्न से डी के वेट को, तो 16% आया। वैसे ही आपने रोमन नंबर 3 में भी कर दिया होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे रोमन नंबर 2 में 16% आया और जो एसडी का आंसर आया वो इतना आया, रोमन 3 में ये आया एंड रोमन 4 में ये आया। तो अब आप देखो, आप बोलोगे ना कि देखो अगर रिस्क के एंगल से देखें यानी एसडी के एंगल से देखें तो एसडी सबसे हायर है रोमन नंबर 4 में, एंड अगर रिटर्न के एंगल से देखें तो रिटर्न जो है वो रिटर्न सबसे हायर है आपका। रुको, जब आप रिटर्न के एंगल से देखोगे, जब आप रिस्क के एंगल से देखोगे, रुको मेरा बात सुनो, रिस्क आपको लोअर लेना है और रिटर्न आपको हायर लेना है। तो जब आप रिटर्न के एंगल से देखोगे, रिटर्न के एंगल से कि आपको पैसा जो रिटर्न मिल रहा है तो वो सबसे ज्यादा है रोमन नंबर 4 में, तो ये बहुत अच्छा है रोमन नंबर 4 रिटर्न के एंगल से। और रिस्क आप देखोगे वो किसमें कम है, क्योंकि रिस्क और रिटर्न एक दूसरे का इन्वर्स होता है, रिटर्न जिसका ज्यादा होगा वो अच्छा है और रिस्क जिसका कम होगा वो अच्छा है। तो रिस्क किसका सबसे कम है वो देखो, रिस्क किसका सबसे कम है वो देखो, तो रिस्क आपका रोमन नंबर 3 में सबसे कम है। आप बोलोगे रिस्क के एंगल से रोमन नंबर 3 बेटर है क्योंकि रोमन नंबर 3 का रिस्क सबसे कम है, तो इसी हिसाब से आपको प्रेडिक्ट करना था और कुछ इसमें बहुत बड़ा बात था नहीं। अब आप आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बताते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास दो ठो स्टॉक है, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी है। अब स्टॉक ए का 2 साल का रिटर्न दिया हुआ और स्टॉक बी का भी 2 साल का रिटर्न दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले जो ये 2 साल का रिटर्न दिया हुआ है इसको दोनों को जोड़ के, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करके आप एवरेज रिटर्न निकाल लो, क्योंकि आपको चाहिए एक ही साल का, ये दे के रखा है 2 साल का। तो आपको सबसे पहले एवरेज रिटर्न निकाल लेना है, और एवरेज रिटर्न निकालने के बाद आपको वेट दिया हुआ है ए का 40% का और जो बी है उसका वेट दिया हुआ है आपका 60% का। तो जो एवरेज रिटर्न आएगा उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर देना ए को एंड 0.6 से मल्टीप्लाई कर देना बी को, तो यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद आपको बोला स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ दो ठो स्टॉक का, तो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए वेट रोमन नंबर 2 में बोला ही नहीं, रोमन नंबर 1 में भले ही 40-60 का बोल दिया और रोमन नंबर 5 में भले ही 40-60 का फिर से बोल दिया, लेकिन रोमन 2 3 4 के लिए वेट बोला ही नहीं। तो आपको ये अज्यूम करना है कि वेट कुछ नहीं बोलेगा तो 50-50% होगा, यानी 0.5% होगा। वैसे ही कोवेरिएंस पूछा और कोरिलेशन पूछा। तो अब हम आपको सॉल्यूशन में लेकर के चलते हैं, जिसके लिए आपको जाना है
52 नंबर पेज में, जहां पर आपको बहुत सिंपल तरीके से हम समझाते हैं। सबसे पहले आप नीचे में जाना, मैंने आपको बोला है कि रेट जब आपको 2 ईयर का दिया रहता है तो आपको एवरेज रिटर्न सबसे पहले निकालना है और उसको वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना है दोनों का एवरेज रिटर्न निकालने के बाद दोनों ईयर के रिटर्न को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करके जो आएगा आंसर यही एक्सपेक्टेड रिटर्न है। और मैंने आपको रोमन 2 में बोला था कि जब वेट कुछ नहीं बोला रहेगा तो आप 50% मान लेना, तो 0.5 मान लेना। और ये आंसर जो होता है ना, ये होता है कि जो आप अभी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले हो उसको माइनस करोगे उसके रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसके साथ, रिटर्न जो क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर का दिया हुआ। जैसे देखो ये वाला आप निकाल रहे हो स्टॉक ए के लिए, तो स्टॉक ए में आप बोलोगे कि स्टॉक देखो वेरिएंस आप निकाल रहे हो, वेरिएंस कितना से वैरी किया, कितना से बदला, कितना से चेंज हुआ, तो आप बोलोगे फर्स्ट ईयर में रेट जो ए का था वो 10% था जबकि एवरेज 13% होना चाहिए, तो कितना से वैरी किया और उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करोगे। एंड जो वैरी किया ना उसको उसका स्क्वायर करना है, यानी जो रेट का वेरिएंस है उसको स्क्वायर करना है। सिमिलरली सेकंड ईयर में जो वेट है वो 0.50 ही लेना है। आपको क्या करना है, आपको बोलना है सेकंड ईयर में जो उसका एवरेज रिटर्न है वो 13% है जबकि वो 16% क्वेश्चन में देके रखा हुआ है। ओके, तो वैरी कितना से किया उसका स्क्वायर करना है, उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वेरिएंस आ गया। जो वेरिएंस आया उसी का रूट कर दोगे तो एसडी आ जाएगा। सिमिलरली आपको स्टॉक बी का भी निकाल लेना और उसका एसडी भी निकल जाएगा। कोवेरिएंस के लिए आपको क्या करना है कि देखो कोवेरिएंस के लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो यहां भी आपको वेट 50% ही मानना है, लेकिन यहां पर आपको क्या करना है कि जो आप रोमन 1 नंबर में किए ना, रोमन 1 नंबर में किए फर्स्ट ईयर के लिए ए के लिए कि फर्स्ट ईयर का रिटर्न जो दिया है फर्स्ट ईयर का एवरेज के साथ माइनस कर दिए, मतलब फर्स्ट ईयर का रिटर्न को एवरेज के साथ माइनस कर दिए, ये ए का है वेट जो है यहां पर 50% आपने ए का ले लिया और यहां पर आप बी का रिटर्न को बी के एवरेज रिटर्न से फर्स्ट ईयर वाले से माइनस कर दिए। बी का फर्स्ट ईयर का जो रिटर्न है वो 12% है और एवरेज रिटर्न 15 से माइनस कर दिए। फिर आप प्लस करो बी का यहाँ पे 50% का रिटर्न लो, 50% का वेट लो और ये वाला पोर्शन फिर से ए का है और ये वाला पोर्शन फिर से बी का है। ए का सेकंड ईयर का ये रिटर्न है और एवरेज रिटर्न माइनस किया और ये बी का सेकंड ईयर का रिटर्न है और ये एवरेज रिटर्न माइनस किया। ये है कोवेरिएंस का फॉर्मूला। कोवेरिएंस में आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, कंबाइंड सोचना है। को का मतलब होता है कंबाइंड, इसीलिए आप जब स्टैंडर्ड डिविएशन यानी जो वेरिएंस निकाला उसमें आपने सिंगल लिया, सिंगल यहां पर ए का लिया, एक आपने लिया फर्स्ट ईयर का एंड यहां पर देखो आपने बी का जब निकाला तो बी का आपने लिया फर्स्ट ईयर का और बी का ही एवरेज माइनस किया, बी का लिया सेकंड ईयर का और बी का ही एवरेज माइनस किया, क्योंकि आप बी को अकेला ही ले रहे हो, इसीलिए उसको दो बार के लिए आप उसका स्क्वायर करो। लेकिन जब आप को वेरिएंस करते हो और ऑलरेडी दो ठो को ले चुके हो इसीलिए यहां पर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि दो ठो तो ऑलरेडी यहां पे ले चुके हो। और को का मतलब होता है कंबाइन करना, तो यहां पर ए का भी होगा बी का भी होगा, यानी ए का भी 10 ये ए का है और 12 - 15 ये बी का है। मेरे ख्याल से आप फॉर्मूला किस तरह से बना हुआ है वो आप समझ पा रहे होंगे। एसडी जब आपने वेरिएंस जब आपने निकाला तो सिर्फ आप ए का फर्स्ट ईयर का रेट माइनस ए का एवरेज का स्क्वायर किया, क्योंकि उसको दो बार लेना था, और इनटू वेट किया, प्लस ए का सेकंड ईयर का रिटर्न माइनस ए का एवरेज का स्क्वायर किया इनटू उसका वेट लिया। ठीक है, वैसे ही बी का निकाल लिया। को वेरिएंस में आपको कंबाइंड सोचना है, यानी ए का फर्स्ट ईयर का रिटर्न माइनस ए का एवरेज इनटू बी का फर्स्ट ईयर का रिटर्न इनटू बी का एवरेज इनटू वेट करना है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं करना क्योंकि दो बार ले चुके हो दोनों को अलग अलग। तो को वेरिएंस निकल गया और को रिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, जो भी आपका को वेरिएंस आया हुआ उसको ऊपर रखो और जो दोनों एसडी आया हुआ एसडी ए और बी का उसको नीचे रखो, आंसर उसका जो है वो आ जाएगा 1। एंड पोर्टफोलियो रिस्क का मतलब होता है आपको एसडी निकालना रहता है एज अ होल, तो इसमें आपको वेट 40% और 60% दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि भैया वेट 1 का स्क्वायर इंटू एसडी 1 का स्क्वायर, यानी एसडी 1 आपका एक्स के लिए जो आपका एसडी आया है 3 उसका स्क्वायर कर दोगे। फिर आप बोलोगे वेट 2 इंटू एसडी 2 का स्क्वायर, फिर आप बोलोगे 2 इंटू वेट 1 इंटू वेट 2 इंटू एसडी 1 इंटू एसडी 2, और यहाँ पर जो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आया है 1, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था ना ये फॉर्मूला 50 बार आने वाला है, याद कर लो। तो यही वो फॉर्मूला है जिसके थ्रू आपने पोर्टफोलियो रिस्क निकाल दिया। पोर्टफोलियो रिस्क का मतलब होता है जिसमें आपको वेट सब पता है और एसडी भी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसको कंसीडर करो, आराम से निकल जाएगा। और वेरिएंस निकाल करके आपने एसडी निकाला, वेरिएंस में आपने सिंगल स्टॉक का ही स्क्वायर करके लिया और को वेरिएंस में दो ठो को एक साथ करके लिया, इसलिए उसमें स्क्वायर नहीं किया। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि आपके पास 6 सिक्योरिटीज हैं और सभी सिक्योरिटीज का रिस्क भी दिया हुआ है और रिटर्न भी दिया हुआ है। पहले रिटर्न दिया हुआ है फिर रिस्क दिया हुआ है। ओके, आपको बोल रहा है कि अगर आपको कोई 3 सिक्योरिटी चुनने के लिए बोला जाए तो आप कौन सा तीनों को चुनोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ही बता देते हैं, आंसर से मैच करवा देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ए का जो रिटर्न है वो रिस्क से ज्यादा है, रिस्क 4 है, 4% है, तो रिटर्न 8% है, तो ए जो है ना वो रिस्क का डबल रिटर्न कर रहा है। बी क्या है, बी में क्या है वो देखो, बी में रिस्क 5% है, रिटर्न उससे ज्यादा है, यानी ये भी जो है वो रिस्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। सी क्या है, सी में जो है ना वो ए के कंपेयर में रिटर्न भी ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है, यानी एक तरह से कह सकते हो कि ए से बेटर है सी, क्योंकि इसमें रिटर्न भी तो ज्यादा दे रहा है ना। डी में क्या है कि ए के कंपैरिजन में रिस्क भी कम है और रिटर्न भी कम है ना, जो उसका रिस्क है वही उसका रिटर्न भी है। ठीक है, दोनों सेम है, तो ये ए के द्वारा हमेशा डोमिनेट किया जाएगा, क्योंकि ए जो है ना वो इससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है और रिस्क इसके कंपेयर में सेम ही है। ए का क्या है देखो, डी में भी रिस्क 4% ही है और ए में भी रिस्क 4% ही है, तो डी जो है वो ए के कंपेयर में रिस्क तो 4% ही रखा है, रिस्क सेम है मगर रिटर्न उसका आधा दे रहा है डी, तो डी जो है ना हमेशा ए के द्वारा डोमिनेट किया जाएगा, डी को तो चूज नहीं करेंगे। और उसके बाद ई में बोल रहा है कि इसमें रिस्क जो है
जितना है उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। ओके, और ये ए के कंपेयर में बेटर ही है। और एफ में क्या है कि इसमें भी रिस्क कम है और रिटर्न ज्यादा है। तो चलो एक बार सोल्यूशन में करते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं। और यहां पर आपको बोल रहा है कि मान लो क्या परफेक्ट कोरिलेशन होगा अगर ए का 75% ले और सी का 25% ले, या नहीं तो ई का 100% ले लें। ठीक है, तो क्या परफेक्ट आपका कोरिलेशन होगा, ये आपको पूछा है। ओके, तो अब आप सबसे पहले सोल्यूशन के लिए आ जाओ। सोल्यूशन में आप 83 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा। तो यहां पर हम आईसीए का स्टडी मटेरियल को ही समझाते हैं। इन्होंने बोला हुआ है कि ए का जो है वो रिस्क 4% है और रिटर्न रिटर्न 8% है, तो ये तो थोड़ा बेटर है। बी और एफ का क्या है कि उसका हाइयर रिस्क फॉर द सेम रिटर्न। बी और एफ का क्या है कि रिटर्न सेम आ रहा है, यानी रिटर्न 8% जो ए का है ना वही बी और एफ में है। ठीक है, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा है ए के कंपेयर में। ए में रिस्क 4% का ही है, जबकि बी और एफ में रिस्क ज्यादा है। डी में बोल रहा है कि भैया डी में ए के कंपैरिजन में रिटर्न भी कम है और रिस्क भी कम है, ये तो बेकार है, वो तो ए के द्वारा डोमिनेट किया जाएगा। और सी और ई में ये कह रहा है, सी और ई में ये कह रहा है कि ये जो है इसमें हाइयर रिटर्न है और लोअर रिस्क है सी और ई में। ओके, ए के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो ए के कंपैरिजन में देखो सी और ई में क्या है कि हाइयर रिटर्न है, रिटर्न ज्यादा है ना, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। ओके, तो आप चूज करोगे ए सी और ई को करोगे, क्योंकि ए जो है सबसे पहले बेटर है। बी और एफ में क्या है कि रिटर्न तो कम था ए के कंपैरिजन में, लेकिन उसका रिस्क ज्यादा था ए के कंपैरिजन में, इसलिए इग्नोर कर दिया। डी को करना ही था क्योंकि रिस्क भी कम रिटर्न भी कम। एंड सी और ई जो है वो रिटर्न ज्यादा है, दैट इज वाई इसको कंसीडर किए। ओके, तो बी और सी को क्यों किए इग्नोर, क्योंकि उसमें रिटर्न कम था। मेन आप रिटर्न को देखोगे, रिटर्न ए से कम था, डी भी ए से कम था रिटर्न डी में। ओके, मगर सी और ई में रिटर्न ज्यादा है, दैट इज वाई उसको कंसीडर करेंगे और ए सी और ई को ले लेंगे। तो ये तो मैंने चूज करना बता दिया। तो जब आप ए सी और ई को ले लोगे तो उसका रिस्क निकालो। जब आप ए और सी को लोगे तो 75% और 25% का रेशियो हो जाएगा 3:1 का। तो 3:1 का रेशियो हो जाएगा, तो 3 और 1 जो है उससे मल्टीप्लाई करो आप। 4 जो ए का एसडी दिया हुआ था, 4 जो मतलब ए का रिस्क दिया हुआ था वो, एंड जो 12 बी का रिस्क दिया हुआ था वो, उससे मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइडेड बाय वेट करो, यानी 3 + 1 से डिवाइड करो, तो ये रिस्क का परसेंटेज 6% आ गया। एवरेज में निकाल लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप दोनों को चूज कर रहे हो, बी और सी दोनों को कर रहे हो। ठीक है, आप दोनों को कर रहे हो, ए और सी दोनों को कर रहे हो। ओके, और रिटर्न भी आप जो है 3:1, तो वही रेशियो वाला लिया 3:1, लेकिन यहाँ पर 8 जो है वो रिटर्न लिया ए का और 12 लिया सी का। ओके, तो आप एवरेज में रिटर्न निकाला 9%। तो आप ये कहोगे कि जब हम यहाँ पर बीच में एक लाइन दे दो, आप बोलोगे जब हम ए और सी में 25% और 75% पैसा लगाते हैं तो हम रिस्क पाते हैं 6% और रिटर्न पाते हैं 9%। जबकि हम जब सिर्फ ई में पैसा लगाते हैं तो रिस्क भी इसका कम है, 5% ही है इन कंपेयर विद 6%, एंड रिटर्न भी 9% से ज्यादा है, मतलब 9% के इक्वल है। यानी यहाँ रिस्क तो कम है और रिटर्न जबकि सेम ही है, तो भाई साहब ई ही बेटर है ना, क्योंकि रिटर्न तो सेम ही दे रहा है और उल्टा रिस्क भी कम कर दे रहा है, तो ई ही बेटर है। यही आपको कहना है कि कौन सा सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है, इसमें आपको बोलना है कि भाई साहब ई बेटर है। मेरे ख्याल से आप मेरे क्वेश्चन को देखने के बाद अच्छे से समझ पा रहे होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पा रहा होगा। आप एक बार रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, आपको फिर अच्छा मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा रहता है एग्जाम में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी बहुत सिंपल है। इसमें बोल रहा है कि आपको हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटीज ओवर पास्ट 10 ईयर, 10 साल का, पिछले 10 साल का सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2 का आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कोवेरिएंस निकाल के बताओ और कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल के बताओ। कोवेरिएंस निकालने के बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला होता है कोवेरिएंस डिवाइडेड बाय एसडी1 इनटू एसडी2। तो देखो सभी का रेट दिया हुआ है। अब आप एक ही बार सॉल्यूशन में आ जाओ और बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझाते हैं। आप जब सॉल्यूशन में आओगे तो आप देखोगे आपके सॉल्यूशन में हम आपको लेके आते हैं। देखो सोल्यूशन के लिए आपको आना है 84 नंबर पेज में, जहां पर देखो कुछ ये नंबर ऑफ ईयर का कॉलम है, ये जो सिक्योरिटी 1 का रेट दिया हुआ वो लिखना है और इसी का एक्स इसी का आर बार निकाल लेना, यानी इसका टोटल कर लोगे तो 148 आएगा, इसका टोटल कर लेना तो 148 आएगा और उसको नंबर ऑफ ईयर 10 से डिवाइड कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका आर बार कितना है। ठीक है, तो ये जो है ना यानी एक्स बार निकाल लेना, मीन निकाल लेना, तो 14.8 मीन आ गया। अब इसी 14.8 को इस कॉलम में सभी से माइनस करके ये वाला कॉलम निकाल लेना, यानी 12 में से 14.8 को माइनस किया तो -2.8 आया, 8 में से 14.8 को माइनस किया तो -6.8 आया, ये वाला कॉलम निकाल लेना। अब इसका स्क्वायर कर लेना तो डिविएशन आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर लेना। ओके, इसका स्क्वायर कर लेना तो ये आपका डिविएशन आ जाएगा। सिमिलरली वैसे सिक्योरिटी 2 का लिखना और उसका ये एक्स बार को माइनस करके यानी मीन को माइनस करके ये कॉलम आएगा और उसका स्क्वायर करके ये कॉलम आएगा। तो जो आपका डिविएशन वाला कॉलम आया, जो आपका डिविएशन वाला कॉलम आया ये वाला देखो प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन, ये जो प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन वाला कॉलम आया ये, एंड जो आपका ये वाला कॉलम आया, क्या बोलते हैं, ये वाला डिविएशन का कॉलम आया, जिसको जिसको मैंने अभी सर्किल किया, देखो जिसको अभी कर रहे हैं, ये है आपका डिविएशन का कॉलम और ये है आपका डिविएशन का कॉलम। ठीक है, ये जो डिविएशन का कॉलम आया ना, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन का कॉलम आ जाएगा और इसका जब आप टोटल लिखोगे यहाँ पर तो -8 आएगा। इसका टोटल लिख लेना, यहाँ पर इसका टोटल लिख लेना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन जो है वो -8 आएगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखा है, आप यहाँ पर -8 लिख देना जहां पर हम बार बार टिक कर रहे हैं। और इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस इक्वल टू होता है जो सम ऑफ आपका ये डिविएशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशन है -8, उसको ऊपर में रखो एंड जो नंबर ऑफ ईयर है उसको नीचे में रखो 10 को, तो आंसर आपका -0.80 आ गया। ये आपका कोवेरिएंस है। और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए होगा, जो सिक्योरिटी 1 का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे तो समेशन ऑफ, यहाँ पर समेशन का साइन होगा, यानी r - r बार करके, यानी
जो ये आया था ना, ये आपका 207 आया था, ये समेशन ऑफ आर माइनस आर बार का ये करके आया था, समेशन ऑफ आर माइनस आर बार का स्क्वायर का जो समेशन था, ये आपको 207.60 लिखना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर लिखना है, उसका रूट करोगे तो SD1 आएगा। सिमिलरली आपको SD2 का निकाल लेना है। ओके, ये भी हो जाएगा R2 माइनस आर बार का स्क्वायर करके जो आया रहेगा। ओके, ये जो ऑल्टरनेटिव अगले पेज में दिया हुआ है उसको आप थोड़ा सा साइड कर दो, इसको आपको नहीं करना है। ओके, ऑल्टरनेटिव को इग्नोर करो एंड सीधा आप चले जाओ, ऑल्टरनेटिव को काटते हुए आप सीधा चले जाओ नेक्स्ट पेज में, जहां पर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला मैंने आपको बोला ही था कि कोवेरिएंस डिवाइड बाय SD1 इनटू SD2। आपने पिछला पेज में SD1 SD2 निकाल लिया, कोवेरिएंस निकाल लिया, उसको पुट कर दो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलते हैं। चलो अभी हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक आदमी के पास जो है वो 1 लाख रुपीज है और उसको 2 सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है। ठीक है, मतलब 2 कंपनी में पैसा लगाना है, एबीसी और XYZ में पैसा लगाना है। आपको एबीसी और XYZ का जो नीचे में है वो प्रोजेक्टेड रिटर्न, मतलब प्रोजेक्शन रिटर्न का कॉलम ये देख के रखा है कि एबीसी जो है वो 12% जो रिटर्न वो दे सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी 20% है, और XYZ जो 16% दे सकता है उसका भी प्रोबेबिलिटी 20% है। ऐसे ही करके रिटर्न का कॉलम और मतलब दोनों कंपनी का रिटर्न का कॉलम एंड दोनों यहां पर प्रोबेबिलिटी का कॉलम देख रखा हुआ। आपको बोल रहा है कि कमेंट करो रिटर्न और रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर्स। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल कंपनी का रिस्क और रिटर्न निकाल के बताओ। उसके बाद बोल रहा है कि कंपेयर करो रिस्क और रिटर्न का जब इक्वल प्रपोर्शन हो, प्रपोर्शन देकर के रखा हुआ। उसके बाद बताओ, उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड आउट द प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव शेयर टू फॉर्मुलेट। अगर आपको मिनिमम रिस्क फॉलो करना हो, रिस्क को बहुत ज्यादा कम करना हो, तो सबसे पहले रिस्क कम करने के लिए दोनों में पैसा लगाना पड़ेगा, पोर्टफोलियो का रूल फॉलो करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो का मतलब एक शेयर में पैसा मत लगाओ, बहुत सारे शेयर में पैसा लगाओ। तो जैसे ही आप दोनों में पैसा लगाओगे, दोनों को कंबाइन करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन कम आ जाएगा। तो उस केस में जो है ना वो प्रपोर्शन ऑफ ए कितना होगा और प्रपोर्शन ऑफ मतलब प्रपोर्शन ऑफ एबीसी लिमिटेड में कितना पैसा लगेगा और XYZ में कितना पैसा लगेगा, ये आपको निकालने के लिए बोला। अब आप इसके लिए सोल्यूशन में आ जाओ, जो कि आपको दिखेगा 87 नंबर पेज में। आ जाओ, बहुत ही सिंपल तरीका से आपको समझाते हैं। 87 नंबर नहीं, आपको सॉल्यूशन 86 नंबर में दिखेगा। यहां पर देखो, सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी लिख लो जो क्वेश्चन में दिया हुआ, और एबीसी का परसेंटेज और XYZ का परसेंटेज लिख लो। एबीसी को एबीसी के प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और XYZ का भी प्रोबेबिलिटी सेम है, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉलम और ये कॉलम आ गया। ये एबीसी के लिए आया, ये XYZ के लिए आया। जो आपका टोटल आया ना, इसी को एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आ गया। ये रोमन नंबर 1 में आपको बोला था निकालने, तो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया। ठीक है, अब जब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लियो मेरे भाइयों बहनों, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने आपको बार बार बोला है, प्लीज रट्टा मत मारना। आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्चुअल से जितना डिफरेंस करेगा, वैरी करेगा, उसी को वेरिएंस बोलेंगे। तो आप वेरिएंस निकाल करके उसका रूट कर दोगे तो एसडी आ जाएगा। आपको रिस्क निकालने के लिए बोला था, तो आप बोलोगे कि देखो जो आपने एक्सपेक्टेड निकाला ना वो 12.55, वो एबीसी का एक्चुअल जो रिटर्न यहां पर आपने लिखा ना, एक्चुअल में जो एबीसी का मतलब एबीसी का ये था रिटर्न था जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, 14 -7 और 28 जो दिया हुआ था, उससे वो कितना वैरी करता है। यानी एबीसी का जो एक्चुअल था रिटर्न 12, 14, -7 और 8, उसमें से एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.5% को माइनस करोगे, यानी 12% में से 12.55 को माइनस करोगे तो कितना वैरी कर रहा है वो कॉलम यहां पे बनाना। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होगे, हम आपको रटवाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपको ये बता रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है और जो क्वेश्चन में एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ है, इसमें कितना वेरिएंस है, वैरी कर रहा है, उसको लिखो। क्योंकि इसमें बहुत कुछ नेगेटिव में है, तो इसलिए उसका यहाँ पर स्क्वायर करो। इस सभी कॉलम में XYZ का जो खुद का रिटर्न था उसमें से 12.55 सभी में से माइनस करके ये वाला कॉलम आ गया, उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी का मिक्सचर कर दो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी कंसीडर करके मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी कॉलम के साथ इसको प्रोबेबिलिटी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका ये वाला कॉलम आ जाएगा। इसी का टोटल जो है वो वेरिएंस है, और वेरिएंस का रूट कर दोगे तो एसडी आ जाएगा XYZ लिमिटेड का। और सिमिलरली आप जो है ना वो ये एसडी आ गया आपका एबीसी लिमिटेड का, और सिमिलरली आपका XYZ लिमिटेड का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेना है। अब आप रोमन 2 नंबर में आ जाओ, जिसमें आपको बोल रहा है कि यहाँ पर जो है आप मेरे को बताओ दोनों का, आप मेरे को ये निकाल के बताओ, रिस्क निकाल करके बताओ, जबकि आपको कोवेरिएंस जो है इन्होंने दे रखा है। ओके, तो देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि कोवेरिएंस निकालने के लिए, जैसे अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले किया ना, ठीक है, आपने क्या किया, आपने स्क्वायर किया, उसी का स्क्वायर कर दिया। ये एबीसी लिमिटेड जो है, मेरा बात सुनना, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था और याद भी करवाया था कि जब आप खुद का ही उसका निकालते हो वेरिएंस, तो आप इसको खुद ही के साथ मल्टीप्लाई करके उसी का स्क्वायर निकाल लेते हो। लेकिन कोवेरिएंस में आप कंबाइन करते हो। कंबाइन करने का मतलब हुआ कि जो इसका खुद का कॉलम था XYZ लिमिटेड का, एक्स बार को माइनस करके, और जो एबीसी का कॉलम था, उस दोनों को आपस में लिख दो और इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखो, और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा ना, यही कोवेरिएंस है। यहाँ किसी का स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ XYZ लिमिटेड का जो ये है एक्स बार के साथ माइनस करके, यानी एक्सपेक्टेड के साथ जितना वैरी कर रहा है उसको लिखो, एबीसी का वैरी करके लिखो। यहाँ किसी का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों को कंबाइन कर रहे हो और 2 बार ले ही रहे हो, एक बार इसका और एक बार इसका, 2 बार हो ही रहा है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कोवेरिएंस जो है ना, ये टोटल में कोवेरिएंस आ गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। और कोवेरिएंस आ ही गया, तो जब कोवेरिएंस आ जाता है तो आप जब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हो, क्योंकि आपको सबसे लास्ट वाले बोल रहे हैं रिस्क निकालो पोर्टफोलियो का, तो जबकि वेट 50% दिया है, तो 50% वेट 1 का स्क्वायर और एसडी
SD1 का स्क्वायर करोगे यानी ABC का अगर SD का स्क्वायर करोगे, इट्स बेटर कि ABC का वेरिएंस ले लो, क्योंकि SD स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस ही होता है। तो आप यहाँ पर वेरिएंस ले लिया ABC का, फिर यहाँ पर वेट 2 का स्क्वायर लिया और XYZ का वेरिएंस ले लिया, फिर यहाँ पर 2 इंटू वेट 1 इंटू वेट 2, और जब आप को वेरिएंस ले लेते हो सोल्यूशन में, तब आप स्टैंडर्ड डिविएशन 1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2 इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं करके सीधा वहां पे कोवेरिएंस इंटू कर देते हो। तो ये वाला फॉर्मूला फॉलो करके आपने पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया। क्योंकि आपने दो ठो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल ही लिया है और अभी वेट 50-50% हो गया है, तो वेट 50-50% हो जाने के बाद, यानी इक्वल वेट हो जाने के बाद, एक्चुअल में जो 50-50% वेट पर कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो निकाल लो, 12.325 हो जाएगा। तो आपने देखा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन जब दोनों का अलग अलग था पिछला पेज में, तो पिछला पेज में स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का बहुत ज्यादा था। यहाँ पर देखो 12.95 था और 11.27 था, 12.95 और 11.27 था। लेकिन जैसे ही दोनों को कंबाइन किया कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो गिर करके हो गया 1.25। तो आप बोलोगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन इतना कम इसलिए हो गया बिकॉज हमने दोनों को मतलब कंबाइन कर दिया और रिटर्न यहाँ पर 12.325 हो गया। ओके, तो यही आपको बताना था। एंड सबसे लास्ट वाला जो है रोमन नंबर 3, उसमें आपको क्या करना था वो बताते हैं। इसमें रोमन नंबर 3 में ये लोग बहुत ज्यादा ज्ञान दिया है, तो इस ज्ञान को छोड़ो और ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप साइड कर दो। ये वाला फॉर्मूला को हम समझा देते हैं आपको क्या करना है। ये वाले फॉर्मूला में क्या करना है, आपको प्रपोर्शन निकालना है कि ए का कितना, एबीसी का कितना ले और XYZ लिमिटेड का कितना ले। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको आप अपने हैंड से, हाथ से, पेन से लिख लो कि आपको जब प्रपोर्शन ऑफ एबीसी लिमिटेड निकालना रहता है, जब प्रपोर्शन ऑफ एबीसी लिमिटेड निकालना रहता है, तो प्रपोर्शन ऑफ एबीसी लिमिटेड इक्वल टू हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर फॉर XYZ लिमिटेड, यानी एबीसी का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर मत लो, XYZ दूसरे वाले का लो, XYZ लिमिटेड का लो, कोवेरिएंस दोनों का लो, और नीचे में स्टैंडर्ड डिविएशन एबीसी का भी लो, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ऑफ एबीसी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ XYZ उसको भी प्लस करो, एंड 2 इंटू कोवेरिएंस से आप उसको मल्टीप्लाई करके 2 के साथ माइनस कर दो नीचे में। उसको ये सारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ये देखो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ऑफ XYZ लिमिटेड, कोवेरिएंस लिया, और ये यहाँ पर लिया आपने XYZ लिमिटेड का, ये लिया आपने एबीसी का, 2 इंटू कोवेरिएंस किया, इसको सॉल्व किया तो 46% अगर ए का है प्रपोर्शन, तो 100 में से 46 को माइनस करोगे तो 54% XYZ लिमिटेड का होगा, जो कि बड़ा ही सिंपल था। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको समझाते हैं, जिसके लिए आपको सीधा आ जाना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर, एक बार आ जाओ 66 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये सेम टू सेम इलस्ट्रेशन नंबर 6 का कॉपी पेस्ट है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 यहां पर आप लिख लो, ये सेम टू सेम इलस्ट्रेशन नंबर 6 का कॉपी पेस्ट है। आपको ये हम नहीं करवाएंगे, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको जो करवाया ना, ये उसका कॉपी पेस्ट है। ओके, अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड मार्केट पोर्टफोलियो पी इज गिवन बिलो। आपको यहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ओके, एंड आपको बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ। ओके, रुको एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहा है कि आपके पास सिक्योरिटी एफ है और सिक्योरिटी पी है, दोनों का रिटर्न दिया हुआ और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड मार्केट पोर्टफोलियो पी। आपको सिक्योरिटी एफ और मार्केट पोर्टफोलियो, ये जो है ना, ये मार्केट का है, ये मार्केट का है और ये सिक्योरिटी का है। ओके, ये मार्केट का है और ये सिक्योरिटी पी का है। ओके, ये सिक्योरिटी एफ का, ये मार्केट पी का है। ओके, आपको बोला है कि सिक्योरिटी एफ और मार्केट पोर्टफोलियो पी का एक्सपेक्टेड रिटर्न सबसे पहले निकालो। ओके, उसके बाद कोवेरिएंस निकालो बिटवीन मार्केट पोर्टफोलियो एंड सिक्योरिटी में, एंड फिर तुम बीटा निकाल के बताओ, बीटा फॉर द सिक्योरिटी बताओ। तो इसके लिए आप सबसे पहले सोल्यूशन में आ जाइए, 89 नंबर पेज में। 89 नंबर पेज में आपको सोल्यूशन दिखेगा। देखो आपको दोनों का सेपरेटली निकालना पड़ेगा। सिक्योरिटी एफ के लिए आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी लिखो और उसका जो रिटर्न दिया हुआ वो लिखो। रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो आएगा यही है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब आपको जो है ना स्टैंडर्ड डिविएशन बताना पड़ेगा इसका। दैट इज वाई आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न से ये कितना वैरी कर रहा है। 17 जो है वो इससे कितना वैरी कर रहा है। देखो जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन का बात है ना मेरे भाइयों एवं बहनों, तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो आया रहेगा ना, उसका कितना डिफरेंस है इसके साथ वो आपको निकालना है, ताकि वो वेरिएंस जान पाओ। और वेरिएंस आने के बाद उसका रूट कर दोगे तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। मैंने अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाने के बाद उसको एक्चुअल जो क्वेश्चन में रिटर्न दिया हुआ उसके साथ आपको माइनस करके निकालना है। यानी 13 माइनस 17 करो तो 13 आएगा, 30 माइनस 17 करोगे तो 13 आएगा, 20 माइनस 17 करोगे तो फिर 3 आएगा, और 0 माइनस 17 करोगे तो माइनस 17 आएगा। अब इसी का आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि आप स्पेसिफिकली किसी एक सिक्योरिटी का निकाल रहे हो, स्पेसिफिकली किसी एक सिक्योरिटी का निकाल रहे हो, इसलिए आपको उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। किसी और सिक्योरिटी के साथ जब आप डिविएशन का करोगे, जैसे यहां पर आप देखो डिविएशन का कर रहे हो, यहां पर आप स्क्वायर नहीं कर रहे हो, इसका डिविएशन और दूसरे वाले का डिविएशन से इंटू कर रहे हो, स्क्वायर नहीं कर रहे हो। दोनों सिक्योरिटी का सिर्फ डिविएशन का इंटू करके टोटल जो आएगा उसको प्रोबेबिलिटी से इंटू करके आपका जो आएगा वो कोवेरिएंस आ जाएगा, क्योंकि यहां पर आपने कंबाइंड किया, इसीलिए आपने दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर नहीं किया। ओके, और यहां पर आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ सिक्योरिटी एफ का निकाल रहे हो, और स्क्वायर करने के बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा लास्ट में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, बिकॉज आप उसको स्क्वायर कर रहे हो और आपने तो एक ही बार प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ कॉलम ये है। लेकिन आपका जो ये वाला कॉलम आया ना, ये वाले कॉलम में आपने आरएफ यानी इस कॉलम से माइनस करके निकाला, और इसमें तो प्रोबेबिलिटी का इंपैक्ट लगा ही नहीं है, तो आपने तो इस कॉलम से माइनस करके ये 13, 3 और माइनस 17 निकाला, यानी सेकंड कॉलम से निकाला है आपने फोर्थ कॉलम को। तो सेकंड कॉलम में प्रोबेबिलिटी लगा नहीं है, इसलिए आपको प्रोबेबिलिटी से लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जो आएगा उसका रूट करना, वो स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा। सिमिलरली जो है ना, आपको ये मार्केट पोर्टफोलियो का भी यहां से लेकर के यहां तक आपको वैसे ही करना है, एसडी इसका इतना आ जाएगा मार्केट का। अब देखो
आपको सिक्योरिटी का जो डेविएशन था, सिक्योरिटी का जो डेविएशन था ये फोर्थ वाला कॉलम वो, एंड मार्केट का जो डेविएशन था ये इसका वाला फोर्थ वाला कॉलम, ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको ये निकालना है, और पोर्टफोलियो के साथ प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो उसका टोटल आएगा वही कोवेरिएंस है। और बीटा का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस, जो दोनों को कंबाइन करके निकाले हो, डिवाइडेड बाय बीटा में हमेशा मार्केट नीचे रहता है, हमेशा याद रखना कि बीटा का मतलब होता है रिस्क, और रिस्क मार्केट में होता है, इसलिए मार्केट का एसडी नीचे लेंगे बीटा के लिए। मैंने अभी आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना बताया, जिसे मैंने आपको बोला कोवेरिएंस डिवाइड बाय एसडी ऑफ दोनों सिक्योरिटी का अलग अलग लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। लेकिन जब आप बीटा निकालते हो तो यहां आप सिक्योरिटी का नहीं ले सकते, बिकॉज आपको जो है ना रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, इसीलिए वो सिक्योरिटी नहीं ले सकते, आप मार्केट का नीचे में स्टैंडर्ड डिविएशन लो। और क्योंकि यहां पर आप मेरा बात सुनना, यहां पर आपने मार्केट का इंडिविजुअली लिया है, इसीलिए आपको यहां पर मार्केट के स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लेना पड़ेगा। जब भी आप कभी इंडिविजुअल लोगे तो आपको उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, और साथ में लोगे तो सीधा आपस में वो एसडी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर लिया, नीचे में मार्केट का लिया, और आपका आंसर आ गया बीटा। ओके, अभी हम आपको थोड़ा एक दो पेज पहले लेके चलते हैं, जहां पर हम आपको देखो, यहाँ पर मैंने आपको जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताया, यहाँ भी मैंने कोवेरिएंस बाय SD1 इंटू SD2 किया। यहाँ पर SD1 SD2 का स्क्वायर नहीं किया, क्योंकि दोनों का एसडी एक बार टोटल 2 बार एसडी आ ही गया, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं किए, जो क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने करवाया। जबकि क्वेश्चन नंबर जो अभी मैंने करवाया क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर सिर्फ आप मार्केट का ले रहे हो, अकेले ले रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पर अकेले जब उसको ले रहे हो, दोनों का तो नहीं ले रहे हो स्टैंडर्ड डिविएशन, आपने सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं लिया, जब दोनों का नहीं ले रहे हो सिर्फ मार्केट का ले रहे हो, तो नीचे में स्क्वायर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली भी। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो हम आपको समझाते हैं। इसमें आपको बोल रहा है कि गिवन बिलो इज इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट रेट्स ऑफ रिटर्न एंड डेटा फ्रॉम टू सिक्योरिटीज। ये मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 2007, 8 और 9 का 12%, 11% और 9%, एंड सिक्योरिटी ए का दिया हुआ है 13%, 11.5% और 9.8%, और सिक्योरिटी बी का दिया हुआ है 11%, 10.5% और 9.5%। आपको बोल रहा है कि मेरे को तुम बीटा कोएफिशिएंट ऑफ शेयर बताओ ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी। ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आप सबसे पहले सोल्यूशन में आ जाओ। सोल्यूशन आपको दिखेगा पेज नंबर 89 में। पेज नंबर 89 में देखो, ये बहुत ही सिंपल और इस तरह का मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। सबसे पहले आप जो है ना उसका खुद का रिटर्न लिख लो, सिक्योरिटी ए का रिटर्न लिख लो, सिक्योरिटी ए का आप रिटर्न लिख लो। सिक्योरिटी ए का रिटर्न लिखने के बाद फिर आप मार्केट का रिटर्न लिख लो। मार्केट का जब आप रिटर्न लिख लोगे, जब आप देखो सबसे पहले आप कंपनी ए के लिए निकालो, तो जब आप कंपनी ए के लिए निकालोगे, जब आप कंपनी ए के लिए निकालोगे तो आपको मार्केट का भी लेना पड़ेगा, मार्केट का भी कॉलम बनाना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि कोवेरिएंस निकालने के लिए आपको डिनोमिनेटर में यानी बीटा निकालने के लिए, अभी जस्ट मैंने बताया ना कि आपको बीटा निकालने के लिए आपको कोवेरिएंस ऑफ जो मार्केट है वो ऊपर में लेना पड़ता है, यानी जो कोवेरिएंस है जो दोनों को कंबाइन करके आया हुआ है मार्केट और सिक्योरिटी को, उसको ऊपर में रखना पड़ता है, और मार्केट का जो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर रहता है वो नीचे रखना पड़ता है बीटा निकालने के लिए। और आपको क्वेश्चन में बीटा पूछा है, ठीक है, सबसे लास्ट में। इसीलिए आपको क्या करना है ना कि कोवेरिएंस जो आप ऊपर में देते हो बीटा इक्वल टू, जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से आपको समझाने की कोशिश किया कि कोवेरिएंस जब आप निकालते हो तो उस सिक्योरिटी का मार्केट के साथ कंपेयर करते हो। तो एक बार आप कंपनी ए का मार्केट के साथ कंपेयर करके यहां बनाओगे, और अगले पेज में आप फिर से कंपनी बी का मार्केट के साथ कंपेयर करके फिर से बनाओगे कंपनी बी का। तो कंपनी ए का मार्केट के साथ हम आपको समझा दे रहे हैं, उसका कॉपी पेस्ट होगा कंपनी ए का मार्केट के साथ। तो आप सबसे पहले कंपनी ए का रिटर्न लिखो, और रिटर्न का जो है ये निकाल लो, एक्स बार निकाल लो। तो रिटर्न का टोटल 13.3 है, और 3 साल है, डिवाइड बाय 3 करोगे 13.3 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 11.43 आ जाएगा। अब 11.43 तो आपका एक्स बार आया है, 11.43 आपका एवरेज रिटर्न आया है। तो ये इससे कितना डिफरेंस है उसको माइनस करके आपका ये वाला कॉलम आएगा, ठीक है, ये वाला कॉलम आएगा, ठीक है। यानी 11.43 को इस कॉलम में से माइनस कर दो, सब में से 13 माइनस 11.43 तो ये आएगा, 11.5 माइनस 11.43 तो 0.07 आएगा, ऐसे करके माइनस करके ये आएगा। और ये मार्केट का रिटर्न लिख लो, उसका 32 टोटल है, और डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो मार्केट का एक्स बार जो है एवरेज यानी मीन जो है वो 10.63 आएगा 10.67 आएगा। इस 10.67 को इस कॉलम में से माइनस करके ये डेविएशन निकाल लो, क्योंकि आप इस दोनों डेविएशन को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए अभी आप स्क्वायर नहीं करोगे, इस दोनों डेविएशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, और मल्टीप्लाई कर देने के बाद जो आपका यहाँ पर टोटल आया ना, ये आपका दोनों का मल्टीप्लिकेशन का टोटल है, ओके, यानी 4.83 है, इसको ध्यान में रखना। और आपको मार्केट के डेविएशन का स्क्वायर चाहिए, बिकॉज उसके टोटल को आप नीचे में रखोगे तो आपका मार्केट का जो डेविएशन है उसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, यानी ये जो मार्केट का डेविएशन है ना उसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप बीटा निकालने के लिए डिनोमिनेटर में वही रखोगे। तो 4.67 उसका टोटल हो गया। जब आप कोवेरिएंस निकालोगे मेरे भाइयों बहनों, तो आप देख लो कोवेरिएंस निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि दो चीजों को कंबाइन करके आपने क्या निकाला, दो चीजों को कंबाइन करके, दोनों के डेविएशन को कंबाइन करके आपने 4.83 निकाला। तो 4.83 ऊपर में होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर होगा, ये उसका कोवेरिएंस हो जाएगा, ये उसका कोवेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। 4.83 यानी दोनों को कंबाइन करके जो निकाला उसी से कोवेरिएंस निकलेगा, प्लीज ध्यान में रखना। और जो वेरिएंस है, वेरिएंस आपको नीचे मेरा बात सुनो, आपको बीटा के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया, बीटा के लिए मैंने फॉर्मूला बताया कि आपको कोवेरिएंस ऊपर में रखना पड़ेगा जो दोनों का मिला करके आया है, और नीचे में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर ऑफ मार्केट करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर ऑफ मार्केट को ही तो बोलते हैं वेरिएंस ऑफ मार्केट, क्योंकि वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। और अगर आप वेरिएंस निकालोगे तो सिर्फ मार्केट वाले कॉलम का जो आप आरएम माइनस यानी जो स्क्वायर करके आप निकाले हो, डेविएशन का स्क्वायर जो निकाले हो मार्केट वाले कॉलम का, ये जो मार्केट वाले कॉलम का 4.67 निकाले हो, सिर्फ आप इसी को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो तो एक साल का वेरिएंस पता चल जाएगा। एक साल का जो वेरिएंस है यही है
आपका एस डी स्क्वायर फॉर मार्केट। ओके, यही एस डी स्क्वायर फॉर मार्केट 1.557, इसी को आपको डिनोमिनेटर में रख देना है, और डिनोमिनेटर में रखने के बाद न्यूमरेटर में कोवेरिएंस रख दिया तो आपका बीटा आ गया। और आपको सेम टू सेम बी के लिए भी कर देना, ये कॉपी पेस्ट बी के लिए करना है, कुछ इसमें नया नहीं है, ठीक है, बी का वही सेम है। चलो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 11 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें रिटर्न जो है वो स्टॉक का भी दिया हुआ है, यानी यहाँ पर स्टॉक ए दिया हुआ है और मार्केट पोर्टफोलियो दिया हुआ है, जिसका 6 साल का रिटर्न स्टॉक ए का भी दिया हुआ है, और मार्केट का भी रिटर्न, मार्केट पोर्टफोलियो का भी 6 साल का रिटर्न दिया हुआ है, कुछ इस तरह से। ओके, आपको बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन ऑफ स्टॉक ए बताओ, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क बताओ। सबसे पहले ये देख लो कि जब लाइन पूछे ना, तो आपको एक इक्वेशन फॉर्मेट में, यानी दो चीजों को प्लस करके अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करके अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक लाइन का फॉर्मूला, जो अभी हम आपको दिखाते हैं। उसी फॉर्मेट में उसको आंसर छोड़ देना, यानी उसको एक्चुअल में प्लस नहीं कर देना, प्लस के फॉर्मेट में ही छोड़ देना। आपको 90 नंबर पेज में आना है, सबसे नीचे में आना, जहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का फॉर्मूला दिखाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू आरएम, ठीक है, यानी रिस्क इन मार्केट। तो बीटा के लिए फॉर्मूला जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 में बताया, वो यहां पर कॉपी पेस्ट होगा, जो इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 6.42 में बताया, वो यहां पर कॉपी पेस्ट होगा। मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या बोला था कि जो रिटर्न होता है स्टॉक का उसको लिख लो, और जो मार्केट का होता है उसको यहां पे लिख लो। उस क्वेश्चन में रिटर्न स्टॉक का मैंने एक्स माना था और यहां पर इन्होंने वाई मान लिया, और जो मार्केट का रिटर्न होता है उसको वहां पर हम लोग वाई माने थे, यहां पर इन्होंने एक्स मान लिया। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बीटा निकालने का इलस्ट्रेशन नंबर 6 में ही बता दिया है कि समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार, और नीचे में हमेशा ध्यान में रखना मेरे भाइयों एवं बहनों, बीटा निकाल रहे हो ना, और बीटा का मतलब रिस्क होता है, और रिस्क तो सिर्फ मार्केट में होता है, इसलिए नीचे में मार्केट वाला लेना। मार्केट किसको माना है? रिटर्न और मार्केट वो एक्स को माना है, रिटर्न और मार्केट उन्होंने एक्स को माना है, यहां पर देखो एक्स को माना है। तो अगर रिटर्न और मार्केट उन्होंने, देखो थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, रिटर्न और मार्केट उन्होंने एक्स को माना है, तो नीचे में आप एक्स रखे हो, यहां पर देखो, यहां पर फॉर्मूला में, बीटा के फॉर्मूला में समेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर, सॉरी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एन इंटू एक्स बार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे लर्न करना, ये मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 6 के अंदर ही बता दिया था कि इस फॉर्मूला को कैसे लर्न करना है, स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में आपको मिल जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, तो आप इसको कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि भैया अगर मेरे को ये सब चीज चाहिए, तो सबसे पहले जिसको वाई माने हो, यानी स्टॉक का रिटर्न और ये मार्केट का रिटर्न है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एक्स वाई, इसका टोटल आ जाएगा। और आप यहाँ पर वाई बार और एक्स बार भी निकाल लो यहाँ पर नीचे में, ठीक है, क्योंकि इसका टोटल से नंबर ऑफ ईयर को डिवाइड कर दोगे तो दोनों आ जाएगा। फिर आप एक्स का स्क्वायर देखो, अब इसके बाद जो स्क्वायर करोगे ना, एक्स वाई तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ला लिए, स्क्वायर उसी का करना जो मार्केट का रहेगा। मार्केट को एक्स माने हो ना, तो एक्स का स्क्वायर कर लेना, क्योंकि ये काम आएगा सिर्फ मार्केट का स्क्वायर करना। और उसके बाद का कैलकुलेशन सिर्फ मार्केट का करना। देखो आप मतलब स्क्वायर तो सिर्फ मार्केट का कर लेना, उसके बाद आप मार्केट वाले में से उसके एक्स बार को माइनस करके ये कॉलम निकाल लेना और उसका स्क्वायर कर लेना, और फिर स्टॉक वाले में से उसके वाई बार, उसके मीन को माइनस कर लेना, यानी एवरेज को माइनस कर लेना, एंड उसका स्क्वायर कर लेना। लेकिन इंडिविजुअल स्क्वायर सिर्फ मार्केट का ही करना था, ये ध्यान में रखना। फॉर्मूला आपको पता ही है, और ऊपर गिवन सब कुछ आपने निकाल लिया, उसको पुट करके आप निकाल लो बीटा। और अल्फा का मतलब होता है कि जो स्टॉक वाला एवरेज है ना, माइनस कर देते हैं उसमें से बीटा इंटू मार्केट वाला एवरेज। मार्केट वाला एवरेज को सीधा सीधा नहीं ले पाओगे आप, उसमें बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में रिस्क होता है, तो उसको बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बीटा इंटू मार्केट, आप एक्स को माने थे, तो एक्स का एवरेज को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको स्टॉक वाले में से माइनस करोगे। आपको सब कुछ ही पता है, आप यहां पर अल्फा निकाल लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन को आप बोलोगे कि भैया फॉर्मूला में बताया था कि अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम, अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम, जो आपने बताया था वही आपने यहां पर किया। ये अल्फा का वैल्यू लिखा और बीटा जो निकाला वो लिखा, और आर एम को ऐसे ही छोड़ दो। उसके बाद देखो आपको बोला कि सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालो, तो सबसे पहले आप मार्केट का रिस्क जानो कितना है। तो मार्केट के रिस्क के लिए आप ये देखो कि समेशन ऑफ, देखो डिविएशन कैसे निकाला था। डिविएशन का देखो, रिस्क का क्या मतलब होता है, आप जब रिस्क निकाल रहे हो तो रिस्क में आप ये देखते हो कि डिविएशन कितना था। डिविएशन का मतलब होता है कि आपको जितना बोला गया उसमें कितना से फर्क आया, कितना से चेंजेस आया, वो चेंजेस ही डिविएशन है। मैंने आपको बोला 10% देंगे, और लेकिन मैंने आपको 12% दिया, ये मैंने आपको 8% दिया, तो जो डिविएशन है ना वो रिस्क है। ओके, वो आप रिस्क ले रहे हो जिसकी वजह से आपको ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, या आपको कम भी मिला तो भी वो डेविएशन ही है, ठीक है। तो डेविएशन का यहां पर समेशन का स्क्वायर लेना, यानी और वो भी आपको मार्केट का निकालना है। तो मार्केट तो आप एक्स को माने हो, तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करना है, तो आपको आ जाएगा इसका जो ये है, क्योंकि यहां पर जो एक्स बार समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार आया है ना, ये 6 साल का है, तो उसको नंबर ऑफ ईयर 6 से डिवाइड करो तो 1 साल का आ जाएगा रिस्क। ओके, 1 साल का एसडी का स्क्वायर आ जाएगा, उसी को बोलते हैं 1 साल का रिस्क। वैसे ही आप स्टॉक का निकालोगे, तो स्टॉक का समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर का जो सम आया होगा उसको ऊपर रखना और नंबर ऑफ ईयर को नीचे रखना, तो ये आ जाएगा टोटल स्टॉक का रिस्क। ओके, सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है कि बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं मार्केट के रिस्क के साथ। मार्केट के मतलब बीटा स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो जो यहाँ पर आपका 14.414 आया है, ये तो वेरिएंस है, और वेरिएंस को ही तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर उसको सेम टू सेम लिख दिया और बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। सिस्टमैटिक रिस्क जो भी आता है उसको स्टॉक के रिस्क में से माइनस कर दिया जाता है, वो अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाता है। यानी टोटल रिस्क का मतलब होता है जो रिस्क ऑफ स्टॉक है 82.89, उसमें से सिस्टमैटिक रिस्क को माइनस कर दोगे, अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। अब जो आपका नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसके लिए आपको 67 नंबर पेज में आना है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का कॉपी पेस्ट ही है, तो आप यहाँ पर लिख लेना कॉपी पेस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 11 का कॉपी पेस्ट है। ओके, अब जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हम आपको बताते हैं। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वो हम आपको समझाते हैं। सेम क्वेश्चन इस तरह का नवंबर 23 एग्जाम में भी 8 मार्क्स का आ चुका है। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ टू स्टॉक फॉर द पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न आर गिवन। ये मार्केट रिटर्न है और दो ठो स्टॉक का, मतलब टू स्टॉक का ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है और उसका पर्टिकुलर मार्केट रिटर्न ये है। तो स्टॉक जब अग्रेसिव रहता है तो उसका रिटर्न 4% रहता है और मार्केट रिटर्न उसका उससे ज्यादा रहता है, 7% रहता है। और जब डिफेंसिव रहता है तो ये 9% रहता है, मार्केट रिटर्न 7% रहता है। और जब ये 40% अग्रेसिव का रिटर्न रहेगा तब इसका जो है ना मार्केट रिटर्न 25% और डिफेंसिव 18% रहेगा। आपको बोल रहा है कि आप मेरे को बताओ बीटा ऑफ टू स्टॉक निकाल के बताओ। उसके बाद आप मेरे को एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ जब मार्केट रिटर्न जो है वो इक्वली रहेगा, यानी मार्केट रिटर्न का वेटेज जो है ना वो 0.5 रहेगा, 0.5 करके दोनों सिक्योरिटी के लिए रहेगा। सिक्योरिटी मार्केट लाइन बोलो, जब आपको एसएमएल बोलेगा सिक्योरिटी मार्केट लाइन, तो जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का फॉर्मूला बताया अल्फा प्लस बीटा इनटू मार्केट का रिटर्न, ठीक है। तो यहां पर जो है ना वो लाइन जैसी ही बोलना, तो इसका आंसर जो है ना वो प्लस में ही छोड़ देना है, प्लस में ही छोड़ देना। अभी हम आपको सोल्यूशन के साथ बताएंगे। जबकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7.5% दिया हुआ है और मार्केट रिटर्न जो है आर इक्वली लाइकली टू बी 7% और 25% और अल्फा ऑफ टू स्टॉक निकालने के लिए बोला है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सोल्यूशन में आ जाइए। सोल्यूशन आपको मिलेगा सबसे पहले आप 93 नंबर पेज में आ जाइए, 93 नंबर पेज में आ जाइए, सबसे नीचे में आ जाइए। यहाँ पर जो इन्होंने स्टार्टिंग में निकाला है ना 93 नंबर पेज में जो इन्होंने स्टार्टिंग में निकाला है, इसको थोड़ा साइड कर दो। ये उन्होंने अपने तरीके से निकाला बीटा। अभी मैं नीचे वाला जो तरीका है ना उससे मैं बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन में मैंने आपको बताया था, इन्होंने भी यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई एसएमएल जो निकालेंगे इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू आरएम होता है। यानी ये वाला फॉर्मूला आपको लाइन वाले फॉर्मूला में ये सिखाया जाता है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि ए मतलब अल्फा, बी मतलब बीटा और आरएम मतलब मार्केट का रिटर्न। तो अग्रेसिव का जब लोगे तो उसका उसका जो रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 4% दिया हुआ है अग्रेसिव का। अल्फा आपको नहीं पता, बीटा आपको नहीं पता, लेकिन उस केस में मार्केट का रिटर्न 7% है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। लेकिन अग्रेसिव का जब रेट ऑफ रिटर्न 40% लोगे तो अल्फा बीटा आपको नहीं पता, उस केस में मार्केट रिटर्न 25% है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो 1 और 2 को आपस में कंपेयर करके आप जो है ना वो इक्वेशन होता है ना साइमल्टेनियस इक्वेशन, आपने बचपन में सीखा होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो वाला। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करोगे तो आपका बीटा 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप डिफेंसिव स्टॉक का भी निकाल लो, वो भी वैसे ही आ जाएगा। ओके, अब जो है ना वो एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द टू, देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको जानना है। तो सबसे पहले यहाँ पर वेट आपको 50-50% दे दिया, तो जो इसका अग्रेसिव का रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दे के रखा है उसको वेट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, वही उसका एक्सपेक्टेड है अग्रेसिव का और आपका डिफेंसिव का भी। उसके बाद आपको बोल रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, तो मार्केट का जो रेट दिया हुआ है उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दो, 16% आ जाएगा। जबकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% दिया हुआ और एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी आपने 16% निकाल दिया वेट को ये करके, वेट को मल्टीप्लाई करके। तो अब ये एक्चुअल माना जाएगा 16%, ये रिस्क इन मार्केट है, ठीक है, वेट अप्लाई करके। तो 8.5% रिस्क प्रीमियम निकल गया दोनों को माइनस करके, यानी आरएम माइनस आरएफ करके। तो एसएमएल का फॉर्मूला होता है, एसएमएल का फॉर्मूला होता है आरएफ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू आरएम। तो आपको आरएफ पता है और बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ होता है। तो आरएम माइनस आरएफ करके ही तो आप निकाले हो 8.5%। तो 8.5% को यहां लिख दो और लाइन बोल रहा है आपको, यहां पर एसएमएल बोल रहा है। एसएमएल आपको यहां पर पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, आपको बोल रहा था कि आप मेरे को निकाल के बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोल रहा है कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन बताओ। तो जब आपको लाइन पूछेगा ना तो आपको आंसर ऐसे प्लस में ही छोड़ना है। एंड उसके बाद डी नंबर में आ जाओ जहां पर आपको निकालना है अल्फा। अल्फा के लिए मैंने आपको सबसे पहले फॉर्मूला बताया था कि आर एस इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू आर एम, ठीक है। और आर एस का मतलब होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो अभी आपने निकाला ना एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अग्रेसिव के केस में 22% आपने लिया, जबकि अल्फा आपको नहीं पता है। अग्रेसिव के केस में बीटा आपने 2 निकाला, जस्ट ऊपर, अभी जस्ट ऊपर आपने बीटा 2 निकाला। और आरएम तो हमेशा 16% ही रहेगा। वैसे ही डिफेंसिव के केस में आरएम 16% रहेगा, बीटा उसका 0.50 आपने निकाला, अल्फा आपको नहीं पता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न 13.5 अभी आपने यहां पर निकाला, ठीक है। तो ये पुट करके आप दोनों का अल्फा निकाल लोगे, बस दोनों का अल्फा ही निकालना था और कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14 आपको करवा। अभी आप क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या कह रहा है कि अ सिक्योरिटी बाय म्यूचुअल फंड हैज रिवील्ड द फॉलोइंग डेटा। ये वाला वो क्वेश्चन है जिसमें 3 सिक्योरिटी दिया हुआ और तीनों का एसडी दिया हुआ और तीनों का कोरिलेशन दिया हुआ है। ओके, तो जब 3 सिक्योरिटी और तीनों का एसडी और कोरिलेशन क्वेश्चन में गिवन हो और यहां पर मार्केट में क्या रिस्क का रेट चल रहा है 15%, मार्केट का रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हो, तब आपको बीटा का हम एक नया फॉर्मूला बताएंगे और यहां पर कोवेरिएंस का मैट्रिक्स निकालना सिखाएंगे इस क्वेश्चन में। जब एसडी और कोरिलेशन क्वेश्चन में जो है वो 2 से ज्यादा सिक्योरिटी का दिया हो, तो यहां पर देखो आपको बोल रहा है व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न। सेंसिटिविटी का मतलब होता है बीटा, बीटा का मतलब होता है फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे, और सेंसिटिविटी का भी मतलब होता है कितना से उतार चढ़ाव हो रहा है। तो सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक, यानी आपको सभी का बीटा निकालना है। फिर आपको कोवेरिएंस निकालना है। उसके बाद रिस्क पूछ रहा है, रिस्क का मतलब होता है एसडी, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ ऑल 3 इक्वली, यानी यहां पर सभी का वेट जो है ना तीनों का इक्वल बोल दिया, यानी 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 है इसलिए 1/3 1/3 1/3 करके दिया। उसके बाद आपको बीटा पूछ रहा है, एक साथ पूछ रहा है, इक्वल इन्वेस्टमेंट का आपको एक साथ पूछ रहा है बीटा। और उसके बाद आपको बोल रहा है टोटल या सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक रिस्क तो मेरे को बताओ, रोमन 4 में जो मेंशन किया गया ना उसको कंसीडर करके। तो अभी आप जो है ना एक बार सोल्यूशन में आ जाओ, पेज नंबर 94 में आ जाओ, जो कि आपको वहां पे सोल्यूशन दिखेगा। एक बार जल्दी से आ जाओ, देखो
आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो इन्होंने स्टार्टिंग में बताया ना कि देखो बीटा को ही सेंसिटिविटी बोलते हैं और मार्केट का रेट 15% दिया हुआ है। ओके, उसके बाद आप एक बार के लिए इसको भूल जाओ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, वेरिएंस का कोई काम नहीं है, ठीक है, इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। बीटा का यहाँ पर मैंने आपको बोला कि नया फॉर्मूला लगेगा क्योंकि सभी का बीटा और सभी का कोरिलेशन दिया हुआ, तो नया फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा एसडी इंटू कोरिलेशन, एसडी जिसका निकाल रहे होगे उसका एसडी लोगे इंटू उसका कोरिलेशन लोगे डिवाइडेड बाई मार्केट का एसडी हमेशा नीचे रहेगा, क्योंकि आप बीटा निकाल रहे हो तो बीटा में मार्केट का एसडी हमेशा नीचे रहेगा, ये मैंने आपको बार बार बताया। तो 15 देखो यहाँ पर सब में कॉमन है, 15 देखो सब में नीचे में कॉमन है, और ये ए का मतलब ए का आपने एसडी लिया, क्वेश्चन में आप चेक कर लेना, ए का एसडी जो है वो मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 20 दिया होगा और ए का कोरिलेशन 60 दिया होगा, ऐसे ही करके सभी का आपने बीटा निकाल लिया। अब आप अगले पेज में आ जाओ, आपको कोवेरिएंस बिटवीन टू सिक्योरिटीज ही निकालना है, टू स्टॉक ही निकालना है, और टू स्टॉक का कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है एसडी का स्क्वायर आपको मार्केट का लेना है, कोवेरिएंस के लिए आपको एसडी का स्क्वायर मार्केट का लेना है, प्लीज ध्यान में रखना, और बीटा 1 और बीटा 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी जिस दो सिक्योरिटी का कोवेरिएंस निकालोगे ना उसका दोनों का बीटा का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख लो कि आपने आप यहां पर एबीसी ऐसे लिख लो, ठीक है, समझना, और इन्होंने यहां पर गलती से एबीसी लिखना भूल गया, तो यहां पर आप लिख लो ए, फिर आप यहां पर लिख लो बी, ओके, और यहां पर आप लिख लो सी, ओके। तो ये एबीसी जो है ना ऐसे ऐसे करके भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, बीटा 1 इंटू बीटा 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, ओके, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर मार्केट का लेना, ओके। तो आप देखो मेरा बात सुनो, जब आप सिक्योरिटी ए का बात करोगे, जब आप सिक्योरिटी ए का बात करोगे तो ये वाला जो 400 है उसके सीधे में यहां पर ए ही है और इसका सीधा में यहां पर ए ही है, तो ये ए का ही हो गया, ए का ही हो गया, इसीलिए ए का जो आपका ये है स्टैंडर्ड डिविएशन है 20, उसी का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर 400 आ गया। अब जो ये 205 है इसके सीधे में ऊपर में ए है और इसका सीधा में यहां पर बी है, यानी आपको ए बी लेना पड़ेगा। तो ए का जो बीटा है 0.80 वो लो, बी का जो बीटा है 1.14 वो लो, क्योंकि अभी आपने नीचे में जो है ना आपने यहाँ पर बीटा निकाला है, यहाँ पर देखो 0.80 बीटा निकाला, 1.14 निकाला, उसी को आप नीचे में यहाँ पर लिख रहे हो। तो आप जो ए का बीटा है 0.80 वो लो, इनटू बी का जो बीटा है 1.14 उससे मल्टीप्लाई करो 0.80 को, एंड उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर बोला तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट का स्क्वायर लेना है, इसीलिए आप यहाँ पर जो है वो मार्केट का स्क्वायर लोगे, तो मार्केट में तो रेट 15% का चल रहा है, मार्केट का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 15% का है, तो आपको 15 का स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो देखो फॉर एग्जांपल हम अभी कर रहे हैं 0.8 इंटू, हम कैलकुलेटर में कर रहे हैं, आप भी कर लो 1.14 और इंटू 15 आप करोगे तो आपका 205.2 आ जा रहा है ये वाला। अब मैच कर लेना, आपका आ जाएगा। अब देखो ये 108 जो है इसके ऊपर में ए है और यहां पर जो है ना सीधा में सी है, तो आपको ए सी का लेना है। तो ए का जो बीटा है वो 0.8 है, 0.8, और सी का जो बीटा है वो 0.6 है, 0.8 को 0.6 से मल्टीप्लाई करो, और यहां पर आपको मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है, तो मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन 15 इंटू 15 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 108, ठीक है। फिर सिमिलरली जब आप यहाँ पर बी और ये वाला करोगे तो इसके सीधे में यहाँ पर बी है और इधर ए है, तो बी और ए का लोगे, बी और ए का बीटा लोगे, एंड फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 15 इंटू 15 से, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर फॉर्मूला में बोला ना कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर करना है, तो आप मार्केट का लोगे। लेकिन ये वाला जो है इसमें भाइयों एवं बहनों, ये बी और बी सेम हो जा रहा है, ये ऊपर भी बी है और लेफ्ट साइड भी बी है, तो जब बी और बी सेम हो जाएगा ना तब उसका खुद का स्क्वायर ले लेना। तो बी का खुद का कितना है वो मुझे बताओ, बी का जो खुद का ये है बी का जो क्वेश्चन में खुद का स्टैंडर्ड डिविएशन है उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो बी का खुद का स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 18, तो जब 18 का स्क्वायर करोगे 18 इंटू 18 तो 324 आएगा, वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जब वो खुद ही हो जाएगा लेफ्ट और ऊपर में मिला करके तब उसके खुद का स्क्वायर करेंगे, अदरवाइज दोनों जिस अलग वाले के साथ रहेगा तो उस दोनों का बीटा मल्टीप्लाई करेंगे और 15 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होगा और ये भी समझ गए होगा। यहाँ पर सी जो है ना वो यहाँ पर दोनों आप इधर ऊपर भी सी और इधर भी लेफ्ट भी सी, तो यहाँ पर 12 इंटू 12 144 हो गया, बाकी ये वाला निकालना मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आपको बोल रहा है इक्वली वेट होगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर यानी जो अभी आप निकाला ना 220 इंटू 20 400 स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर और वेट 1/3 का स्क्वायर, वैसे ही आप निकाल दो बी का और वैसे ही आप निकाल दो सी का, ठीक है। तो जब आप इतना कर दोगे ना उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपने यहाँ पर किसका लिया, आपने यहाँ पर आपको बोल रहा था कि भाई इक्वल वेट होगा, तो आपने ए के लिए लिया, बी के लिए लिया और यहाँ पर आपने सी के लिए लिया। तो जब दो सिक्योरिटी रहेगा, जब एक सिक्योरिटी रहेगा, जब दो सिक्योरिटी रहेगा तब एक ही बार 2 इंटू वेट 1 इंटू वेट 2 इंटू कोवेरियंस दोनों का ले लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है नहीं यहाँ तो सबका अलग अलग है, यहाँ पर तो दो से ज्यादा सिक्योरिटी है, 3 सिक्योरिटी है, तब आपको कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा 2 इंटू वेट 1 इंटू वेट 2 का स्क्वायर, यानी क्या नाम है आपको लिखना पड़ेगा वेट 1 इंटू वेट 2, और वेट 1 भी है 1/3, वेट 2 भी है 1/3, वेट 3 भी 1/3 है, इसीलिए 1/3 दो बार लो इंटू करोगे, इसीलिए 1/3 का स्क्वायर कर दो, और कोवेरियंस किसी दो का लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला जो 205 लिया वो ए और बी का लिया, ए और बी का, यहाँ पर देखो कोवेरियंस आपने जो निकाला है यहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ, ए और बी का कोवेरियंस आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद सिमिलरली आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको ए और सी का कोवेरियंस लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको लेना पड़ेगा बी एंड सी का कोवेरियंस लेना पड़ेगा, बी और सी का। बस आप ऐसे ध्यान में रखना ए सी ए बी बी सी सब तो आ ही गया, कुछ छूटा नहीं, ठीक है। तो ये इसको करने के बाद जो आंसर आएगा ये आपका एक्चुअल पोर्टफोलियो माना जाएगा, पोर्टफोलियो का रिस्क माना जाएगा। और फिर बीटा अगर इक्वल वेट का निकालोगे तो बीटा तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसको 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 आइटम का बीटा निकाले हो, तो 3 से डिवाइड कर दो
आपका जो आंसर आएगा ये एवरेज बीटा हो जाएगा, यही वो पूछ रहा था कि बीटा इक्वली वेटेड का। और सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो का स्क्वायर इनटू मार्केट का जो रेट रहता है उसका स्क्वायर। तो मार्केट में 15% का स्टैंडर्ड डिविएशन है, और बीटा जो अभी आप एवरेज वाला निकाले हो वो आपको लेना है, क्योंकि आपने कंबाइन करके जो रेट निकाला, कंबाइन करके जो बीटा निकाला उसका स्क्वायर लेना है। तो इसको सॉल्व करके सिस्टमैटिक रिस्क आ गया। अब टोटल रिस्क जो अभी रोमन 3 में निकाले हो ना, ये तो आपने सबको कंबाइन करके निकाला ना, यही टोटल रिस्क है। इसमें से आप सिस्टमैटिक रिस्क को माइनस कर दो तो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, पर्सनली हम आपको जरूर बताएंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए गारंटीड वाला, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से, हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे। कुछ सब्जेक्ट फ्री में है, कुछ चार्जेबल है। आप फ्री वाला लेकर के एक बार देखना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, वैल्यू पता चल रहा है कि नहीं, उसके बाद चार्जेबल वाला ले सकते हो। हम लोग इंटरमीडिएट, फाइनल और फाउंडेशन सभी का इंपॉर्टेंट देते हैं। गारंटीड मैचिंग वाला एग्जाम में मिनिमम 60% गारंटी रहता है मैचिंग का, मगर मैच 80% से भी ज्यादा करता है। ओके, चलो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो बताते हैं। इसमें ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स जो है वो ओन कर रहा है, मिस्टर एक्स ये पोर्टफोलियो ओन कर रहा है, और आपको ये डिटेल ये नीचे में दिया हुआ है कि फैक्टर 1 का जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है बीटा, फैक्टर 1 का जो सेंसिटिविटी है वो सिक्योरिटी 1 ए के लिए ये है, सिक्योरिटी बी के लिए ये है, और रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, क्योंकि ये सेंसिटिविटी बोल रहा है और सेंसिटिविटी का मतलब होता है बीटा, तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी में तो बीटा कुछ होगा ही नहीं, इसलिए जीरो है। फैक्टर 2 का सेंसिटिविटी यानी बीटा सिक्योरिटी केस ए में और सिक्योरिटी बी में ये ऐसे दिया हुआ, और रिस्क फ्री के केस में बीटा कुछ होगा ही नहीं यानी सेंसिटिविटी होगा ही नहीं, इसलिए जीरो लिखा हुआ है। और उसके बाद एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि तीनों ही केसेस में दिया हुआ है रिस्क फ्री के रेट में। ठीक है, रिस्क फ्री के रेट में आपको क्वेश्चन में 10% देकर रखा हुआ है, बाकी इन दोनों का भी जो ये है वो सिक्योरिटी का वैल्यू है वो देकर के रखा हुआ है, मतलब रिटर्न के केस में। रुको एक सेकंड, आपको जो है ना अब आपको क्या निकालना है वो एक बार हम आपको बता देते हैं। आपको जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में ये लोग बोल रहा है कि मान के चलो कि इट इज अज्यूम दैट सिक्योरिटी रिटर्न आर जनरेटेड बाय 2 फैक्टर मॉडल। ये मान के चलो कि 2 फैक्टर मॉडल से सिक्योरिटी रिटर्न जनरेट किया जाएगा। तो मिस्टर एक्स के पास सिर्फ 1 लाख रुपीस है इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, और वो चाहते हैं कि सिक्योरिटीज बी को वो 50,000 50,000 सिक्योरिटीज बी को वो बेच दे। ठीक है, और वो टोटल 1.5 लाख रुपया सिक्योरिटी ए में लगा दे। ठीक है, तो क्या सेंसिटिविटी हो जाएगा मिस्टर एक्स के इस डिसीजन का उस दोनों फैक्टर पे, ये निकालने के लिए सबसे पहले बोला। फिर आपको बोला रोमन 2 में देखो यहाँ पर रेशियो क्या हो गया, यहाँ पर रेशियो ये हो गया कि 1.5 लाख रुपया वो ए में लगा रहा है और 1,50,000 वो सॉरी 50,000 वो बी से निकाल रहा है, यानी बी का 50,000 रिड्यूस कर रहा है और 1,50,000 ए में लगा रहा है, यानी 1,50,000 इज टू 50,000 इक्वल टू 3 इज टू 0.5 का रेशियो। ठीक, मतलब 3:1 का रेशियो है, ऐसे मान के चलो 3:1 का रेशियो, यानी 50,000 और 1,50,000 का रेशियो 3:1 का है। ओके, और 1 यहाँ पर माइनस में हो रहा है क्योंकि 50,000 कम हो रहा है, और 3 मतलब 1.5 लाख जो है वो ए में जा रहा है। अब आपको बोल रहा है कि मान के चलो कि रोमन 2 में कि मिस्टर एक्स को जो है ना, मिस्टर एक्स 1 लाख रुपया कर्जा ले लिया जो कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से लिया, और वो उस पैसा को जो है ना, वो 1 लाख रुपया जो उसके पास पहले से था उसको मिला करके 2 लाख रुपीज सिक्योरिटी ए में लगा दिया। अब वो सिक्योरिटीज बी को वो वैसे ही प्रपोर्शन में लाना चाहता है जिस प्रपोर्शन में रोमन 1 में था, तो 2 लाख रुपीज तो ऑलरेडी जो है सिक्योरिटी ए में लग चुका है और रोमन 1 में प्रपोर्शन 3:1 का था, तो सिक्योरिटीज बी से उसको कितना पैसा लेना चाहिए ताकि ए और सी का रेशियो जो है, मतलब सिक्योरिटी ए और बी का रेशियो जो है वो 3:1 हो जाए। तो ए में तो ऑलरेडी 2 लाख रुपीज लग चुका है, अगर वो ए में और 1 लाख रुपया बी को सेल करके 1 लाख रुपया और ए में लगा दे तो ए हो जाएगा 3 लाख और बी हो जाएगा 1 लाख से नेगेटिव, तो 3:1 का रेशियो हो जाएगा। वो यही कह रहा है कि प्रपोर्शन मेंटेन करके रखना, और तब क्या सेंसिटिविटी होगा, तब क्या बीटा होगा वो बताओ। और लास्ट में आपको बोला कि एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर 2 बताओ। तो अब इसके बाद आप सोल्यूशन में आ जाओ। सोल्यूशन में आपको 95 नंबर पेज में आना है सीधा, और उसमें जब आप आओगे तो आपको नीचे जाना है क्वेश्चन नंबर 15 में। यहां पर देखो आपको तो रिटर्न, आपको तो रेशियो पता ही है, मतलब 1.5 लाख रुपया लगाया तो उसका रेशियो 1.5 हुआ, और 50,000 वो बी में से निकाल लिया तो उसका रेशियो -0.25 हुआ। तो यहां पर जो आपका पैसा आपने लगाया, जो आपका वेट है 1.5 का, उसको उसके बीटा से मल्टीप्लाई करो, एंड जो सिक्योरिटीज बी का वेट है -0.5 क्योंकि उसमें 50,000 निकाल रहे हो, उसको उसके बीटा से मल्टीप्लाई करो, एंड फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका बीटा का आंसर आएगा। मतलब आपको बीटा निकालना है, सेंसिटिविटी निकालना है, आपको क्वेश्चन में सेंसिटिविटी निकालने के लिए बोला, तो आप सेंसिटिविटी निकालोगे तो आपको फाइनल जो आंसर निकलेगा वो बीटा के फॉर्मेट में निकालना है, और बीटा को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके आपने पहले केस में निकाला फैक्टर 1 के केस में, और फैक्टर 2 के भी केस में आपको उसके जो वेट है उसके साथ उसका जो फैक्टर 2 के केस में बीटा है उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। फैक्टर 2 है ये उसके केस में सिक्योरिटीज बी का वेट जो है वो लिखो, और फैक्टर 2 के केस में जो उसका बीटा है उसके साथ मल्टीप्लाई करो। बीटा को वेट के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख रहे हो, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी का मतलब बीटा होता है। यही वो आंसर वो पूछ रहा था और वही आपने बताया। चलो अब जो रोमन नंबर 2 है वो आपको बताया। उसके बाद देखो, उसके बाद जो यहाँ पर ये है क्वेश्चन, मतलब जो आपका रोमन नंबर 2 है उसमें ये कह रहा है कि भाई जो उसका वेट है वो देखो, वेट मैंने आपको बताया ना कि सिक्योरिटी ए का जो वेट है वो टोटल 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, तो उसका वेट जो है ना वो 3 हो जाएगा, जबकि वो सिक्योरिटी बी से 1 लाख लेगा तो उसका वेट -1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लाख का कंपेयर कर रहा है, जो मिनिमम फिगर है ना वो 1 लाख है, क्योंकि सिक्योरिटी ए में लगा 3 लाख और वो लोन पर लिया 1 लाख,
एंड वो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी बी से लिया 1 लाख, तो मिनिमम फिगर से डिवाइड करके रेशियो निकाला जाता है। तो मिनिमम फिगर 1 लाख है, उससे डिवाइड करके रेशियो निकाला, और रिस्क फ्री एसेट से जो मतलब जिससे वो लोन लिया वो उसका 1 लाख का लोन है। तो यहाँ पर माइनस में आया जहां से पैसा वो ले रहा है, और जिसमें पैसा लगा रहा है उसको वो 3 को प्लस में रखा, एंड फिर से उसको वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जो 3 वेट आया उसको उसके बीटा से मल्टीप्लाई किया, जो -1 वेट आया मतलब वेट आया उसको उसके बीटा से मल्टीप्लाई किया, वैसे ही -1 जो आया वेट उसको उसके बीटा से मल्टीप्लाई किया, और रिस्क फ्री के रेट केस में बीटा 0 था, इसीलिए दोनों ही बीटा निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा, यहाँ पर देखो प्लस रिस्क प्रीमियम, ये लोग कह रहा है। तो रिस्क प्रीमियम में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यानी के इक्वल टू होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ओके, तो यहाँ पर रिस्क फ्री जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ये क्वेश्चन में ये जो एक्सपेक्टेड आपका रिटर्न है 15 और 20 जो है, ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 15 और 20। ओके, 15 और 20, एंड रिस्क फ्री रिटर्न भी क्वेश्चन में 10% दिया हुआ है। बीटा से आप मल्टीप्लाई करोगे पहले वाले केस में, फॉर एग्जांपल ये आप ए के लिए कर रहे हो, ठीक है, यानी ये आप जो है ना पहला वाला जो फैक्टर है उसके लिए कर रहे हो, तो फैक्टर के लिए कर रहे हो, तो फैक्टर जो पहला वाला फैक्टर है उसमें 0.80 पहला बीटा है, और दूसरा बीटा है मतलब फैक्टर 2 में उसका जो बीटा है, यानी ये जो है ना ये आपका सिक्योरिटी ए के लिए हो गया। सिक्योरिटी ए के लिए ये इक्वेशन बन गया जिसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, और यहां पर जो आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के बाद जो आप बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम करते हो, यहां पर वो बीटा है, और जो इसका फैक्टर 1 का बीटा है वो ये है, और फैक्टर 2 का जो बीटा है वो ये है, ये सिक्योरिटी 1 का हो गया। और आपको पता नहीं है रिस्क प्रीमियम कितना होगा, इसलिए आपने उसको ये मान लिया, ये जो आपका यहाँ पर गामा टाइप का दिया हुआ है ये आपने उसको मान लिया। ओके, उसके बाद सिमिलरली आपने सिक्योरिटी बी का वो इक्वेशन बना लिया, और इक्वेशन 1 एंड 2 के सहारे आप जो है वो रिस्क प्रीमियम निकाल सकते हो। यानी जो रिस्क प्रीमियम है जो आपका यहाँ पर देखो, जो आपका यहाँ पर गामा, ये जो 1 नंबर है ना ये कट जाएगा, जो 2 नंबर निकलेगा ना उसी को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। ओके, और रिस्क प्रीमियम आपका 8.33 इक्वेशन को सॉल्व करके आ जाएगा, बड़ा ही सिंपल लगेगा आपको। ओके, उसके बाद आप आ जाइए सीधा सीधा आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, जिसमें आपको पेज नंबर 69 में आना है। पेज नंबर 69 में आप जब आओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर आपको ये सीए इंटरमीडिएट का कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। आपको बोल रहा है कि तुमको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का बीटा देख के रखा हुआ है, और उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है वो दिया हुआ है। यानी ये बहुत सारा कंपनी है जिसमें आपने इतना 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 पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ये पैसा कितना इन्वेस्ट किया वो दिया, और बीटा दिया हुआ उसका। यहाँ पर आपको बोल रहा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% है और रिस्क इन मार्केट 14% है। तुम मेरे को बताओ पोर्टफोलियो रिटर्न बताओ और उसका बीटा कैलकुलेट करो। तो इसके लिए आप सबसे पहले जल्दी से आ जाइए 96 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इसका सोल्यूशन दिखेगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है भाइयों और बहनों, आपको बीटा लिख लेना है, और आप सबसे पहले रिस्क प्रीमियम निकाल लेना, मतलब रिस्क इन मार्केट 14% और रिस्क फ्री 7%। तो रिस्क इन प्रीमियम जो है वो 7% है। तो रिस्क प्रीमियम को जब आप बीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में बीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका वैल्यू आता है उसको बोला जाता है बीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद वाला रिस्क प्रीमियम। तो आप 0.45 को यहाँ पर जो रिस्क प्रीमियम 7 निकाले हो, इस सभी को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दो, इस सभी को, ये सब 7 से मल्टीप्लाई होगा और उसको यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% बोल रहे हो, तो रिस्क प्रीमियम और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7%, इस दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब आप देखो, अब आप जो OXY रिन लिमिटेड है इसमें आपने 0.80 लाख पैसा लगाया, तो 0.80 का मतलब होता है 80,000 का 10.15% करोगे तो 8125% आएगा। वैसे ही सभी का मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे रिटर्न का परसेंटेज अप्लाई करके आप निकाल लो कि कितना परसेंट वो रिटर्न दे रहा है, यानी कितना अमाउंट वो रिटर्न दे रहा है, यानी टोटल में इतना पैसा वो रिटर्न दे रहा है। जबकि जब आप क्वेश्चन कर रहे थे 69 नंबर पेज में, तो वहां पर हम आपको एक बात बता देते हैं, जब आप इसका टोटल करोगे ना कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट का टोटल आएगा 9,05,000। इसका टोटल, ये सभी का टोटल जब आप करोगे ना कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो उसका टोटल आएगा 9,05,000। ओके, अब आप फिर से आ जाओ 96 नंबर पेज में नीचे, तो ये 9,05,000 टोटल इन्वेस्ट किया, जबकि रिटर्न का टोटल आपको इतना मिला। ठीक है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का टोटल लिखा भी हुआ है, वो लोग कैलकुलेट करके बताया हुआ है। तो आपको रिटर्न कितना मिला, आपको रिटर्न मिला 16.13%, ये आपको पोर्टफोलियो रिटर्न मिला। तो अब इस 16.13% को एज अ पोर्टफोलियो रिटर्न कंसीडर करके आपका बीटा कितना आना चाहिए ये आपको निकालना है। तो आप बोलोगे भैया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मुझे पता है, पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इनटू RM माइनस RF, यानी रिस्क प्रीमियम इनटू बीटा। तो बीटा आपको नहीं पता है, RM माइनस RF आपने सबसे ऊपर में निकाला हुआ इसी क्वेश्चन के सोल्यूशन में, जो कि 7% है। तो 7 इंटू बीटा हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% होगा, और पोर्टफोलियो रिटर्न तो आप अभी जस्ट निकाले हो, उसको इक्वल का राइट साइड में रखोगे, बीटा आपका 1 पॉइंट आ जाएगा 3, ये आपका बीटा है। और नीचे ऑल्टरनेटिव तरीका से निकालना है, ये आपको जानने का जरूरत नहीं है। फिर एक और उन्होंने तरीका से बताया हुआ, ये भी आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। ओके, अब आप सीधा आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन में, जहां पर आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 69 में आ जाइए, जहां पर इन्होंने 17 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिस्टर अभिषेक इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपीज। उसको मिस्टर एक
को जो है ना वो 2 लाख रुपए पैसा लगाना है, तो क्या बेटर होगा, वो म्यूचुअल फंड एक्स में लगा दे या म्यूचुअल फंड वाई में लगा दे, या म्यूचुअल फंड एक्स में 1,20,000 लगाए और म्यूचुअल फंड वाई में 80,000 रुपए लगाए, क्या बेटर होगा वो आप बताइए। आपको बोल रहा है कि एवरेज रिटर्न जो एक्स और वाई दे रहा है वो 15 और 14% दे रहा है, ओके। एंड रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है यहाँ पर 80,000 एक्स में लगाया और मतलब 1,20,000 एक्स में लगाया और 80,000 वाई में लगाया, ये क्वेश्चन में बोला हुआ। आपको एवरेज रिटर्न दोनों का दे दिया और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% है और मार्केट का रिटर्न है ये आपका 12%। आपको कोवेरिएंस ऑफ रिटर्न जो है वो भी क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। देखो आपको कोवेरिएंस मैट्रिक्स इस क्वेश्चन में खुद ही निकाल के दे दिया। आपको याद आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन में इधर ए था, इधर बी था, एक इधर सी था, इस टाइप का बना करके दिया हुआ था और आपको मैंने इधर ए, इधर बी और इधर सी डलवाया था, उसी के जैसा यहाँ पर ये लोग डाल के रखा हुआ है, ये खुद ही बना करके दे दिया है। तो इससे आपको वेरिएंस खुद ही पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक्स है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड एक्स है, तो ये वाला अमाउंट जो है वो एक्स का है, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का ये स्क्वायर है 4.8। सिमिलरली यहाँ पर ये वाई का स्टैंडर्ड डिविएशन है, क्योंकि लेफ्ट में और ऊपर में दोनों में वाई ही है, और ये वाला जो है वो मिक्स का यानी जो मार्केट है उसका है, ठीक है। तो वैसे ही इन्होंने करके दे रखा हुआ है। आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, सबसे पहले आप वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स और म्यूचुअल फंड वाई और मार्केट का निकालिए। तो जो मैंने वेरिएंस अभी सर्कल किया ना मेरे भाइयों और बहनों, जो मैंने यहाँ पर सर्कल किया ना, ये वाला वेरिएंस ऑफ एक्स है, वेरिएंस ऑफ वाई है और वेरिएंस ऑफ मार्केट है, यही निकल गया। आपको यही कॉपी पेस्ट करना है एग्जाम में। उसके बाद आपको बोल रहा है कि तुम मेरे को बताओ पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, बीटा क्या होगा, पोर्टफोलियो वेरिएंस क्या होगा, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। उसके बाद बोला एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क बताओ, और सार्प रेशियो और ट्रेनोर का रेशियो और को यूज करके एंड अल्फा ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स एंड म्यूचुअल फंड वाई निकालो, अल्फा उसका एंड पोर्टफोलियो मिक्स निकालो। सार्प रेशियो एंड ट्रेनर्स रेशियो को यूज करके आप अल्फा एंड पोर्टफोलियो अल्फा निकालो, आप जो है शार्प रेशियो, ट्रेनर्स रेशियो और अल्फा निकालो म्यूचुअल फंड एक्स और म्यूचुअल फंड वाई और पोर्टफोलियो मिक्स का। ये आपको तीन चीज बोला, म्यूचुअल फंड वाई और पोर्टफोलियो मिक्स का निकालने के लिए। तो उसके बाद आप सोल्यूशन में आ जाओ, जहां पे आपको 97 नंबर पेज में जाना है। 97 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दिखेगा। तो देखो सबसे पहले आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है उसमें आ जाइए, ओके। तो आप सिंपल तरीका से लिख दो, सिंपल तरीका से लिख दो, इन लोगों का गोली मारो। जो मैंने आपको बताया ना, ये रोमन 1 जो इन्होंने इतना बड़ा रामायण बताया, मतलब बताया हुआ है, उसको आप एकदम काट दो और उनको ये कह दो कि भैया मेरे को पता है वो जो कोवेरिएंस का जो मैट्रिक्स दिया हुआ था क्वेश्चन के सबसे नीचे में, उससे मेरे को पता चल गया कि एक्स वाई और जेड का, एक्स वाई और मार्केट का क्या वेरिएंस है, ये आपको पता चल गया। ये आप सिंपल तरीके से बता देना। उसके बाद आप रोमन 2 नंबर में आ जाओ। रोमन 2 नंबर में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालो, बीटा निकालो, वेरिएंस निकालो और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको यहाँ पर वो ऑप्शन का निकालना ही नहीं है जिसमें 2 लाख रुपया पूरा एक्स में लग गया या 2 लाख रुपया पूरा वाई में लग गया। तो उसमें तो पूरा वेट एक्स का ही है और पूरा वेट वाई का ही है, जब 2 लाख पूरा का पूरा उसी में लग गया। आपको वेट तब निकालना है जब पैसा प्रोपोर्शनल बेसिस पे लग रहा है। तो जब 2 लाख में से 1,20,000 एक्स में लगा तो प्रोपोर्शन आपको निकालना है 60% और यहाँ पर 40% है जब 80,000 वाई में लगा, ठीक है। उसके बाद आपको जब आपको वेट पता चल गया तो उसको उसके रिटर्न से मल्टीप्लाई करके आपको जो है ना ऐड कर देना, ये पोर्टफोलियो रिटर्न है। पोर्टफोलियो रिटर्न भी तभी निकालना संभव है जब एक से ज्यादा में पैसा लगाए। उसके बाद भाई साहब बीटा का आपको पता ही है कि वेरिएंस ऑफ मार्केट नीचे करते हैं और कोएफिशिएंट जो कोवेरिएंस है वो ऊपर करते हैं बीटा। आप क्वेश्चन देखना और क्वेश्चन में देखना कि बीटा का जो मैंने आपको 3-4 फॉर्मूला अभी तक बताया है वो कौन सा फॉर्मूला उसमें सूट कर रहा है, उस फॉर्मूला से आपको निकाल देना है। इसी को बोलते हैं चालाकी से इंस्टीट्यूट से भी ज्यादा चालाक बन जाना। आपको बीटा का 2-3 क्वेश्चन फॉर्मूला लर्न करवाए हैं, देखना कि उस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा बीटा का फॉर्मूला सूट कर रहा है। इसमें तो सभी का आप कोवेरिएंस निकाल चुके हो, ठीक है। जो आप कोवेरिएंस देखो, आप यहां पर देखो वेरिएंस ऑफ मार्केट, आप वेरिएंस ऑफ मार्केट निकाल चुके हो सभी का, ओके। एंड उसके बाद आपने सभी का वेरिएंस ऑफ मार्केट निकाला एंड उसके बाद आपके क्वेश्चन में जो अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें आपको कोवेरिएंस निकालना है। तो जब आप कोवेरिएंस निकालोगे तो आप देखो यहां पर आपको लेना है कोवेरिएंस। देखो जब आप यहां पे बीटा निकालोगे ना तो कोवेरिएंस का मतलब होता है वो किसी दो आइटम को, ओनली 2 आइटम को इंक्लूड करके लेगा, सिर्फ 2 आइटम को, ठीक है, सिर्फ 2 आइटम को। तो 2 आइटम को ये लेगा। तो अगर आप एक्स का निकालोगे मेरे भाइयों एवं बहनों, तो आपको एक्स में एक्स का मार्केट के साथ क्या कोवेरिएंस था वो निकालना पड़ेगा। तो अब आप एक बार क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन में आप आ जाओ 6.69, ओके। आप पहले एक बार 69 नंबर पेज में आ जाओ। 69 नंबर पेज में जब आप सबसे नीचे आओगे तो आप देखो एक्स का मार्केट के साथ क्या कॉम्बिनेशन था। ये वाला जो कॉलम है ये एक्स भी है लेफ्ट में और ऊपर में मिक्स का मतलब मार्केट है, ठीक है। यानी 3.370 को आप कोवेरिएंस बोलोगे एक्स एंड मिक्स का, एक्स का मतलब म्यूचुअल फंड एक्स का और मार्केट मिक्स का, ठीक है। ये वाला जो फिगर है, क्योंकि लेफ्ट में म्यूचुअल फंड एक्स है और ऊपर में मार्केट है, लेकिन ये जो सर्किल किया हुआ है ये उसका वेरिएंस है, क्योंकि उसमें वो खुद ही है। यहाँ ऊपर में एक्स ही और लेफ्ट में भी एक्स ही है, तो इसको वेरिएंस बोलेंगे, इसको कोवेरिएंस नहीं बोलेंगे। कोवेरिएंस का मतलब होता है जहां दो अलग अलग चीज है। तो ये जो है ना यहाँ पर दो अलग है, यहाँ पर मिक्स है और उधर म्यूचुअल फंड है, सेम नहीं है, समझ गए। सिमिलरली अब आप सोल्यूशन में आ जाइए सोल्यूशन में आ जाइए, जहां पे आपको आना है। आप आ जाइए एक बार 99 नंबर पेज में, 98 नंबर पेज में। तो यहाँ पर आपने कोवेरिएंस एक्स का और मार्केट के साथ मैंने जो अभी टिक कराया 3.370, वैसे यहाँ पर वाई का मार्केट के साथ लेना, यानी म्यूचुअल फंड वाई का मार्केट के साथ होगा 2800। नीचे में मार्केट का वेरिएंस हमेशा सेम रहेगा। मार्केट का वेरिएंस आपको पता ही है, जो अभी आपने जस्ट ऊपर निकाला कि मार्केट के केस में जो है ना उसका जो वेरिएंस था अभी जस्ट आपने सोल्यूशन में निकाला, वो नीचे रखना, बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब बीटा अगर आपको पता चल गया तो बीटा तो दोनों का अलग अलग पता चला। आपको तो दोनों का अलग अलग बीटा नहीं पूछा, आपको तो बोला पोर्टफोलियो बीटा बताओ। पोर्टफोलियो बीटा का मतलब एक बार कंबाइन करके बताओ, वेट अप्लाई करके। तो आपने वेट अप्लाई कर दिया और ये आपका पोर्टफोलियो बीटा आ गया। अब पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालने के लिए आप जो
यहाँ पर फॉर्मूला यूज करोगे, उसमें वेट लोगे, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो इनका खुद का आप निकाले हो वेरिएंस पिछले पेज में, वही स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर की जगह पे पुट कर दोगे, क्योंकि वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। सिमिलरली ये वेट लोगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन लोगे, 2 इंटू वेट 1 इंटू वेट 2 लोगे, और उसके बाद ये वाला जो कोवेरियंस है, कोवेरियंस जब क्वेश्चन में कोवेरियंस दिया हो तब स्टैंडर्ड डिविएशन 1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2 इंटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं करके सीधा आप वेरिएंस लिख देना, ठीक है। और वेरिएंस जब यहाँ पर लिखोगे मेरे भाइयों एवं बहनों, तो आपको एक्स और वाई का लिखना है, एक्स और वाई का लिखना है, ठीक है आपको, क्योंकि आप स्टैंडर्ड डिविएशन जो अभी आप पोर्टफोलियो वेरिएंस निकाल रहे हो, आप स्टैंडर्ड डिविएशन यानी आप एक्स वाई का निकाल रहे हो, तो यहाँ पर एक्स वाई का आपको कोवेरियंस से लेना है, कोवेरियंस एक्स वाई का लेना है, ओके, क्योंकि अभी आप पोर्टफोलियो वेरिएंस एक्स वाई का निकाल रहे हो, ओके। तो एक्स वाई का आप ले लिए, यहाँ पर जो मैंने सर्किल किया वहाँ पर एक्स वाई का आपको, आप क्वेश्चन में दिया हुआ मैट्रिक्स वाला जो है ना उससे चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में सबसे नीचे में दिया हुआ टेबल करके उसमें एक्स वाई वाला वैल्यू ले लेना, तो आपका ये आंसर आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। उसके बाद आपको अगला में बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इनटू बीटा, जो भी आपने बीटा निकाला ना, एक साथ जो बीटा करके निकाला, ये वाला बीटा वेट से मल्टीप्लाई करके वो वाला बीटा लोगे, और रिस्क इन मार्केट क्वेश्चन में दिया हुआ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ, ये आपको लेना है, ठीक है। और मिक्स रिटर्न के केस में आपको क्या करना है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो सेम रहेगा, लेकिन इसका बीटा अलग हो जाएगा, ओके, इसका बीटा अलग हो जाएगा, इसका बीटा जो आपने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के केस में निकाला है ना वो हो जाएगा, देखो यहाँ पर आपने 1.087 निकाला है वो हो जाएगा, एंड ये वाला आरएम माइनस आरएफ सेम रहेगा, इसमें भी इसका बीटा अलग हो जाएगा। सिस्टमैटिक रिटर्न का फॉर्मूला मैंने बार बार आपको बोला, बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर, तो मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन आपने क्या देखा, मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर यानी मार्केट का वेरिएंस आपने 3.10 देखा, आप क्वेश्चन में देख लेना सबसे नीचे में जो कोवेरिएंस का टेबल दिया हुआ उसमें जहां पर मिक्स और मिक्स है, लेफ्ट में भी मिक्स और ऊपर में मिक्स, वो वाला वैल्यू ले लो और यहाँ पर बीटा का स्क्वायर ले लो, तो आपका जो बीटा है जो अभी आप निकाले हो पोर्टफोलियो बीटा उसका स्क्वायर लेना, ओके। नहीं देखो अभी आप जो है ना म्यूचुअल फंड एक्स का निकाल रहे हो सिस्टमैटिक रिस्क, तो इसमें जो है ना म्यूचुअल फंड एक्स का बीटा लेना, म्यूचुअल फंड एक्स का बीटा लेना, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर की जगह मार्केट का लेना। वैसे ही जो सिस्टमैटिक रिस्क वाई का निकालोगे तो इसमें वाई का बीटा का स्क्वायर लेना, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह मार्केट का ही लेना, स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट का होता है और बीटा इसका खुद का होता है, ठीक है। अब सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालोगे तो आप जो है ना जो बीटा अभी पोर्टफोलियो का निकाले हो वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों के बीटा को वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका स्क्वायर करना, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन में भी यहाँ पर फिर से बीटा ऑफ मार्केट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट ही होगा। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए टोटल रिस्क में से सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर दो, टोटल रिस्क का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड का खुद का कितना ये है, एक्स का खुद का कितना ये है वेरिएंस है, यानी एक्स का खुद का स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन, एक्स का खुद का कितना वेरिएंस है उसमें सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर दो, वाई का खुद का कितना है उसमें सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर दो, और अनसिस्टमैटिक रिस्क और जो ये निकालोगे पोर्टफोलियो निकालोगे, कहने का मतलब है कि ये आपका पोर्टफोलियो का खुद का कितना ये है, क्या बोलते हैं आपने अभी निकाला ना पोर्टफोलियो का सिस्टमैटिक रिस्क, वो माइनस कर दो पोर्टफोलियो का खुद का रिस्क कितना आपने अभी निकाला है, पिछले पेज में आपने निकाला ना 4.472, ये देखो स्टैंडर्ड डिविएशन करने के जस्ट पहले, ये देखो ये जो आप निकालो ना 4.472, यही तो एसडी स्क्वायर है पोर्टफोलियो का खुद का, तो आपको पोर्टफोलियो का भी निकाल देना है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आपको बोल रहा है सार्फ और ट्रेनर्स रेशियो एंड अल्फा बताओ, तो जो सार्फ है उसका हम आपको बताते हैं, इसके लिए आपको 99 नंबर पेज में आना है। तो सार्फ का जो फॉर्मूला होता है मेरे भाइयों एवं बहनों, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय एसडी स्क्वायर, जिसका निकाल रहे हो उसका एसडी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड एक्स का निकाल रहे हो तो म्यूचुअल फंड एक्स का एसडी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो गया मतलब एवरेज एनुअल रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। उसके बाद रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, वैसे ही वाई के लिए रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो इनका मतलब जो इसका खुद का एसडी है वो नीचे में उसका एसडी का स्क्वायर आ जाएगा, कहने का मतलब है कि एसडी स्क्वायर आप ऐसे मान के चलो ना कि यहाँ पर जो है ना एसडी स्क्वायर का रूट हो जाएगा, एसडी स्क्वायर यानी वेरिएंस का रूट हो जाएगा, ओके। नीचे में सिर्फ एसडी लेते हैं इसलिए वेरिएंस का रूट हो जाएगा, ओके। एंड पोर्टफोलियो का भी जब आप निकालोगे तो इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा कि भाई साहब जो आपका एवरेज रिटर्न है उसमें से माइनस कर देंगे, जो पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न है ना आपने निकाला है 14.6 आया ना, अभी आपने जस्ट निकाला है वेट से मल्टीप्लाई करने के बाद आपने निकाला है, देखो थोड़ा सा पहले चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में पहले चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखो आपने पोर्टफोलियो रिटर्न निकाला, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, तो आपने जो निकाला है उसी के बेसिस पर आपको इसका आंसर निकाल लेना है कि भाई साहब इसका जो आंसर होगा शार्प के हिसाब से वो ये हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सेम है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और नीचे में सीधा आपने एसडी ही इसका ले लिया, आप चाहो तो वेरिएंस का एसडी का स्क्वायर रूट में ले सकते हो, यानी तो सीधा आप एसडी ले लो क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट भी हट जाएगा, ठीक है। और ट्रेनर्स का फॉर्मूला होता है जो यहाँ पर आपका ट्रेन यॉर्क दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय बीटा, यानी उसके बीटा से ऊपर वाला सेम है, बस उसके बीटा से डिवाइड कर दो, ये उसका नीचे वाला हो जाता है। और अल्फा का फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। एवरेज एनुअल रिटर्न जो क्वेश्चन में दिया हुआ एवरेज एनुअल रिटर्न, और इसका तो निकाले ही हुए हैं, माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न जो ऊपर में रोमन 3 में निकाले हो ना वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये उसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बेसिस पर है, आपको एक बार लर्न करना पड़ेगा। फिर आप आ जाइए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसके लिए आप आ जाइए पेज नंबर, आप आ जाइए पेज नंबर 70 में आ जाइए, 70 नंबर पेज में आ जाइए, जिसमें आपको 18 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि अमूल लिमिटेड हैज मेंटेनिंग
अ ग्रोथ रेट ऑफ 12% इन डिविडेंड, ठीक है, इसका जो है ना 12% का ग्रोथ है डिविडेंड में। कंपनी हैड पेड ₹3 पर शेयर डिविडेंड पे करता है, मार्केट में इसका रिस्क आरएम जो है वो 15% है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% है, कोएफिशिएंट ऑफ कंपनी जो है वो 1.2 है, कोएफिशिएंट, ठीक है। आगे बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालने के लिए बोल रहा है सीएपीएम को यूज करके, और इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है इसका ग्रोथ मॉडल को यूज करके। ये सीए इंटरमीडिएट का कॉपी पेस्ट है, आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब आप आ जाइए, हम आपको दिखाते हैं, आप एक बार 99 नंबर पेज में आ जाइए। 99 नंबर पेज में आप जब सबसे नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि देखो सीएपीएम का फॉर्मूला ये होता है जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, फिर उन्होंने वही अप्लाई कर दिया क्वेश्चन में, बीटा बीटा सब कुछ दिया ही हुआ है, बीटा बीटा को अप्लाई करके इन्होंने वो निकाल दिया सीएपीएम के हिसाब से। एंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला होता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने निकाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू डिविडेंड बाई मार्केट प्राइस प्लस जी। तो डिविडेंड में इन्होंने जो है ना ग्रोथ लगाया नहीं है, तो ग्रोथ 12% का है, तो 12% यानी डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई मार्केट प्राइस प्लस जी करोगे, और एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, यानी के इक्वल टू, आप सीए इंटरमीडिएट में सीखे होगे, के इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई मार्केट प्राइस प्लस जी। तो वही फॉर्मूला यूज किए जिसमें मार्केट प्राइस नहीं देना है, क्योंकि ये जो के है ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, वो यूज करके हम लोग मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। मार्केट प्राइस 84 रुपीज का है, यही है इसका आंसर। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको आना पड़ेगा 70 नंबर पेज में। 70 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बोल रहा है कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी एक्स। सिक्योरिटी एक्स का इक्विलिब्रियम रिटर्न दिया हुआ है और मार्केट रिटर्न दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम रिटर्न और मार्केट रिटर्न दोनों दिया रहता है तो आप समझ लेना इक्विलिब्रियम रिटर्न और मार्केट रिटर्न को आपस में डिवाइड करके जो है ना वो बीटा निकाला जा सकता है। इक्विलिब्रियम रिटर्न और मार्केट रिटर्न दोनों को आपस में डिवाइड करके बीटा निकाला जा सकता है, यानी बीटा 1 है यहाँ पर 15/15 करके, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है आपका देखो यहाँ पर $140 बोल रहा है, 7% है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे वो बताएंगे आपको। कोवेरिएंस दिया हुआ मार्केट का एंड सिक्योरिटी रिटर्न का, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दिया हुआ है। आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न। तो सबसे पहले आप आ जाइए एक बार पेज नंबर 100 में आ जाइए, जहां पर इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन में आ जाओ। सबसे पहले आप क्या करो कि आप सबसे पहले निकालो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है कितना। तो 140 जो है ना 147 जो है ना वो 140 का कितना परसेंट है, 5%। ये एक तरीका है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, ठीक है। 7 जो है वो 140 का कितना परसेंट है, 5% है, ये आपको निकालना था। और सीएपीएम को यूज करके, क्योंकि क्वेश्चन में आपका जो है ना वो क्वेश्चन में आपका जो है वो मार्केट का रिटर्न दिया हुआ था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ, मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपने निकाल ही लिया। ओके, तो आपको मार्केट का रिटर्न दिया हुआ था, इक्विलिब्रियम रिटर्न दिया हुआ था। तो फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम रिटर्न यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न, या केई यानी इक्विलिब्रियम रिटर्न इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएफ माइनस आरएफ। तो आपको इक्विलिब्रियम रिटर्न पता है 5, रिस्क रेट ऑफ रिटर्न आपने निकाल लिया, रिस्क इन मार्केट 15 दिया हुआ, 5 दिया हुआ, इससे आपका बीटा 1, इससे इस तरीका से भी आपका बीटा आ सकता है, बीटा आ सकता है। नहीं तो आप सीधा बीटा को 15/15 करके भी निकाल सकते हो, दोनों तरीका से बीटा निकाल सकते हो। अगर आपको ये वाला तरीका नहीं पसंद में आया हो तो आप इसको काट देना और आप बोलना हम सीधा एक दूसरे को आपस में डिवाइड करके निकाल लेंगे भाई 15/15। तब आपको ऊपर में कुछ नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ 15/15 इक्विलिब्रियम रिटर्न और मार्केट रिटर्न, यानी मार्केट रिटर्न डिवाइड बाय इक्विलिब्रियम रिटर्न करके आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको जब स्टैंडर्ड मतलब डिविएशन निकालना है तो बोल रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन में आपने बीटा निकाल लिया और बीटा इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स। अभी आप देखो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न निकाल रहे हो, तो आपका एक्स का मार्केट के साथ सोच करके आप देखो कि क्वेश्चन में एक्स का मार्केट के साथ सोच करके दिया हुआ है 225%, 225%, और नीचे में आपका मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका 225 और स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा 15, ठीक है, मार्केट का। वैसे ही जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी करोगे तो देखो इसके पहले आपने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ किसका निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट निकाला। तो इसका फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स, मतलब कोवेरिएंस ऑफ मार्केट और सिक्योरिटी का मिला करके कोवेरिएंस 225 क्वेश्चन में दिया हुआ है, और नीचे में बीटा निकाल रहे हो तो नीचे में हमेशा मार्केट ही रखना पड़ेगा, नीचे में हमेशा आपको मार्केट ही रखना पड़ेगा। तो आपने नीचे में 5 ही रखा और ऊपर में 225, नीचे में आपने मार्केट का ही स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर रखा, ऊपर में 225 रखा, आपको मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल गया। लेकिन जब आप सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हो तब आपको फॉर्मूला ये फॉलो करना पड़ेगा। जब आप सिक्योरिटी का निकाल रहे हो तब आपको निकालना पड़ेगा बीटा ऑफ एक्स, यानी बीटा ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि आपको सिक्योरिटी का भी बीटा निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला था। आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, आपको बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न। तो सिक्योरिटी रिटर्न का जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन निकालोगे, जब आप मार्केट रिटर्न का निकाल रहे थे तो कोवेरिएंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट को ऊपर रखा और नीचे में मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर कर दिया। लेकिन जब आप सिक्योरिटी का निकाल रहे हो तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी ऊपर रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट नीचे रखना पड़ेगा और इनटू करना पड़ेगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट के साथ। तो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सिक्योरिटी नहीं पता है, बाकी सब कुछ आपको पता है, बीटा भी पता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पता है, मार्केट का भी आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता है। इससे आपका जो है ना सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकाल लोगे इजीली। ओके, अब आप एक बार आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। उसके लिए आपको 70 नंबर पेज में आना है। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 20 में आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सिंपल तरीका से बोल रहा है कि अज्यूम दैट एबीसी लिमिटेड एंड एक्सवाईजेड लिमिटेड आर करेक्टली प्राइस अकॉर्डिंग टू सीएपीआर मॉडल, ओके, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द बीटा इज इतना। देखो आपका पैसा जो है ना वो दो कंपनी में लगा हुआ, फॉर एग्जाम्पल
एबीसी लिमिटेड और एक्सवाईजेड लिमिटेड में एबीसी लिमिटेड इतना रिटर्न दे रहा है, उसका इतना बीटा है, और एक्सवाईजेड लिमिटेड इतना रिटर्न दे रहा है, उसका इतना बीटा है। आपको बोल रहा है ना, तो मेरे को सिक्योरिटी मार्केट लाइन बना करके दो, तो मेरे को सिक्योरिटी मार्केट लाइन बना करके दो। तो इसके लिए आप आ जाइए सोल्यूशन के लिए 101 पेज में आ जाइए, और 101 नंबर पेज में आप आओगे तो सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई साहब सीएपीएम मॉड्यूल के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि उनका जो मार्केट प्राइस है वो करेक्टली प्राइस्ड है अकॉर्डिंग टू सीएपीएम मॉडल। तो सीएपीएम मॉडल का फॉर्मूला यूज करके आपको दो इक्वेशन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये निकाल दो कि भाई साहब देखो आरएफ प्लस आरएम, बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ होता है फॉर्मूला। आपको सिर्फ बीटा पता है, और आपको क्या है कि उसका जो रिटर्न है, ठीक है, उसका जो रिटर्न है एक्सपेक्टेड रिटर्न वो भी पता है, यानी जो लेफ्ट साइड वाला है वो भी पता है। तो इससे आपका दो इक्वेशन बन जा रहा है, यानी 19.8 उसका इक्वल में हो जाएगा, और इस दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आपका जो है ना वो आरएफ भी आ जाएगा और आरएम भी आ जाएगा, आरएफ भी आ जाएगा और आरएम भी आ जाएगा। ओके, और आपको यही निकालना था, आरएफ और आरएम अगर आपका दोनों आ चुका है 18% और 9%, तो सिक्योरिटी मार्केट लाइन का फॉर्मूला होता है आरएफ प्लस बीटा इंटू रिस्क इन मार्केट। ओके, तो देखो आपका यहाँ पर आरएम माइनस आरएफ को ही बोला जाता है रिस्क, मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी 18 में से 9 करोगे तो आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन यानी एसएमएल का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। ओके, तो मार्केट रिस्क प्रीमियम 18 माइनस 9 करके निकाल लिया, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% है जो अभी आपने जस्ट निकाला, और बीटा आपको पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीटा जो ऊपर में दिया हुआ है वो दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, आपको एक साथ वाला चाहिए जो कि आपको पता नहीं है। तो नहीं पता तो उसको वैसे ही छोड़ दो, कुछ ना कुछ इस सिक्योरिटी मार्केट लाइन या कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन इसमें कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा जो आपको पता नहीं रहेगा, उसको वैसे ही छोड़ देना, और आंसर में वैसे प्लस फॉर्मेट में ही छोड़ देना है, वही उसका आंसर होगा। इसको और कुछ नहीं करना है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर जो है ना प्लस में ही रहने देना है। अब आप आ जाइए सीधा पेज नंबर 70 में आ जाइए, जहां पर आपको नीचे से जो है वो क्वेश्चन नंबर 21 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड हैज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 22%। एबीसी लिमिटेड एक्सपेक्ट करता है कि उसका 22% का रिटर्न होना चाहिए, मतलब ए लिमिटेड एक्सपेक्ट करता है 22% का रिटर्न होना चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन 40% होना चाहिए। बी लिमिटेड ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका रिटर्न 24% होना चाहिए और स्टैंडर्ड डिविएशन 38% होना चाहिए। ए लिमिटेड का बीटा इतना है और बी लिमिटेड का बीटा इतना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट दोनों का एक साथ मिला करके 0.72 दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो मार्केट का है वो 20% है। सजेस्ट करो कि क्या बी लिमिटेड में पैसा लगाना जो है ए में नहीं लगा के बी में लगाना बेटर होगा, या 30% बी में लगा देंगे और 70% ए में लगा देंगे, ये बेटर होगा। तो उस केस में मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या रहेगा और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, और क्या तुम मेरे को बताओ कि मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा और हाउ मच रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न उस केस में होगा। ठीक है, मेरे को तुम बताओ ये। ओके, उसके बाद मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी आपसे पूछा। उसके बाद आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा क्या हो जाएगा पोर्टफोलियो का अगर ए में 70% लगाएंगे और बी में पैसा 30% लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम आपको जो सोल्यूशन है ना वो बताते हैं। सोल्यूशन के लिए आपको 101 पेज में आना है, 101 पेज। ओके, तो 101 पेज के लिए आपको सीधा चले आना है नीचे। देखो यहां पर सबसे पहले आपको ये बोलना है कि भैया ए लिमिटेड का जो है ना रिटर्न लोअर है लेकिन रिस्क ज्यादा है देन बी, हेंस इन्वेस्टिंग इन बी लिमिटेड इज बेटर देन ए। क्योंकि ए लिमिटेड का देखो, हम आपको एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में वो लोग क्या बोल रहा था क्या बी लिमिटेड में पैसा लगाना बेटर होगा ए लिमिटेड के कंपेयर में। तो आप क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन में आप जब देखोगे तो आपको रिटर्न दिखेगा ए लिमिटेड का 22% और स्टैंडर्ड डिविएशन 40%, रिस्क है 40% और रिटर्न 22% है। जबकि बी लिमिटेड में रिटर्न 24% है, ए से ज्यादा है, और रिस्क जो है वो ए में 40% है लेकिन बी में 38% ही है। यानी बी में क्या है ना कि रिटर्न भी ज्यादा दे रहा है और रिस्क भी कम है, तो बी को अडॉप्ट करना सच में बहुत अच्छा होगा। ये वो बहुत अच्छा बात बोला। उसके बाद उन्होंने सेकंड नंबर क्या पूछा था इसमें, उन्होंने सेकंड नंबर में पूछा कि 30% और 70% का वेट है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, 70% और 30% का वेट को देकर के जो क्वेश्चन में उन्होंने रिटर्न दे रखा हुआ है 22% का और 24% का, उसका एवरेज रेट मतलब एवरेज रिटर्न निकाल लो, यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लो वेट से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो। वेट 1 जो है आपका 70% का स्क्वायर है, और उसका उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन क्वेश्चन में दिया हुआ पहले वाले का वो 40% यानी ए का 0.40 का स्क्वायर, यानी वेट 1 का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन 2 का स्क्वायर इंटू वेट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट 1 इंटू वेट 2 इंटू आपका हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन 1 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 2, और ये जो है ना ये क्वेश्चन में दिया हुआ कोरिलेशन कोएफिशिएंट उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आ गया पूरे एक साथ का वेरिएंस आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए बी, और उसका रूट कर दो तो आपको पता चल जाएगा। जो स्क्वायर है उसको हटाकर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन एक्चुअली 37% है। ओके, 37% है। उसके बाद आपको नीचे में बोल रहा है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ऊपर वाले केस को ही पूरा फॉलो करेंगे तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। ओके, यानी आपको उसके लिए 102 नंबर पेज में आना है। तो देखो यहां पर इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन क्या बनेगा कि जब 22% आपका ये था एक्सपेक्टेड रिटर्न था, तो आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ और ये बीटा जो आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको लेकर के ये इक्वेशन नंबर 1 बना। और जब 24% रिटर्न था, ठीक है, तब जो है ना उसका बीटा 1.24 था, उसको लेकर इक्वेशन 2 बनेगा। और इस दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आरएफ आपका आ जाएगा 17.48%, जो कि आपका आरएफ उसको उस दोनों इक्वेशन के सहारे आपका आ जाएगा, आरएफ भी आ जाएगा और उससे आरएम भी आ जाएगा। ओके, एंड फाइनली लास्ट में जब आप बीटा निकालोगे तो आप बोलोगे भाई साहब
जब मेरे को दोनों का बीटा आप क्वेश्चन में दे के रखे ही हो और वेट भी दे के रखे हो, तो दोनों को बीटा को वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा दैट इज कॉल्ड बीटा का एवरेज। ठीक है, यानी जो उन्होंने सबसे लास्ट में पूछा, इस क्वेश्चन में उन्होंने सबसे लास्ट में क्या पूछा था, उन्होंने बोला व्हाट इज द बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी खत्म हो गया। 22 के लिए आपको 71 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोल रहा है कि XYZ लिमिटेड हैज सब्सटैंशियल कैश फ्लो एंड यूनिट्स that has surplus fund are utilized to meet the future capital expenditure likely to happen after several months are invested in a portfolio of short term equity investment, details for which are given below। आपको यहां पर बोल रहा है कि देखो आप जो है ना इन्वेस्टमेंट किए हो, इस सब इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाए हो और इतना सारा नंबर ऑफ शेयर खरीदे हो और उस सभी शेयर का बीटा दिया हुआ, उसका मार्केट प्राइस दिया हुआ और वो कितना कमा करके देगा वो दिया हुआ। मार्केट में उसका आरएम रिस्क इन मार्केट क्या है 9% और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 11% है। आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट करके बताओ मेरे को XYZ लिमिटेड का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का आपको रिस्क बोल रहा है निकाल के देने, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन बोल रहा है निकाल के देने के लिए, ओके उस पोर्टफोलियो का। और उसके बाद बोल रहा है कि क्या कोई चेंज इन कॉम्पोजिशन होना चाहिए, वेदर XYZ लिमिटेड शुड चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स पोर्टफोलियो, क्या उसको कोई कॉम्पोजिशन में चेंजेस लाना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर में कोई चेंजेस लाना चाहिए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप आ जाइए 102 नंबर पेज में, जहां पर आपको सोल्यूशन दिखेगा। सबसे पहले आप क्या कर लो ना, बहुत ही इत्मीनान से, क्योंकि आपको रिस्क निकालने के लिए बोल रहा है। इन्वेस्टमेंट लिखो, नंबर ऑफ शेयर लिखो और उसका जो मार्केट प्राइस है जो क्वेश्चन में देकर के रखा हुआ है, क्वेश्चन में जो देके रखा हुआ वो मार्केट प्राइस लिख लो। अब इस दोनों को, नंबर ऑफ शेयर को और मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करके मार्केट वैल्यू निकाल दो। अब क्वेश्चन में डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज दिया हुआ है, तो मार्केट वैल्यू पर डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज को अप्लाई करके डिविडेंड का अमाउंट निकाल लो। ठीक है, डिविडेंड का अमाउंट निकालो। जब आप देखो ना 2 लाख, हम एक बार कैलकुलेटर में करते हैं, 2,57,400 का आप 19.5% निकालोगे तो आपका आ जा रहा है 50,193। तो अब आप ये निकाल लो और उसके बाद आप क्या करो, देखो यहाँ पर आपको कॉम्पोजिशन के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन इन्होंने कैसे निकाला, इन्होंने बोला कि देखो भाई साहब, ये जो आपका टोटल है, टोटल अमाउंट है मार्केट वैल्यू का, वो 11,05,000 है। उसका 2,57,400 कितना वेट है वो यहाँ पे निकाला। यहाँ पर 2,57,400 डिवाइडेड बाई 11,05,000 करके ये अमाउंट आया। फिर दूसरा वाला है 2,33,600, तो 2,33,600 डिवाइड बाई 11,05,000 उससे डिवाइड किया। फिर तीसरा वाला इसको डिवाइड किया इस टोटल के साथ, तो ये आया और फिर ये आया, टोटल कॉम्पोजिशन आ गया। और क्वेश्चन में आपका जो बीटा है वो क्वेश्चन में गिवन है, उसको लिख करके कॉम्पोजिशन को आपको क्या करना है, रुको एक सेकंड, कॉम्पोजिशन को आपको बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करके आपको वेटेड बीटा पता चल जाएगा, जो आपका बीटा का टोटल है वो इतना है। ओके, अब आप जब रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालोगे तो आप ये बोलोगे ना कि डिविडेंड का टोटल हम इतना कमाए, जबकि हम पैसा मार्केट वैल्यू इतना लगाएं, तो कमाए जो उसको ऊपर रखो, जितना टोटल पैसा लगाए नीचे रखो, ये आपका रिटर्न का पोर्टफोलियो का आंसर आ गया। बीटा आ गया 1.46 जो यहाँ पर टोटल आ गया। ओके, एंड उसके बाद मार्केट रेट इम्प्लिसिट क्या हो जाएगा। अब आप फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे, मार्केट रिस्क इम्प्लिसिट, यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे के इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एफ माइनस आर एफ, तो इस फॉर्मूला के थ्रू आपका बीटा आ जाएगा, इस फॉर्मूला के थ्रू आपका बीटा आ जाएगा 1.42। जबकि आप बोलोगे कि भाई बीटा तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आप बीटा तो ऑलरेडी यहां पर निकाल चुके हो 1.46, लेकिन मार्केट रिस्क इंप्लिसिट के थ्रू, मार्केट रिस्क इंप्लिसिट यानी के इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा करके, जिसमें आप बीटा को मिसिंग रखोगे और जो आपका ये है, ये जो 22.3638 है वो ये वाला को के मानोगे, ये वाले को के बना करके यहाँ पे डाल दोगे। और ये आर जो आपका रिस्क फ्री रेट मतलब रेट ऑफ रिटर्न है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ और आरएम भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको पुट करके आपका जो बीटा है वो 1.46 नहीं आकर के 1.42 आ रहा है। तो आप बोलोगे कि देखो मार्केट का जो बीटा है वो 1.42 अभी आ गया, जबकि पिछले पेज में जब हम बीटा वैसे वेट से मल्टीप्लाई करके निकाले तो 1.46 आया था। ओके, तो जो पिछला पेज में करके आया ना वो बीटा ज्यादा था। ठीक है, तो आपको यहां पर कहना है कि जो आपका पोर्टफोलियो वाला बीटा है वो ज्यादा है। आपको ये सिर्फ कह देना है कि पोर्टफोलियो वाला जो बीटा है वो 1.46 है, वो ज्यादा है, ये कम है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर बोला डिसीजन बताओ, डिसीजन क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डिसीजन के लिए सबसे पहले ऊपर में इन्होंने 2 लाइन में बताया कि XYZ लिमिटेड जो है वो किस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएगा, उसको किस में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो शेयर होल्डर को कितना रिटर्न देता है ना उस पर ये डिपेंड करता है, वो शेयर होल्डर को कितना रिटर्न देता है। ठीक है, कितना डिविडेंड देता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये करेंगे कि ये जो फॉर्मूला उन्होंने लिखा ना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ठीक है, उसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका क्वेश्चन में ये आपका हो गया ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न सभी के केस में 11% है। ठीक है, आरएम सभी के केस में 19% है, ये 11% है। बीटा जो आप इसका इंडिविजुअली निकाला 1.16, यहां पर देखो एक बार थोड़ा सा पहले चलना। ठीक है, आप जो यहाँ पर क्वेश्चन में बीटा इसका इंडिविजुअली 1.16 दिया हुआ, 2.28 दिया हुआ, इंडिविजुअली मतलब जो बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ वो लेकर के इसका एक्चुअल में रिटर्न निकालो। तो आपका पहले वाले इन्वेस्टमेंट के केस में ये आ रहा है, दूसरे वाले केस में ये आ रहा है, तीसरे वाले के केस में ये आ रहा है, चौथे वाले के केस में ये आ रहा है। ओके, आपको ये कहना है यहाँ पर मतलब सभी का आपने यहाँ पर निकाल दिया भाई, के ही निकाल दिया। अब के ही निकालने के बाद आपको कॉम्पोजिशन पे ये कमेंट करना है कि इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट 1, 2 एंड 3 में कम मिल रहा है तो वो उसे सेल कर देगा। देखो मेरा बात सुनो, आपके क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि
क्या बोलते हैं, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड जो है ना वो पहले वाले के केस में दिया हुआ है 19.5%, जबकि यहां पर आपने के निकाला 20.28। देखो ये जो है ना, ये जो आप के निकाल रहे हो ना, इसको बोलते हैं कि शेयर होल्डर को कितना चाहिए, शेयर होल्डर कितना मांगा, तो शेयर होल्डर मांगा 20.28, जबकि क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड जो 19.5% इन्वेस्टमेंट 1 के केस में दिया हुआ है, वो ये कह रहा है कि कंपनी ने उसको जितना परसेंटेज दिया ना वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंपनी ने जितना परसेंट दिया वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 19.5% इन्वेस्टमेंट 1 के केस में दिया, लेकिन ये मांगा तो 20.28 था ना, ये तो ज्यादा मांगा था, कंपनी ने कम दिया ना, तो ये गुस्से में आकर के कंपनी का शेयर रखेगा नहीं, वो बोलेगा भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट 1 to 3 यानी इन्वेस्टमेंट 1 जो है उसमें मेरा घाटा हो रहा है, तो ये बोलेगा ना नहीं हम तो इसको बेच करके खत्म करेंगे, इसमें मेरा घाटा हो रहा है। वैसे ही जो इन्वेस्टमेंट 2 है ना, उसमें इसको चाहिए 29.24%, जो शेयर होल्डर है उसको चाहिए 29.24%, लेकिन क्वेश्चन में 24% ही दिया हुआ है, तो वो कम दे रहा है, तो वो उसको भी बेचेगा, इन्वेस्टमेंट 2 को भी बेचना पसंद करेगा क्योंकि उसका घाटा हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट 3 में क्वेश्चन में दिया हुआ है 17.5%, जबकि इसको चाहिए 18.20%, इसको जो चाहिए वो कैलकुलेट किए हो आप, तो आप बोलोगे इसमें भी कम दे रहा है, वो उसको भी बेचना पसंद करेगा। और इन्वेस्टमेंट 4 में क्या है कि कंपनी दे रहा है 26%, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये मांगा 23% ही था, यानी इसको ज्यादा मिल रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट नंबर 4 को ये बाय करना पसंद करेगा, ये उसका इन प्रपोर्शन को इंक्रीज करना पसंद करेगा, ये उसको और खरीदना पसंद करेगा। यही था इस क्वेश्चन का आंसर। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वो हम आपको बताते हैं। उसके लिए आपको 71 नंबर पेज में आना है। 23 नंबर पेज में चले आइए और 71 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पे क्वेश्चन नंबर 23 है। यहां पर बोल रहा है कि अ कंपनी हैज चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन सेवरल डिफरेंट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, कंपनी के पास जो है ना वो चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। अमाउंट ऑफ, देखो इस कंपनी के पास 1 करोड़ रुपया ही है इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पर म्यूचुअल फंड उसके पास 5 ठो है, और सभी का बीटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और उसके पास 1 करोड़ ही पैसा है लगाने के लिए। तो आगे बोल रहा है, आगे आपको नीचे में बोल रहा है कि अगर वो 20% पैसा इन्वेस्ट कर दे हर एक म्यूचुअल फंड में, फर्स्ट 2 म्यूचुअल फंड में 20% लगा दे, यानी 40 लाख चला गया, एंड बाकी का जो सीडीई बच गया उसके लिए 60 लाख बचा, उसको वो इक्वली लगा दे सीडीई में, यानी उसमें भी 60 लाख डिवाइड बाय 3 ठो में लगाना है सीडीई में, तो 20 लाख करके ही आएगा, यानी सब में 20 लाख करके ही आएगा। तो क्या बीटा होगा वो बताओ। दूसरा आपको बोल रहा है कि अगर वो 15% लगा दे सी में, 15% लगा दे ए में, 10% लगा दे ई में, और बैलेंस पैसा वो इक्वली 2 म्यूचुअल फंड में लगा दे, तो क्या बीटा होगा। और उसके बाद आपको बोल रहा है कि तू मुझे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ मतलब पोर्टफोलियो बताओ। देखो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% और बीटा 1 है, ये दोनों खुद ही वो देके रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी के ही देके रखा है और बीटा 1 देके रखा है, तो व्हाट इज द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न इन बोथ द सिचुएशन गिवन अबव। तो ऊपर वाले केस में पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होना चाहिए वो बताइए। तो उसके लिए आप सीधा आ जाइए और 103 नंबर पेज में आ जाइए, 103 नंबर पेज, ओके 103 नंबर पेज, जहां पर आपको नीचे से जो है ना क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दिखेगा। सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें आप क्वेश्चन में दिया हुआ बीटा का अमाउंट लिख लो, बीटा वाला जो दिया हुआ फिगर वो लिख लो। इन्वेस्टमेंट सभी में 20 लाख ये कर रहा है, ये कैसे कर रहा है मैंने बता दिया, 20% और बाकी का 60% का 1/3 करके सब में दे दोगे, तो इसको आपस में बीटा को इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वेटेड इन्वेस्टमेंट आ गया, इसका टोटल को ही बोलते हैं वेटेड बीटा। ठीक है, देखो ये टोटल है आपका 122 और आपका अमाउंट है 100, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है डिवाइड बाय मतलब वेटेड इन्वेस्टमेंट को ऊपर रखो, जो वो बीटा से मल्टीप्लाई करके आया है, और इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को नीचे रखो, तो आपका आ गया 122 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 1.22। ओके, यानी आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपका जो 1.22 है ये बीटा है, ये समझ लो कि 122 डिवाइड बाय 100, नीचे में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम पैसा चेंज कर दें, ये बीटा है और सब में पैसा चेंज कर दोगे तो भी आपको वैसे ही निकालना है जो आपने ऊपर में निकाला। और फिर आपको तीसरे नंबर में बोला कि इसका पोर्टफोलियो ये क्या होगा, मतलब क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए आप बोलोगे कि भाई साहब जो आपने रोमन नंबर 1 के केस में बीटा निकाला उसको उसके उस रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दो, जो क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% दिया हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो आपको क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना परसेंट दिया हुआ था, 12% दिया हुआ था, उसको मल्टीप्लाई कर दो जो बीटा आपने निकाला उसके साथ, और रोमन 2 में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको रोमन 2 के बीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये रोमन 1 नंबर जो ऊपर निकाला उसका बीटा है, और ये रोमन 2 नंबर का बीटा के साथ मल्टीप्लाई करके आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हो, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो विद दैट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी ऊपर वाले इन्वेस्टमेंट के पैटर्न के साथ अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जानना है और वो पोर्टफोलियो का जानना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोला आपको कि रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, जैसे ही मार्केट वर्ड यूज किया तो आपको रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो बोला, यानी ये रिटर्न लो और मार्केट का क्या होता है, रिस्क होता है, यानी मार्केट का बीटा होता है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ गया। अब आप आ जाइए पेज नंबर 71 में ही आ जाइए नीचे, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 24 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए जो है आपको हम एक बार समझाते हैं। देखो ये बोल रहा है कि सपोज इकोनॉमी ए इज ग्रोइंग रैपिडली, ये मान के चलो कि इकोनॉमी ए बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, यू आर मैनेजिंग अ ग्लोबल इक्विटी फंड एंड सो फार यू हैव इन्वेस्टेड ओनली इन डेवलप्ड कंट्री स्टॉक ओनली। अब आपने क्या किया कि आपको ग्लोबली फैलना है, इसलिए आपने कंट्री मतलब आपने स्टॉक मतलब डेवलप्ड कंट्री के स्टॉक में ही सिर्फ पैसा लगा के रखा हुआ है। नाउ यू हैव डिसाइडेड टू ऐड स्टॉक ऑफ
स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए टू योर पोर्टफोलियो। अब आप जो है ना कुछ पैसा इकोनॉमी ए में भी पैसा लगाना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, क्योंकि इकोनॉमी ए बहुत तेजी से अभी बढ़ रहा है और आपने सारा पैसा डेवलप्ड इकोनॉमी में लगा के रखा हुआ, डेवलप्ड कंट्री में लगा के रखा हुआ है। तो अब आप कुछ पैसा इकोनॉमी ए में लगाना चाहते हो क्योंकि इकोनॉमी ए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको नीचे में बोला कि टेबल जो है तुमको एक्सपेक्टेड रेट शो कर रहा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेट, रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ऑल एस्टिमेट्स आर फॉर द एग्रीगेट ऑफ स्टॉक मार्केट ऑफ डेवलप्ड कंट्री। ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्री का एस्टीमेट है और स्टॉक मार्केट का। तो यहाँ पर देखो ये डेवलप्ड कंट्री में जिसमें आप पैसा ऑलरेडी लगाए हुए हो और अभी इकोनॉमी ए जो अभी रैपिडली ग्रो कर रहा है उसका दिया हुआ कॉलम। आपको बोल रहा है कि देखो इसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इतना है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट इतना है। आपको दोनों को देके रखा। आपको यहाँ पर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया और यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, बोला कि बताओ तो मुझे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी एलोकेटेड टू स्टॉक ऑफ इकोनॉमी, यानी उस इकोनॉमी ए में कितना पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर पोर्टफोलियो, अगर तुम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना तुम अपने पोर्टफोलियो का 0.5% बढ़ाना चाहते हो। तो देखो अभी तो हम पूरा डेवलप्ड इकोनॉमी में पैसा रखे लगाए हुए हैं, अगर मुझे इसको 10 से 10.5 करना रहे, यानी 0.5% बढ़ाना रहे, तो मुझे इकोनॉमी ए में कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ये पहला क्वेश्चन बोला। दूसरा क्वेश्चन बोला कि व्हाट विल बी योर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ योर पोर्टफोलियो अज्यूमिंग दैट स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए आर इंक्लूडेड इन पोर्टफोलियो एज कैलकुलेटेड एबव। बोल रहा है कि अगर तुम उसमें स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए में पैसा लगा भी दिए तो तुम्हारा एसडी कितना होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होगा। एंड उसके बाद बोला कि आल्सो सो हाउ विल द फंड विल बी कंपनसेटेड फॉर रिस्क अंडरटेकन ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ स्टॉक ऑफ इकोनॉमी ए इन पोर्टफोलियो। बोल रहा है कि अब तुम रिस्क को कैसे कंपनसेट करोगे, क्योंकि आपने इकोनॉमी ए में भी पैसा लगा दिया तो उसमें भी तो रिस्क होगा। तो अब आप आ जाइए, क्योंकि उसमें उसके ज्यादा रिस्क है, ठीक है। यहाँ पर 16 का ही रिस्क था, यहाँ पर 30 का रिस्क है, इसमें पैसा लगाओगे तो रिस्क ज्यादा हो रहा है। तो उस रिस्क को तुम कैसे कंपनसेट करोगे जितना ज्यादा रिस्क तुम ले रहे हो, यही उसका क्वेश्चन है। इसके लिए आपको सबसे पहले 104 नंबर पेज में आना चाहिए, जहां पर आपको इसका आंसर दिखेगा क्वेश्चन नंबर 24 का। देखो सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई हम ये मानते हैं कि इकोनॉमी ए में जो तुम पैसा लगाओगे ना वो डब्ल्यू है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि टोटल पैसा में से डब्ल्यू अगर माइनस कर देंगे वेट, तो वो लगा हुआ है डेवलप्ड इकोनॉमी में। डेवलप्ड इकोनॉमी का आपने यहाँ पर रेट ले लिया, जो आपका डेवलप्ड इकोनॉमी का रेट है वो कितना है वो मुझे बताओ। आपका डेवलप्ड इकोनॉमी का रेट है 10%, ओके। डेवलप्ड इकोनॉमी का जो आपका रेट है वो 10% है, ओके। 10% है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। और जो इकोनॉमी ए का है वो 15% है, लेकिन उसमें कितना पैसा लगा ये आपको नहीं पता है। लेकिन इस दोनों को जोड़ करके जो रिटर्न है वो 10 डेवलप्ड इकोनॉमी से पहले मिल रहा था और 0.5 से अभी बढ़ गया तो 10.5 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू का वैल्यू 10% आ जाएगा। उसके बाद वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो के लिए आप बोलोगे कि भाई अगर हम वेट जो है वो 10% लगाते हैं उस इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी ए में लगाते हैं, तो 90% आप लगाएंगे डेवलप्ड इकोनॉमी में, और डेवलप्ड इकोनॉमी का एसडी का स्क्वायर कर दो, यानी वेट 1 का स्क्वायर इंटू डेवलप्ड इकोनॉमी का एसडी का स्क्वायर। फिर वेट 2 जो है, यानी जो यहाँ पर वेट निकाले हो जो इकोनॉमी ए में निकालोगे 10% को 0.1 बोलोगे, यानी वेट 2 का स्क्वायर और इकोनॉमी ए का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। फिर आप 2 इंटू वेट 1 इंटू वेट 2 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन 1, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 2। और यहाँ पर आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्वेश्चन में दिया हुआ था, मेरे ख्याल से हाँ दिया हुआ था 0.30। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो वेरिएशन आ जाएगा, इसी का रूट कर दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पूछ रहा था। अब आपको इसके थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा था, आपको थर्ड नंबर में बोल रहा था कि रिस्क को कैसे कंपनसेट करोगे। जैसे ही रिस्क को कंपनसेट करने का बात है ना, और न्यू स्टॉक में आप पैसा लगा रहे हो, तो आपको यहाँ पर जो है ना शार्प रेशियो अप्लाई करना है। शार्प रेशियो का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन उसका खुद का लेना, एक्सपेक्टेड रिटर्न उसका खुद का लेना, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो क्वेश्चन में जब आप इन्वेस्टमेंट ओनली इन डेवलप्ड इकोनॉमी करोगे, ठीक है, तो आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा वो मुझे बताओ। आपका 10% था, 3% रिस्क फ्री मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 16 था डेवलप्ड इकोनॉमी के केस में। और जब आप पैसा इकोनॉमी ए में लगाते हो तो इकोनॉमी ए में लगाने के बाद देखो, आप इकोनॉमी ए में लगाने के बाद यहाँ पे 10% नहीं ले सकते। आप बोलोगे अब रिटर्न मेरा, आप इकोनॉमी ए का जो रिटर्न है 15% वो भी नहीं ले सकते। आप बोलोगे इकोनॉमी ए में पैसा लगाने के बाद मेरा रिटर्न 10 से 10.5% हो गया, और बाकी ये सेम है, ये वाला रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। और स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, जो आपने निकाला है वो लेना पड़ेगा। मेरा बात सुनना, यहाँ पर आप ऊपर में जो है ना वो रिटर्न में आप इकोनॉमी ए का नहीं ले सकते, क्योंकि आप इकोनॉमी ए का नहीं निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो इकोनॉमी ए में पैसा लगाने से इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो इकोनॉमी ए में लगाने से रिटर्न आपका 10.5% हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न अभी भी उतना ही रहेगा। लेकिन 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 मेरा बात समझना, ठीक है। लेकिन आपका जो ये है क्या बोलते हैं, आपका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अभी जो आपने निकाला ना 15.6%, वो हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसमें पैसा 10% लगा देते हो और वेट आप उसका 0.10 ले लेते हो, तो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 15.6% हो जाता है। तो आपको 15.6 लेना है, तो वो इतना हो जाएगा। आपको यही निकाल के बताना था कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये 0.437 था, अभी वो 0.481 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। एंड उसके बाद आप चलिए सीधा आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो 25 नंबर क्वेश्चन है उसके लिए 72 नंबर पेज में चले जाना है। यहाँ पर 72 नंबर पेज में आपको क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि मिस्टर फेडअप वांट टू इन्वेस्ट अमाउंटिंग ₹520 lakhs एंड हैज अप्रोच्ड हिज पोर्टफोलियो मैनेजर हैज had advised Mr. Fed up
मिस्टर फेड अप टू इन्वेस्ट इन द फॉलोइंग मैनर। उसके पास 520 लाख है एक आदमी के पास, और वो इस मैनर में पैसा लगाना चाहता है। वो मॉडरेटिव में इतना लगाएगा, बेटर में इतना लगाएगा, गुड में इतना लगाएगा, वेरी गुड में इतना लगाएगा, बेस्ट में इतना लगाएगा, सबका बीटा दिया हुआ। आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस मिस्टर फेड अप टू रिगार्डिंग द फॉलोइंग यूजिंग सीएपीएम मॉड्यूल को यूज करके, सीएपीएम मेथोलॉजी को यूज करके आप उसको एडवाइस करिए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो क्या होगा, जबकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% है और मार्केट में यानी निफ्टी में यानी रिस्क इन मार्केट 10% है। ओके, और उसके बाद आपको बोल रहा है कि आप उसको बताइए कि जो एडवाइजेबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विथ निफ्टी, ये जो बेटर है ना, बेटर बेटर बेटर, इसको क्या रिप्लेस कर देना सही रहेगा विथ निफ्टी? निफ्टी का जो रिटर्न है उसके हिसाब से ये जो बेटर है उसको रिप्लेस करना सही रहेगा। तो अब उसके लिए आप सोल्यूशन में आ जाइए, आप जो है सोल्यूशन में आ जाइए। सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ये सीए इंटरमीडिएट का सोल्यूशन है, 100 मतलब सीए इंटरमीडिएट से रिलेटेड है। 104 नंबर पेज में नीचे आइए, 104 नंबर पेज, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 25 दिखेगा। देखो, आप सबसे पहले बोलोगे कि भैया हम सबसे पहले सभी का जो है ना वो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। तो बीटा क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है, आपको बीटा क्वेश्चन में गिवन है। आप एक काम कर लोगे कि देखो आपको सभी का जो है ना बीटा क्वेश्चन में गिवन है, और अमाउंट कितना लगाया ये भी गिवन है। आपको आरएम भी पता है और आपको आरएफ भी पता है, सभी का बीटा से मल्टीप्लाई करके आप सभी का सबसे पहले रिटर्न निकालो। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं एक बार, देखो देखो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सभी का आपने रिटर्न निकाला और बीटा को लिखा, और जो टोटल ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 520 लाख है। अब ये 520 लाख का कौन कितना वेट है वो इसमें निकाला, 520 लाख यानी 60 डिवाइड बाय 520, तो ये इतना आ गया, 80 डिवाइड बाय 520 वो इतना आ गया, ऐसे करके वेट निकाल दिया, और वेट वाले कॉलम को इस रिटर्न वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यानी देखो एक मिनट रुको, वेट वाले कॉलम को रिटर्न वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो 9% को आप क्या बोलोगे, 9% को आप जब 9 को मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 0.115 0.115 तो आपका 1.035 आ जाएगा, यानी ये वाले कॉलम को वेट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो सीए इंटरमीडिएट के जैसे, इसका जो टोटल आ जाएगा इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। बिकॉज आपने कैसे निकाला, आपने वेट जो अमाउंट का है वो इंटू रिटर्न जो आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा करके निकाला, उसके साथ उसको मल्टीप्लाई किया, और यही है डब्ल्यूएससीसी यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, ये ऑल्टरनेटिव तरीका से आपको छोड़ देना है। ठीक है, और उसमें रोमन नंबर 2 में आपको ये कह रहा है, आपको यही निकालने के लिए वो बोल रहा था रिटर्न, एंड रोमन नंबर 2 में वो ये कह रहा है, हम आपको इसका हिंदी बता देते हैं कि बेटर वाला ऑप्शन का भी पीछे पेज देखो, पीछे पेज में जो है ना बेटर वाले ऑप्शन का जब आप रिटर्न निकाला ना तो ये 10% आया, यहां पर आपको दिख रहा होगा बेटर वाले ऑप्शन का रिटर्न 10% आया, ये आपको दिख रहा होगा। ओके, और जो निफ्टी का रिटर्न है, ठीक है, बेटर वाले रिटर्न का जो आंसर आया वो 10% आया, और क्वेश्चन में जो निफ्टी का मार्केट का रिटर्न दिया हुआ नीचे में क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो भी 10% ही दिया हुआ है, तो रिप्लेस करना कोई फायदेमंद नहीं होगा। यही आपको कमेंट में कहना है कि भैया तुम्हारा बेटर का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप सोल्यूशन में निकाले हो वो 10% आया है, और क्वेश्चन में निफ्टी का भी रिटर्न रिस्क इन मार्केट 10% दिया है, तो दोनों जब रिटर्न सेम ही है तो रिप्लेस करना कोई फायदेमंद नहीं होगा। यही आपका कमेंट रहेगा मेरे ख्याल से। और आप आ जाइए 26 नंबर में आ जाइए, उसके लिए 72 नंबर पेज में आ जाइए। तो 72 नंबर पेज में जब आप आएंगे, 72 नंबर पेज में आ जाइए, यहाँ पर आपको बोला है कि योर क्लाइंट इज होल्डिंग द फॉलोइंग सिक्योरिटी, आपका क्लाइंट है जो इतना सारा सिक्योरिटी, इतने सारा कॉस्ट वाला, इतना डिविडेंड वाला, इतना उसका मार्केट प्राइस वाला, इतना उसका बीटा वाला होल्ड कर रहा है। अब इसी तरह का सम बहुत सारा आएगा, देखना ठीक है, कि उसका कॉस्ट भी क्वेश्चन में दिया है और मार्केट प्राइस भी क्वेश्चन में दिया, ताकि आप कैपिटल गेन निकाल पाओ। इसका 10,000 कॉस्ट है, मार्केट प्राइस 9800 ही है, तो 200 का कैपिटल लॉस है। ठीक है, बीटा और इंटरेस्ट दिया ही हुआ है, और उसके बाद आप एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 15.7%, आपको बोला एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालो सीओपीएम को यूज करके, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालो। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। 105 नंबर पेज में आ जाना, जहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पर आपको सबसे पहले बोलना भैया तुम्हारा कॉस्ट इतना है, तुम्हारा डिविडेंड का अमाउंट इतना है, और कैपिटल गेन ये कॉस्ट वाले को क्वेश्चन में गिवन जो मार्केट प्राइस है ना उसके साथ माइनस करके कैपिटल गेन का कॉलम निकाल लेना। कॉस्ट को पहले रखना और मार्केट प्राइस उसमें से माइनस करके कैपिटल गेन निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ डिविडेंड का टोटल आ गया, कैपिटल गेन का टोटल आ गया, कॉस्ट का टोटल आ गया। ओके, अब आप बोलोगे कि भाई आप कितना कमाए, तो आप जो कमाते हो ना वो डिविडेंड का टोटल कमाते हो और कैपिटल गेन का टोटल कमाते हो, उस दोनों को ऊपर में रखो, और कितना लगाए वो कॉस्ट का टोटल को नीचे रखो। ये जो आपका आंसर आ जाएगा इसी को बोलते हैं भैया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट। ओके, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आप अगर निकालोगे तो आप बोलोगे कि सबसे पहले आप जो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, और कुछ दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में, आपको दिया हुआ था बीटा, दिया हुआ था बीटा, तो सबसे पहले आप बीटा का एवरेज निकाल लो। ठीक है, बीटा का एवरेज निकालो, क्योंकि सबका बीटा अलग अलग दिया हुआ, एक बार एवरेज निकाल लो और उसको उस फॉर्मूला में पुट कर देना, सीएपीएम वाला फॉर्मूला में। ठीक है, तो जो अभी आप एवरेज निकाले हो, देखो जो अभी आप सोल्यूशन में निकाले हो ना 15 पॉइंट समथिंग, ये आप निकाले हो ना 16.7%, तो 16.7% जो आप निकाले हो इसका इस्तेमाल करके आपको सोल्यूशन में निकालना है। ठीक है, तो देखो हम एक बार आपको निकाल के बताते हैं। आप बोलोगे कि भाई 16.7% जो है वो हम अभी निकाले हैं, ठीक है, मार्केट का, और जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में 15.7 दिया हुआ है। ठीक है, रुको एक बार हम आपको गाइड करते हैं। जो नीचे का ऑल्टरनेटिव है ना उसको आप थोड़ा साइड कर दो, नीचे का ऑल्टरनेटिव का कोई काम नहीं है। ठीक है, आप ऊपर वाले को इसके सहारे ही निकाल लोगे। आप बोलोगे कि एवरेज रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एवरेज रिटर्न इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको नहीं पता है, और एवरेज बीटा आपने अभी निकाला हुआ है, सभी के बीटा का एवरेज करके। एक्सपेक्टेड रिटर्न अभी जस्ट आपने निकाला ना पिछले पेज में 16.7, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको नहीं पता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका निकल जाएगा 14.7। ओके,
तो यही है आपका। उसके बाद आप आ जाइए अब आप आ जाइए सीधा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपको 73 नंबर पेज में आना है, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको बोल रहे एक आदमी है जो इतना सारा शेयर्स में पैसा, इतना सारा बॉन्ड में लगा रहा है, इतना उसका इनिशियल प्राइस है, इतना उसका डिविडेंड है। इनिशियल प्राइस का मतलब होता है भाई साहब कॉस्ट का, और ये मार्केट प्राइस है। ये वैसे ही है, ये सेम टू सेम है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 26 के जैसा ही है, ठीक है, 26 के जैसा ही है, और ये वैसे ही है, कर लेना प्लीज। और क्वेश्चन नंबर 28 भी जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 27 के जैसा ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि उस मैंने एक तो क्वेश्चन 26 करवा दिया, उसके जैसा ही 27 28 है, वो आप खुद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 29 जब हम आपको बताएंगे तो इसमें कह रहा है कि एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 1000 शेयर ऑफ फैक्लास कंपनी, ठीक है, फैक्लास कंपनी का ये 1000 शेयर होल्ड कर रहा है। प्रेजेंटली द रेट ऑफ डिविडेंड बीइंग पेड बाय कंपनी इज 2%, ₹2 पर शेयर ये पे कर रहा है कंपनी, एंड इसके शेयर को बेचा जा सकता है ₹25 पर शेयर पर। हाउएवर द सेवरल फैक्टर आर लाइकली टू बी चेंज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर एज इंडिकेटेड बिलो। यहां पर बोला है कि देखो एग्जिस्टिंग में हम ऐसे हैं, एग्जिस्टिंग में हम ये हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग में मेरा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इतना है, लेकिन फ्यूचर में 10% होने वाला है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न घटने वाला है। एग्जिस्टिंग में मेरा रिस्क प्रीमियम 6% है, लेकिन रिवाइज होकर ये 4% होने वाला है। बीटा मेरा इतना है, फ्यूचर में ये कम होने वाला है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ अभी इतना है, फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ने वाला है। आपको बोल रहा है कि इन व्यू ऑफ द एबव फैक्टर वेदर इन्वेस्टर शुड बाय, या इन्वेस्टर को अभी शेयर खरीद लेना चाहिए, या होल्ड करना चाहिए, या बेच देना चाहिए, एंड जो करना चाहिए वो क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है उसके लिए आप 107 नंबर पेज में आइए। आप नीचे की तरफ आ जाना। देखो सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई साहब जो हमारा एग्जिस्टिंग फॉर्मूला होता है आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, उसको पुट करके हम एग्जिस्टिंग रिटर्न निकाल लेंगे। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, और रिवाइज रिटर्न भी हम 15% निकाल लेंगे। तो ये एग्जिस्टिंग में मेरे को ज्यादा मिल रहा है, रिवाइज में मेरे को कम मिल रहा है। अब हम प्राइस ऑफ मार्केट निकालेंगे। तो प्राइस ऑफ मार्केट के लिए हम फॉर्मुला यूज करेंगे, जो फॉर्मुला आपने सी इंटरमीडिएट में डिविडेंड डिसीजन में सीखा होगा, के इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाय मार्केट प्राइस प्लस जी, ठीक है। उसी फॉर्मुला को उल्टा पुल्टा करके मार्केट प्राइस इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाय के माइनस जी करके आप मार्केट प्राइस निकाल लोगे, ओरिजिनल वाले में यानी एग्जिस्टिंग वाले में निकाल लोगे, और मार्केट प्राइस आप जो है ना वो रिवाइज वाले में निकाल लोगे। तो आप देखो मार्केट प्राइस यहाँ पर 13.63 है, लेकिन इसमें मार्केट प्राइस 36.33 है। तो आप क्या रेकमेंड करोगे, आप मुझे बताओ। आप बोलोगे भाई वैसे तो एग्जिस्टिंग, देखो यहाँ पर जो बहुत सारा जो इनका ज्ञान लिखा हुआ है ना, उसको हम हिंदी में बताते हैं कि वैसे तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखकर ये लग रहा है कि इन्वेस्टर को शेयर बेच देना चाहिए, बट रिवाइज्ड केस में मार्केट प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ग्रोथ भी बहुत ज्यादा दिया हुआ है क्वेश्चन में। दैट इज व्हाई उसको जो है हम ये सजेस्ट करेंगे कि तुम शेयर होल्ड करो, फ्यूचर में जब उसका रिवाइज सिचुएशन में जब उसका दाम बढ़ जाएगा शेयर का तब बेचना, तब तुम फायदे में रहोगे। ये मुझे उसको सजेस्ट करना है, ओके। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आप आ जाइए मेरे भाइयों और बहनों, आप आ जाइए 74 नंबर पेज में। तो उसमें ये जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 के ये क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो क्वेश्चन नंबर 29 के जैसा ही है, ये सेम टू सेम है। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें जो है ना वो लीनियर इक्वेशन लगेगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, अच्छे से देख लो, ये May 23 में भी आया हुआ है, ओके। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एन इन्वेस्टर हैज टू पोर्टफोलियो नोन टू बी मिनिमम वेरिएंस सेट फॉर पॉपुलेशन ऑफ 3 सिक्योरिटीज ए बी एंड सी एंड हैविंग बिलो मेंशन वेट। बोल रहा है कि भाई इसके पास जो है ना वो 3 तो पॉपुलेशन है, देखो पोर्टफोलियो, और उसके पास पोर्टफोलियो 2 है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो एक्स और पोर्टफोलियो वाई का वो कुछ एबीसी के हिसाब से उसका वेट बताया हुआ है, ठीक है। कि पोर्टफोलियो एक्स उसका ये कहता है कि तुम 30% पैसा लगाओ ए में, 40% बी में एंड 30% सी में, तो इसका टोटल 100% हो गया। पोर्टफोलियो वाई उसका ये कहता है कि तुम 20% पैसा लगाओ ए में, 50% पैसा लगाओ बी में और 30% पैसा लगाओ सी में, ठीक है। ऐसे समझ लो कि ये वाला जो है वो हमारे फैमिली के मेरे पापा जी हैं, और ये वाला जो है वो मामा जी हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो एक्स जो है वो पापा जी हैं और पोर्टफोलियो वाई जो है मामा जी हैं। तो कौन सा पोर्टफोलियो, यानी पापा सही बोल रहे हैं या मामा सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही आपको निकाल के बताना है। आपको बोल रहा है कि इट इज सपोज दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी किसी में कम पैसा या ज्यादा पैसा लगाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। अब आप आ जाइए, आपको बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द वेट फॉर ईच स्टॉक for portfolio constructed by investment of rupees 5000 in portfolio X and 3000 in portfolio Y। आपको क्या, आपका क्या जो है ना वो वेट होगा, आपको बोल रहा है कि what should be the weight for each stock for portfolio। देखो अगर आप 5000 रुपए लगाओगे ए में, 5000 रुपए लगाओगे पोर्टफोलियो एक्स में, तो आपका क्या वेट होगा। तो आप बोलोगे 30% ए में जाएगा 5000 का, 40% 5000 का बी में जाएगा और 30% 5000 का सी में जाएगा, ये पोर्टफोलियो एक्स हो गया। एंड बोल रहा है 3000 वाई में लगाओगे तो 3000 का 20% ए में जाएगा, 3000 का 50% बी में जाएगा और 3000 का 30% सी में जाएगा। यही होगा आंसर में, आप चेक कर लेना, हम दोबारा नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि सपोज करो कि इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया 8000 रुपया, इसके पास जो टोटल था 5000 और 3000 यहाँ पर, उस 8000 में 4000 रुपया वो सिक्योरिटी ए में लगा दिया, यानी ये वाला जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ना, इससे उसको ज्यादा मोहब्बत है इसमें वो लगा दिया 8000 में 4000 रुपया। तो हाउ ही विल एलोकेट द बैलेंस बिटवीन सिक्योरिटी बी एंड सी, इंश्योर दैट हिज पोर्टफोलियो इज ऑन मिनिमम वेरिएंस सेटअप, ठीक है। वो बी एंड सी में कितना लगाएगा ताकि उसका वेरिएंस मिनिमम हो पाए। तो अब आप सोल्यूशन में आ जाओ एक बार के लिए 109 पेज में आ जाओ, जहां पर 108 पेज में आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इसका सोल्यूशन।
ये मैंने आपको बताया जो ना अभी, वही 5,000 रुपया को इन्होंने बांट दिया है उसके वेट में, और 3,000 रुपया को बांट दिया है। ओके, और टोटल में इन्होंने वेट बता दिया कि भाई टोटल 8,000 में इसका 2,100 है रुपया, तो वो 0.26% है, 8,000 का 3,500 0.44% है, और 8,000 का 2,400 0.30% है। ये रोमन 1 का आंसर है। फिर रोमन 2 में इन्होंने बोला कि तुम तो 4,000 रुपया उसमें लगा ही दियो। इसमें थोड़ा सा आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल जो आप सीए, आप ऐसे समझ लो कि आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होगे कभी ना कभी अपने लाइफ में, क्लास 11 12 या क्लास 9 10 में, जहां पर आप पढ़े होगे x इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ऐसे पढ़े होगे, जिसमें a जो है वो कांस्टेंट होता है, b भी कांस्टेंट होता है, बस ये वाला वेरिएबल होता है, ये वेट है ना, ये वैरी करेगा, ये वेट है, ये वैरी करेगा। तो आप बोलोगे ना कि आप ये मान के चल रहे हो कि आप ये मान के चल रहे हो कि ये मान के चलो कि जो यहाँ पर वेट है ना, ये आपको, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं आपको अभी एक बार बताता हूं, यहाँ पर जो है ये आपका इक्वेशन का लाइन बोल दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि पोर्टफोलियो एक्स वेट, डब्ल्यू का वेट जो है वो 0.4 है। आपको पोर्टफोलियो एक्स में जो है ना वो डब्ल्यू यानी बी का वेट 0.4 दिया हुआ है। ओके, एंड जो आपका एंड राइट साइड इक्वेशन में वेट ए एंड बी कांस्टेंट है, ठीक है। तो डब्ल्यू ए जो है, ऐसे समझ लो ना कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ। आपको इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में इन्होंने बोला हुआ है कि भाई आपका जो 32 नंबर है उसमें इन्होंने आपको बोला हुआ है 32 नंबर में कि जो, सॉरी 31 नंबर में इन्होंने बोला हुआ है कि वेट जो बी का है, देखो अच्छे से समझो, इधर इन्होंने लिया हुआ है, इधर इन्होंने लिया हुआ है, ऐसे समझ लो यहाँ पर बी का लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ए में तो उसने पैसा लगा दिया, अब ए से मतलब नहीं है। अब जब बी का लोगे तो आप बोलोगे कि बी ये 40% जो है वो बी का है, ठीक है, 0.40। ओके, ए कांस्टेंट है और ये बी कांस्टेंट है, और ये पैसा जो है ना वो वैरी किया, जो कि 4,000 रुपया वो उसमें ले लिया, तो ये ए का है 0.30, ठीक है। लीनियर इक्वेशन आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। उसके बाद बी का ही दूसरा इक्वेशन क्या हो जा रहा है, बी का दूसरे केस में यानी पोर्टफोलियो वाई के केस में ये 50% है, और उस केस में ए में जो पैसा लगा वो 0.20 लगा। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकल जाएगा, आपको पता चल जाएगा इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके कि ए का वैल्यू जो है वो 0.70 है और बी -1 है। उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, और उस इक्वेशन में पुट करके ये वाला जो पोर्शन है उसको मिसिंग रख लेना, क्योंकि ये तो आपको डब्ल्यू ए आपने पुट कर दिया था, लेकिन अगर आप पुट नहीं करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि भाई देखो अगर ए यानी 0.70 ए है, तो बी में जो होगा वो आपका मान के चलो कि 0.70 अगर आप एक जगह पुट कर दोगे, ठीक है, और ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो मतलब स्मॉल वाले एक जगह कांस्टेंट वाले, जो जो यहाँ पर ए और बी होता है ना वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है कि वो चेंज नहीं होगा कभी, ठीक है। तो वो अगर आपको पता चल गया कि 0.70 है, ठीक है, ये अगर आपको पता चल गया कि ये 0.70 है, और ये वाला पूरा पोर्शन जो है आपने ए के पोर्शन के लिए रखा था, और लेफ्ट साइड आपने डब्ल्यू बी के लिए रखा था, ये था डब्ल्यू ए के लिए, ये था डब्ल्यू बी के लिए, और ये कांस्टेंट था। तो अगर ए का वैल्यू कांस्टेंट आपको 0.70 पता चल गया, उसकी जगह पुट कर दो, और ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, डब्ल्यू बी निकालने के लिए आप बोलो कि भाई इसका तो फिक्स अमाउंट है, मेरे को पता ही है कि ये 0.50 लेगा, ठीक है। तो जब ये 0.50 लेगा यानी इसमें 50% पैसा चला गया। यहां पर देखो मेरा बात सुनो, मैंने यहां पर इक्वेशन में आपको बताया कि लेफ्ट साइड में आपको बी लेना है, ए जो है ये कांस्टेंट है, फिक्स है, और ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला पूरा पोर्शन डब्ल्यू ए का लेना है, डब्ल्यू ए का उस केस में पोर्टफोलियो फर्स्ट वाले में यानी पोर्टफोलियो एक्स में 0.30 वेट था, एंड उसको बी से मल्टीप्लाई करके, ये बी जो है ना वो कांस्टेंट है, उसके साथ मल्टीप्लाई करके दिखाना था। अब आंसर जब ए इक्वल टू 0.70 आ चुका है, तो आपको बोलना है भाई ये ए का वैल्यू 0.70 आ गया, लेफ्ट साइड वाला डब्ल्यू बी था और राइट साइड वाला डब्ल्यू ए है, तो डब्ल्यू ए एक्चुअली कितना है, डब्ल्यू ए तो 8,000 टोटल पैसा है, उसमें 4,000 डब्ल्यू ए में लगा रहे हैं, यानी सिक्योरिटी ए में लगा रहे हैं, तो 4,000 8,000 का कितना परसेंट है, 50% है, वही 50% यहाँ पे लिखा हुआ 0.50। तो 0.70 में 0.50 माइनस करोगे तो बी में पता चल गया 20% लगेगा, ठीक है। और ए और बी और सी सबको जोड़ करके अगर एक होगा जिसमें बी है 0. ये है, मतलब क्या बोलते हैं, बी है 0.20% और ए है 0.50%, तो जरूर सी जो है वो 0.30% होगा। तो 0.30 0.20 दोनों का वेट पता चल गया, उसको 8,000 से मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लो, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। नहीं समझ में आए तो मेरे वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने दोबारा जब समझाया तो एक बार और अच्छे से समझाने का कोशिश किया। अब आप आ जाइए 32 नंबर के लिए, जिसमें आपको 74 नंबर पेज में आना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 32 नंबर के लिए आइए, यहां पर आपको दिख रहा है, बोल रहा है कि एक्स कंपनी लिमिटेड इन्वेस्ट किया 1 अप्रैल 2009 को इन सर्टेन इक्विटी शेयर्स, कुछ सर्टेन इक्विटी शेयर्स में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। ओके, देखो सर्टेन इक्विटी शेयर्स में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, और यहां पर दिया हुआ है भाई 32 नंबर जो है ना, देखो 32 नंबर में यहां पर इन्होंने दिया हुआ है कि एम लिमिटेड में इसने 1000 शेयर खरीदा, 100 रुपए इसका दाम था, कॉस्ट इसका पड़ गया 2 लाख रुपया, ठीक है। और एन लिमिटेड में 500 शेयर खरीदा, 10 रुपया दाम था, और कॉस्ट इसका पड़ गया 1.5 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा तो इसने किया 1 अप्रैल 2009 को, लेकिन सितंबर 2009 में क्या हुआ कि 10% डिविडेंड वाज पेड बाय एम लिमिटेड ने 10% डिविडेंड दिया, और अक्टूबर में 30% डिविडेंड दिया एन लिमिटेड। ओके, जब ईयर एंड आ गया और अगले साल 31 मार्च 2010 आया, तो मार्केट का कोटेशन ये कह रहा है कि
एम लिमिटेड और एन लिमिटेड का मार्केट प्राइस कुछ इस तरह से है। अब नेक्स्ट ईयर आ गया, नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट डेट है 1 अप्रैल 2010, उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। 1 अप्रैल 2010 बोल रहे हैं इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर इंडिकेट ए, ठीक है, ए दैट इन्वेस्ट दैट द डिविडेंड फ्रॉम एम लिमिटेड एंड एन लिमिटेड फॉर द ईयर, इन्वेस्टर एडवाइजर आया और वो ये कह रहा है, देखो एक बार थोड़ा सा पहले क्वेश्चन में चलना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आया और वो ये कह रहा है कि हम दो एडवाइस देंगे तुमको। तो हम लोग बोले ठीक है तुम दो एडवाइस, वो आया 1 अप्रैल 2010 को, तो वो पहला एडवाइस दिया कि नेक्स्ट ईयर यानी 2011 का 31 मार्च मतलब 2011 में जो डिविडेंड होगा वो 20% और 35% होने वाला है, ठीक है। एंड दूसरा वो एडवाइस दिया कि उसका जो मार्केट कोटेशन होगा यानी सामने वाले कंपनी का जो इक्विटी शेयर का वैल्यू होगा वो कुछ इस तरह से होगा। एम लिमिटेड को बोला कि तुम्हारा इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू 220 हो सकता है, उसका चांसेस 20% है, 250 हो सकता है, उसका चांसेस 0.5% है, और 280 हो सकता है, उसका चांसेस 0.3% है। एंड उसको ये बोला कि भाई तुम्हारा एन का जो है, एन का यहां पर ऐसे बता दिया, ओके। आपको बोल रहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एवरेज रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। आपको 2010 का एवरेज रिटर्न पूछा। उसके बाद बोला कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फ्रॉम द पोर्टफोलियो 2010-11 का एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा, ठीक है। पहले 2010 का पूछा, 2010-11 का एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा, और यहाँ पर एवरेज रिटर्न पूछा, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा। उसके बाद आपको बोला कि एक्स लिमिटेड को ये एडवाइस करो फॉर द कॉम्पेरेटिव रिस्क इन टू इन्वेस्टमेंट बाय कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का निकालो और उसको एडवाइस करो कॉम्पेरेटिव रिस्क के बारे में, ओके। तो अब आप आ जाइए सोल्यूशन नंबर, आप पेज नंबर 109 में आ जाइए। एक सेकंड, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। जो यहाँ पर 109 नंबर पेज है उसमें आप आ गए, तो वहां पर आपको दिखा रहा होगा 109 नंबर पेज में आप आ गए। सबसे पहले आप लिख लेना भाई तुम्हारा जो डिविडेंड का वैल्यू है, जो तुम्हारा डिविडेंड का वैल्यू है ये कैसे आया, जरा हम आपको ये बता देते हैं। पहले ये 100 उसका फेस वैल्यू था, उसका 10% 10 आया, और 10 इसका फेस वैल्यू था, उसका 30% 3 आया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर कैपिटल गेन आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो इसको अंडरलाइन करो, आप कैलकुलेट कर रहे हो। आप बोलोगे मार्केट वैल्यू तुम इतना बोला, कॉस्ट तुम्हारा ये देखो मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और कॉस्ट आप निकाल रहे हो। आप बोलोगे कि 2 लाख रुपीज लगा 1000 शेयर का, तो 2 लाख डिवाइड बाय 1200 आया, और 1,50,000 लगा 500 शेयर का, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 500 आया 300। तो इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, कि हमारा मार्केट प्राइस 220 हो गया जबकि कॉस्ट 200 ही था, तो ये मेरा 20 का कैपिटल गेन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है। जैसे ही आप क्वेश्चन में देखोगे, जैसे ही आप क्वेश्चन में देखोगे कि आपको 32 नंबर क्वेश्चन में, जैसे ही आप क्वेश्चन में देखोगे कि आपको कॉस्ट दिया हुआ है, और फिर अगले वाले पेज में क्वेश्चन में ही मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉलम देखते ही प्लीज मेरे भाइयों और बहनों आप कैपिटल गेन है कि नहीं वो याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर यील्ड बता दिया। यील्ड का मतलब है कि क्वेश्चन में आप जो है ना वो ये कैपिटल गेन है और ये डिविडेंड है, इस दोनों को जोड़ दो, डिविडेंड को और कैपिटल गेन को जोड़ दो तो यील्ड आ जाएगा, यील्ड आ जाएगा, ओके। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यील्ड को निकालने के बाद इन्होंने कॉस्ट को ही फिर से लिखा, कॉस्ट को ही फिर से लिखा, और यील्ड कॉस्ट का कितना परसेंट है वो निकाला, यानी 30 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, और यहां पर 7 डिवाइड बाय 300 इंटू 100 किया, ये उसी का परसेंटेज निकाल लिया, ओके। और उसके बाद यहां पर वेट निकाल दिया कि टोटल पैसा कितना लगा। क्वेश्चन में बोला था कि 2 लाख और 1,50,000, तो 3,50,000 का 2 लाख कितना परसेंट है, और 3,50,000 का 1,50,000 कितना परसेंट है, वो निकाल के दे दिया, ओके। ये आपको निकाल करके बता दिया, ओके। अब आपको यहां पर जो है ना वो वेटेड एवरेज रिटर्न निकालना है। वेटेड एवरेज रिटर्न के लिए क्वेश्चन में 15% जो दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको दे करके रखा हुआ था, क्वेश्चन में इन्होंने आपको बोला था कितना परसेंट, 15%, 15, 30%, 30%, और इन्होंने बोला था 10%, 30% हो जाएगा, और ये आपका अभी जस्ट आपने निकाला ना 15%, 15% आपने अभी जस्ट निकाला, ओके। देखो आपने जो अभी जस्ट 15% निकाला ना, ठीक है, ये जो आपने 15% निकाला, ठीक है, उसका 0.57% कर दोगे तो ये उसका वेट आ जाएगा 7.55 आ जाएगा, ठीक है। और देखो मेरा बात सुनो, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे और जोड़ दोगे, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आएगा तो आंसर 7.55% आ जाएगा। यानी 15 को मल्टीप्लाई करोगे 0.57 से, क्योंकि वेट 57% का है, 57 को बोलते हैं 0.57, तो 15 इंटू 0.57 प्लस करना और माइनस में साइन को रखना, -2.33 इंटू 0.43 करके जो आएगा दोनों को जोड़ देना, ये आपका 7.55% का आपका वेटेड एवरेज रिटर्न आ जाएगा। ये तो आपका पिछले साल का हो गया। अब ये अगले साल का आप निकाल रहे हो, 2011-12 का आप निकाल रहे हो, तो 2011-12 का निकालते ही सबसे पहले जो आपका डिविडेंड का अमाउंट है उसको ठीक करो। डिविडेंड आप बोलोगे कि भाई अब 100 का 20% 20 होगा, और 10 का 35% 3.5 होगा,
और कैपिटल गेन अब आप किस किस तरह से निकालोगे वो देखो। अब आप बोलोगे सबसे पहले कि जो जो इसका मार्केट प्राइस दिया हुआ उसको उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आप ऐसे लिखोगे और बोलोगे कि जो इसका स्टार्टिंग में प्राइस था, जो पिछले साल का प्राइस था, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में प्राइस था 200, वो नहीं करोगे, यहाँ पे कॉस्ट माइनस नहीं होगा, यहाँ पे जस्ट पिछले साल में जो उसका प्राइस बताया गया था ना वो माइनस होगा, क्योंकि वो इस साल के कंपैरिजन में कितना बढ़ गया वही कैपिटल गेन है। तो इस साल के लिए पिछले साल का कॉस्ट को माइनस करना, यानी पिछले साल का जो प्राइस है 220 वो माइनस करना, यहाँ पर 290 माइनस करना है, आंसर यहाँ पर 33 कैपिटल गेन और 22 कैपिटल गेन आएगा। और डिविडेंड में कैपिटल गेन को जोड़ करके ये आपका यील्ड आ गया, और आप पिछले साल में जो उसका प्राइस था वो आप लिख करके उसके साथ कंपेयर करोगे, क्योंकि आपने पिछले साल में कॉस्ट के साथ कंपेयर करके परसेंटेज निकाला, लेकिन इस साल पिछले साल में जो प्राइस था ना मार्केट प्राइस उसका उसके साथ कंपेयर करोगे कि इस साल कितना ज्यादा कमाया। तो 220 तो पिछले साल था ही, इस साल 53 ज्यादा कमाया, तो 220 का 53 कितना परसेंट है वो यहां पर आपने लिखा, वो यहां पर आपने 24.09 और 8.79% लिखा। वेट आपको कैसे निकालना है, आपको बोलना है भाई वेट अब हो जाएगा 1000 शेयर का 220 करके। अब आपको जो प्राइस है ना वो 200 करके नहीं लेना है, अब आप जो क्वेश्चन में वेट दिया हुआ तो वो नहीं लेना है, अब आपको बोलना है कि इस साल के बिगिनिंग में इस साल के बिगिनिंग में जितना उसका मार्केट प्राइस था ना वो लेना है आपको एज अ कॉस्ट। तो अगर आप एज अ कॉस्ट वो ले रहे हो तो यहाँ पर प्राइस भी मल्टीप्लाई 220 और 290 करके जो आएगा उसके हिसाब से आप वेट निकाल लेना ठीक है। और फिर आप वेट जो वेटेड एवरेज निकालोगे वो वैसे ही निकालोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना 24.09 इंटू 0.603 प्लस 8.79 इंटू 0.397, ये 0.397 यानी 39.7% को आप 0.397 बोलोगे, और यहाँ पर 60.3 को आप बोलोगे 0.603। ओके, इस दोनों को आपस में ऐड करके आपका ये वाला आंसर आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा। तो आपने ये पहला निकाल लिया, ये दूसरा निकाल लिया, यही वो रोमन 1 2 में बताया हुआ है। अब वो रोमन 3 में आपको बोला स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ, तो सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई रुको, अब हम आपको जो है ना रोमन 3 में स्टैंडर्ड डिविएशन बताते हैं तो सबसे पहले आप बोलोगे कि स्टार्टिंग में मेरा 220 था, ठीक है, स्टार्टिंग में मेरा 220 था, उसके बाद आपका स्टार्टिंग में 220 था, लेकिन लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा था, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जो आपको जिसका प्रोबेबिलिटी के साथ दिया हुआ ना वो यहाँ पर लिख लेना, 220 250 280 प्रोबेबिलिटी के साथ दिया हुआ है, 220 250 और 280 एम लिमिटेड का दिया हुआ है। पहले आप एम लिमिटेड का निकाल रहे हो, फिर एन लिमिटेड का खुद से निकाल लेना, हम एम लिमिटेड का बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर 220 250 280 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका कैपिटल गेन निकालना है। 220 जब था तब कुछ कैपिटल गेन नहीं था, लेकिन 220 से 250 हो गया तो 30 से बढ़ गया, और 220 से 280 हो गया तो 60 से बढ़ गया, ये लिख लिया कैपिटल गेन। और जो ये है डिविडेंड है वो एम लिमिटेड के केस में हमेशा 20 था, मतलब डिविडेंड जो है वो एम लिमिटेड के केस में 20% था, यानी 100 का 20% 20 ही था। एम लिमिटेड का निकाल दो तो सभी में 20 दे देना, और इस दोनों का जो टोटल होगा वो यहाँ पर ये एक्सपेंस यील्ड में दिखा देना, 0 प्लस 20 20 30 प्लस 20 50, इस दोनों का यील्ड जोड़ करके दिखा देना। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना, और प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद जो है आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पे क्या कर देना है कि टोटल आपका 53 आ गया, ठीक है, टोटल आपका 53 आ गया, ठीक है तो आपको यहाँ पर ये करना है कि देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो जो आपका यहाँ पर, चलो मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ये जो है ना आपका डी क्या है, आपका यहाँ पर है, यहाँ पर देखो अब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन में प्रोबेबिलिटी के साथ जो इनटू करके आया ना उसके साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बोलना पड़ेगा कि देखो भाई हम जो अपना टोटल कमाए ना वो मेरा ये है, ठीक है लेकिन प्रोबेबिलिटी के साथ इनटू करके ये है, तो 20 और 53 का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका जो है ना ये आपका एक्चुअल में आपको यहाँ पर पीएम बार बोल रहे हैं ना वो आपका टोटल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फिगर आया उसका डिफरेंस पूछ रहा है। 50 और 53 का जो डिफरेंस है वो -3 का है, और 80 में से 53 को माइनस करोगे तो 27 आएगा, वो आपको ये लिखना था, ठीक है। और उसके बाद आपको 33 इंटू 33 यानी इसी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिखना था, और लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका 2 नंबर कॉलम है यानी प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम है, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम है उसके साथ आपको इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके आपको ये वाला टोटल निकालना है, ये जो है ना ये वेरिएंस है, वेरिएंस है। एक बार फिर से आपको बता दें, प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके सबसे पहले आप निकाल दिए कि कितना से आपका गेन हुआ, उसमें डिविडेंड को जोड़कर टोटल गेन निकालिए, टोटल गेन जो है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जो उसका टोटल आया उसके साथ वो कितना डिफरेंस कर रहा है, डिफरेंस वाले कॉलम को क्या किया स्क्वायर कर दिए, क्योंकि इसको सिंगल कर रहे हैं, सिर्फ एम लिमिटेड का ही कर रहे हैं, तब स्क्वायर करना जरूरी है, अगर किसी और के साथ करते तब उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते और स्क्वायर नहीं करते, ठीक है। तो स्क्वायर यहाँ पर कर दोगे, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा उसी का रूट कर दोगे तो 21 आ जाएगा इसका आंसर। सिमिलरली इन्होंने यहाँ पर एन लिमिटेड का भी कर दिया, और ऑल्टरनेटिव तरीका आपको देखने का जरूरत नहीं है, तो आप ऑल्टरनेटिव को काट दो ठीक है। अब आप आ जाइए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर के लिए मेरे भाइयों बहनों आपको आना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 75, पेज नंबर 75 में, पेज नंबर 75 में जब आप आएंगे तो आपको 33 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो बोल रहा है कि एन इन्वेस्टर होल्ड्स 2 स्टॉक ए एंड बी, वो होल्ड करता है, एन एनालिटिस्ट प्रिपेयर्ड एक्स
and probability distribution for possible economic scenario and conditional return of two stock and market index। ठीक है, देखो उसको बोल दिया कि भाई तुम इकोनॉमिक सिनेरियो में वो इस पैसे में इस सिचुएशन में जो है उसको पॉसिबल इकोनॉमिक सिनेरियो बताया, ग्रोथ का, स्टैग्नेशन का और रिसेशन का बताया, जिसका प्रोबेबिलिटी इतना परसेंट है। और कंडीशनल रिटर्न का मतलब है कि शेयर होल्डर को मिनिमम इतना रिटर्न तो चाहिए ही चाहिए, यानी ए नाम का सिक्योरिटी में उसको 25% रिटर्न चाहिए ही चाहिए, उसका चांस 40% है। तो ये जो है ना, ये के ही निकाल के खुद ही दे दिया कि उसको इतना परसेंट रिटर्न चाहिए ही, और ये मार्केट का रिटर्न है। ओके, आपको बोल रहा है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 11%। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न देके रखा है। वेदर द डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर शुड लिक्विडेट हिज होल्डिंग इन स्टॉक ए एंड बी और ऑन द कॉन्ट्रैरी मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन देम। बोल रहा है कि क्या ये जो पैसा लगाया हुआ है उसको ए और बी बेच देना चाहिए या उसमें और पैसा लगाना चाहिए। सीएपीएम का अजम्पशन आप ले सकते हो, वो ज्यादा ट्रू माना जाएगा। तो आप आ जाओ 111 नंबर पेज में, जहां पर आपको इसका सोल्यूशन दिखेगा। थोड़ा सा नीचे आ जाना 111 में, यहां पर देखो ये जो उसका फॉर्मूला है ना, उसको थोड़ा सा आप साइड करो। ठीक है, आप यहां पर देखो, आपको बोलना है कि स्टॉक ए का, सबसे पहले आप स्टॉक ए का निकालो। ये जो है ना वो स्टॉक ए का है, यहां पर उन्होंने बोला भी हुआ कि ये स्टॉक ए का है। तो आप जब इसका वेट लोगे, तो आप बोलोगे कि भाई क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन में इन्होंने उसका प्रोबेबिलिटी बोला था, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी इनटू उसका जो फिक्स रिटर्न है। ठीक है, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और जो उसका फिक्स रिटर्न है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर प्रोबेबिलिटी इनटू फिक्स रिटर्न, प्रोबेबिलिटी इनटू फिक्स रिटर्न, उसको टोटल कर दो। सिमिलरली वैसे ही बी का निकालो और वैसे ही मार्केट का निकालो। तो 11.5%, 10.1% और 10.2% आ गया। ठीक है, उसके बाद जब आप उसका वेरिएंस निकालोगे कि वो वेरी कितना से कर रहा है, ठीक है, वेरी कितना से कर रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई 18, 13 और -3 दिया हुआ। ठीक है, जो आपका मार्केट का रिटर्न आया ना, मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न आया ना, वो 10.2% आया, जबकि क्वेश्चन में जो मार्केट का रिटर्न दिया हुआ था वो 18% दिया हुआ था। तो 18% 10.2% से कितना डिफरेंस कर रहा है, उसका स्क्वायर करो और उसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। फिर जो दूसरा मार्केट का रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ 13% दिया हुआ, जबकि आपने निकाला जो एक्सपेक्टेड रिटर्न वो 10.2% है मार्केट का, उसके साथ उसका स्क्वायर करो माइनस करके, और फिर जो है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, और जो मार्केट का तीसरा रिटर्न है उसको 10.2 के साथ माइनस करके स्क्वायर करो और तीसरा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो। ये वेरिएंस ऑफ मार्केट इंडेक्स आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको कोवेरिएंस निकालना है। कोवेरिएंस के लिए देखो मेरा बात सुनो, कोवेरिएंस के लिए सबसे पहले हम ना स्टॉक ए का निकाल लेते हैं। स्टॉक ए देखो, कोवेरिएंस का जैसे ही बात बोला ना, तो आपको किसी और को भी लेना पड़ेगा स्टॉक ए के साथ। तो स्टॉक ए और मार्केट को ले लिया, स्टॉक ए और मार्केट को ले लिया, स्टॉक ए और मार्केट को ले लिया। ठीक है, क्योंकि कोवेरिएंस का मतलब होता है दो को लेना। तो कोवेरिएंस में आप बोलोगे ना, कंडीशनल रिटर्न जब 25% था तो हम ए से सिर्फ कमाए 11.5%, और सिमिलरली उस केस में मार्केट में 18% का क्वेश्चन में दिया हुआ था, जबकि उसका आंसर एक्सपेक्टेड रिटर्न का 10.2% आया, प्रोबेबिलिटी एक बार 0.40% उस केस में है। फिर आप बोलोगे जब कंडीशनल रिटर्न हमारा जो ए है उसके केस में 10% था, तो हम 11.5% एक्सपेक्टेड रिटर्न मेरा आंसर में आया। ये जो पहला वाला फिगर है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कंडीशनल रिटर्न, और ये दूसरा वाला ये आप निकाले हो। वैसे ये मार्केट का पहला वाला फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ, दूसरा वाला जो आप निकाले हो, और ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है। वैसे ही करके इसका पूरा करके स्टॉक ए का निकाल दिया, स्टॉक बी का निकाल दिया। तो जब कोवेरिएंस दोनों का स्टॉक ए एंड मार्केट के साथ निकाल चुके हो, और नीचे में वेरिएंस हमेशा मार्केट का होगा, जो जस्ट आप ऊपर में निकाले हो 78.96 उसको कर दो। सिमिलरली वैसे में भी नीचे वाला का भी जो है मतलब आपको जो है क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला निकालने के लिए, इन्होंने आपको बोला कि तुम मेरे को बताओ, तो मेरे को डिटरमाइन वेदर द इन्वेस्टर शुड लिक्विडेट, इन्वेस्टर को लिक्विडेट करना चाहिए कि नहीं। तो लिक्विडेट करना चाहिए कि नहीं, ये रिस्क पर मतलब डिसाइड करेगा कि किसमें कितना रिस्क है। तो पहले बीटा निकाल दो, कोवेरिएंस जो उसका बी और एम का है, और उसके साथ मार्केट वाला नीचे होगा, जो हमेशा मार्केट के नीचे ही रहता है। और अभी स्टॉक बी का निकाल दो, तो बी का मार्केट के साथ जो कोवेरिएंस निकाले हो वो ऊपर होगा, और बीटा दोनों का निकल गया। अब आप जो है ना, अब आप निकालोगे कि भाई रिक्वायर्ड रिटर्न कितना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि उसको उसमें और पैसा लगाना चाहिए या उसको बेच देना चाहिए। तो आप देखोगे कि वो रिटर्न कितना दे रहा है। तो सबसे पहले आप देखो कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में बोला वो 11% बोला। बीटा अभी जस्ट जो आपने निकाला वो लो, ठीक है, बीटा जो अभी आपने जस्ट निकाला वो लो। फिर रिस्क इन मार्केट जो आपने निकाला 10.2% वो लो, जो आपने निकाला, ये नहीं कि क्वेश्चन में दिया हो, जो आपने निकाला वो, और रिस्क फ्री मार्केट जो क्वेश्चन में दिया हो, रिस्क फ्री मार्केट का रेट वो लो। वैसे करके आप ए का निकाल दो, बी का निकाल दो, रिटर्न निकाल दो। और अल्फा का मतलब होता है कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने निकाला, ठीक है। देखो जैसे आप स्टॉक ए के केस में आपने निकाला था ना, पीछे पे थोड़ा सा जाते हैं, आपने निकाला था स्टॉक ए के केस में 11.5%। यहां पर देखो थोड़ा सा पहले चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। आपने स्टॉक ए के केस में 11.5% निकाला, तो अल्फा का मतलब होता है, जो यहां पर आप नीचे में अल्फा निकाल रहे हो ना मेरे भाई, इसका मतलब होता है कि जो अल्फा का मतलब होता है कि जो आपने खुद निकाला एक्सपेक्टेड वाला, ठीक है, और उसका डिफरेंस आप निकालते हो कि जो आपका यहां पर जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था, जो आपका केई के हिसाब से फॉर्मूला फॉलो करके आता, ठीक है। जो पिछला वाला आपका आया था वो कैसे आया था वो एक बार दिखाते हैं आपको। चलो थोड़ा सा नीचे चलो। देखो ये वाला जो आंसर आया था ये वेट के साथ मल्टीप्लाई करके आया था, ये वेट यानी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके आया था 11.5%। लेकिन एक्चुअली जो केई के साथ मल्टीप्लाई करके आया, जो प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके आया, ठीक है, उसका डिफरेंस कितना है
एक्चुअली जो केई वाला फॉर्मूला यूज करके आया उसी को बोलते हैं अल्फा। ओके, ये जो है ना केई का फॉर्मूला जो अभी यूज करके निकाला ना, उससे इसका ये आंसर आया। लेकिन जो पिछले पेज में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आया था उसके साथ इसका डिफरेंस कितना है, यही उसका आंसर है। और आप बोलोगे कि भाई स्टॉक ए एंड बोथ हैव पॉजिटिव अल्फा, देयरफॉर दे आर अंडर प्राइस, इन्वेस्टर शुड मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट। ये अल्फा अगर इसका पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर का फायदा ही होगा, इसमें उसको इन्वेस्ट कर देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए ज्यादा। 34 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको 75 नंबर पेज में आना है, नीचे आना है। ये ऑलरेडी मे 19 एग्जाम में आया हुआ। इसमें आपको बोला कि फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ 3 शेयर्स। ठीक है, 3 तो शेयर को कंसिस्ट कर रहा है और इसका ये वेट दिया हुआ है। ठीक है, वेट दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, ठीक है, बीटा दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, टोटल वेरिएंस दिया हुआ है। टोटल वेरिएंस दिया हुआ है, जैसे ही टोटल वेरिएंस क्वेश्चन में देखना तो समझ लेना कि ये रेसिडुअल वेरिएंस वाला क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, पोर्टफोलियो वेट दिया हुआ है और टोटल वेरिएंस दिया हुआ है। आपको बोल रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन 10% है और सभी का कोवेरिएंस इन्होंने बहुत अच्छे से दो दो का निकाल के दे दिया, एबी का, एसी का और बीसी का निकाल के दे दिया। आपको बोल रहा है पोर्टफोलियो बीटा बताओ, रेसिडुअल वेरिएंस बताओ, पोर्टफोलियो वेरिएंस बताओ शार्प इंडेक्स को यूज करके, और पोर्टफोलियो वेरिएंस बताओ मतलब बताओ मुझे आप ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी बाय मॉट पॉजिट। ठीक है, उसका फॉर्मूला यूज करके मेरे को बताओ। ठीक है, तो चलो हम इसका सोल्यूशन में आ जाते हैं सीधा। आप सोल्यूशन में आ जाइए, जिसमें आपको 34 नंबर का सोल्यूशन जो है वो पेज नंबर 112 में दिखेगा। नीचे में आ जाइए। जब आपको पोर्टफोलियो बीटा बोल रहा है निकालने, तो आप बोलोगे कि भाई तुम्हारे क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है पोर्टफोलियो का वेट दिया हुआ है उसके साथ उसके बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ऑलरेडी क्वेश्चन में बीटा भी ये इन्होंने दे रखा है और पोर्टफोलियो वेट भी दे के रखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में टोटल कर दो, यही पोर्टफोलियो ये है, बीटा है। और जब आपको रेसिडुअल वेरिएंस बोलेगा निकालने, तो आप सबसे पहले क्या करना, रेसिडुअल वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आप सिस्टमैटिक रिस्क निकालना। और सिस्टमैटिक देखो, रेसिडुअल वेरिएंस का मतलब होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, यानी जो सिस्टमैटिक रिस्क है सबसे पहले उसको निकालो। सिस्टमैटिक रिस्क के लिए मैंने आपको बताया था बीटा स्क्वायर इंटू मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, तो बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले ए का निकाल रहे हो तो ए का बीटा का स्क्वायर और मार्केट के स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर जो है आपके क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रिटर्न टोटल वेरिएंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो मार्केट के एक्सपेक्टेड रिटर्न का स्क्वायर मार्केट के स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। रुको, यहां पर जो है ना आपको क्वेश्चन में इन्होंने क्या देके रखा हुआ है, एक सेकंड रुको। इन्होंने यहां पर क्या किया, इन्होंने यहां पर क्या किया कि जो क्वेश्चन में 0.1 दिया हुआ था, 0.1 दिया हुआ था इन्होंने 0.1। ठीक है, यहां पर ये लोग किसका निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं। तो जो ए का निकाल रहे हैं, तो मार्केट में स्टैंडर्ड डिविएशन का क्वेश्चन में 10% दिया था क्वेश्चन के नीचे में, यानी पेज नंबर 6.75 के नीचे में स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इन्होंने मार्केट का 10% देके रखा था। तो 10% का स्क्वायर करोगे, यानी 0.1 को बोलते हैं 10%, और 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 आ जाएगा, और ये बीटा का स्क्वायर है। और ये 0.01 हमेशा सेम ही रहेगा, यानी मार्केट का स्क्वायर, बस सबका बीटा जो अलग अलग है ना वो बीटा अलग अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बीटा, एंड उसके साथ उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसी को सिस्टमैटिक रिस्क बोलते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क का हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, बीटा स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, और बीटा लेते हैं उस सिक्योरिटी का खुद का, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा मार्केट का लेते हैं। ठीक है, और रेसिडुअल वेरिएंस का मतलब होता है, रेसिडुअल वेरिएंस का मतलब होता है टोटल वेरिएंस माइनस सिस्टमैटिक रिस्क। टोटल वेरिएंस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें से सिस्टमैटिक रिस्क को माइनस कर दो, रेसिडुअल वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो यही है रेसिडुअल वेरिएंस निकालने का। उसके बाद पोर्टफोलियो, जो शार्प मॉडल के हिसाब से पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, यानी 10% का स्क्वायर, यानी 0.10 का स्क्वायर इंटू पोर्टफोलियो बीटा का स्क्वायर। शार्प का फॉर्मूला होता है बीटा स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, बीटा स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, ये शार्प के हिसाब से होता है। और यहाँ पर ये जो बीटा लेते हैं ये मार्केट का लेते हैं, और जो जो ये स्टैंडर्ड, एक मिनट रुको, जो ये यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन लिया है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इंटू पोर्टफोलियो बीटा, यहाँ पर ये पोर्टफोलियो बीटा लेते हैं। किसी का स्पेसिफिकली लोगे तो जो जैसे अभी निकाले हो ना, जो जैसे अभी आप निकाले हो सिस्टमैटिक वेरिएंस, उसमें सिस्टमैटिक तरीका से चलते हैं। सिस्टमैटिक वेरिएंस का मतलब हुआ कि उसमें भी ये फॉर्मूला सेम ही रहता है, उसमें भी यही लेते हैं। देखो उसमें भी स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर की जगह यही होगा, मगर बीटा का स्क्वायर की जगह जो है ना, अगर उसका स्पेसिफिकली सिर्फ उसी सिक्योरिटी का ले लोगे तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। लेकिन जब उसका नहीं लेकर के बीटा जो आपने वेट के साथ मल्टीप्लाई करके पोर्टफोलियो बीटा निकाला उसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, तो उसको शार्प मॉडल के हिसाब से सिस्टमैटिक वेरिएंस बोलते हैं। ठीक है, और उसमें क्या है कि पोर्टफोलियो का बीटा आपने निकाला था 0.66, उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ गया। और अनसिस्टमैटिक जो वेरिएंस है, अनसिस्टमैटिक वेरिएंस, उसके लिए आपको फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा कि रेसिडुअल वेरिएंस ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर रेसिडुअल वेरिएंस ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी का स्क्वायर, उसके बाद रेसिडुअल वेरिएंस ऑफ सी और इंटू वेट ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, रेसिडुअल वेरिएंस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको उसके वेट के स्क्वायर के साथ। ठीक है, यानी पोर्टफोलियो वेट के साथ, तब जाकर के उसका अनसिस्टमैटिक आता है। और टोटल वेरिएंस का मतलब होता है सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक, यानी ये वाला आंसर और ये वाले आंसर का टोटल कर दो तो टोटल वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, क्योंकि सात मॉडल जैसे ही बोलेगा तो आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर जो मार्केट का दिया है इंटू आपको पोर्टफोलियो बीटा का स्क्वायर कर देना है, ये सिस्टमैटिक वेरिएंस हो जाएगा शार्प के हिसाब से। और अनसिस्टमैटिक में आपको क्या कर देना है कि आपको उसका पर्सनली जो वेट है उसका स्क्वायर लेना है,
इनटू उसका जो रेसिडुअल वेरिएंस है उससे मल्टीप्लाई करना, क्योंकि अनसिस्टमैटिक का मतलब ही होता है रेसिडुअल, तो उसके रेसिडुअल वेरिएंस से उसके वेट का स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके टोटल कर देना। अब रोमन नंबर जो 4 है उसमें बोल रहा है पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालो मॉट क्विजट के हिसाब से, मॉट क्विजट के थ्योरी के हिसाब से। चलो ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला क्या है वो आपको बताते हैं। इसमें फॉर्मूला है वेट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, इनटू इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए का स्क्वायर। तो आपके क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए कितना दिया हुआ था? आपके क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, और आपको आपको जो है ना टोटल वेरिएंस क्वेश्चन में देख के रखा था 0.015। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए को ही बोलते हैं 0.015, क्योंकि वेरिएंस को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, और आपको ए का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर चाहिए, तो आप ए का स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर की जगह ए का वेरिएंस डाल दो, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, क्योंकि वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ही होता है। सिमिलरली आप वेट ऑफ बी को ले लो, वेट ऑफ बी को ले लो, ठीक है, वेट ऑफ बी जो है वो वेट ऑफ बी ले लिया, ठीक है, पहला वाला वेट और दूसरा वाला वेट, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर मैंने क्या लिया, यहां पर मैंने लिया कि भाई साहब जो इसका वेट है, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि ए के वेट के साथ बी का वेट लेना पड़ेगा, और फिर कोवेरिएंस ए बी का लेना पड़ेगा, फिर यहां पर ए के वेट के साथ सी का वेट लेना पड़ेगा और कोवेरिएंस ए सी का लेना पड़ेगा, फिर ए के वेट के साथ बी के वेट के साथ ए का वेट लेना पड़ेगा और कोवेरिएंस ए बी का लेना पड़ेगा, फिर ए के बी के वेट के साथ बी का ही वेट लेना है, यानी बी के वेट का स्क्वायर करना है, और फिर बी का स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर यानी टोटल वेरिएंस जो क्वेश्चन में दिया है वो आप पुट कर देना, ठीक है। उसके बाद बी और सी का कोवेरिएंस इन दोनों का वेट लेना है, फिर सी और ए का कोवेरिएंस और दोनों का वेट लेना है, फिर सी और बी का कोवेरिएंस और दोनों का वेट लेना है। अब अभी तक देखोगे आपकी सब कुछ ले लिया, सी भी सभी के साथ आ गया ए में, और बी भी सभी के साथ आ गया ए और सी दोनों के साथ, और सी भी आ गया सभी के साथ ए और बी के साथ, सिर्फ सी अपने साथ ही दोबारा आना बाकी है। तो सी का वेट जो है ना डबल लोगे, एंड फिर यहाँ पर उसके स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करोगे, जो टोटल वेरिएंस दिया हो वो स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर की जगह पुट कर देना। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो वेरिएंस, जो आपका जो नाम बोला ना मार्को विजर्ट, उसके हिसाब से, उसके थ्योरी के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। तो 35 नंबर हो गया, 34 नंबर हो गया, 35 नंबर के लिए आप आ जाओ 76 नंबर पेज में। आपको यहाँ पर 76 नंबर पेज में क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है रमेश वांट टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, ही गॉट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो उसको ये इन्वेस्टमेंट मिला और वो पैसा लगाना चाहता है, ये इन्फॉर्मेशन उसको मिला कि सिक्योरिटी ये है, उसका सब एक्सपेक्टेड रिटर्न ये है, बीटा ये है, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर ये है। मार्केट इंडेक्स वेरिएंस 10%, उसको बोला कि मार्केट का जो वेरिएंस है वो 10% है, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है मार्केट इंडेक्स वेरिएंस 10% और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7%, यानी मार्केट का रेट 10% है और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% है। आपको बोला व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो अज्यूमिंग नो शॉर्ट सेल, ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा? तो 35 के आंसर के लिए आप सबसे पहले सीधे चले आइए 113 नंबर क्वेश्चन में 113 नंबर पेज में। सबसे पहले आप एक काम करिए, जो ये क्वेश्चन में गिवन है आपने उसको लिखा, फिर ये भी क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखा, और आपने क्या किया कि जो ये गिवन है ना उसमें से रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में 7% गिवन है उसको माइनस करके ये वाला कॉलम निकाला, ठीक है। और ये वाला कॉलम निकालने के बाद उसको आप बीटा ये वाले से डिवाइड कर दे, यानी इसको आपने डिवाइड किया बीटा के साथ और डिवाइड करके ये वाला कॉलम निकाल लिया, तो ये वाला आपका आ चुका है, ठीक है। अब उसके हिसाब से आपको रैंक करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में 34 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 35 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने बोला कि नो शॉर्ट सेल, ओके। ऐसे समझ लो ना कि इस जब एक इंसान के पास बहुत सारे सिक्योरिटी में पैसा लगाने के लिए और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा पता है, तो सबसे पहले वो रैंक करता है, रैंक लगाता है, ठीक है। वो रैंक के हिसाब से सजाता है, तो जब वो रैंक के हिसाब से सजाएगा तो वो ये बोलेगा कि भाई देखो पिछला पेज में जो है ना सिक्योरिटी ए जो है उसका आर आई माइनस आर एफ 8 आया था, ठीक है। सबसे पहले वो क्वेश्चन में जो है वो 8587 सबसे पहले वो रैंक के हिसाब से सजाएगा, जिसका आर आई माइनस आर एफ सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेगा, फिर एफ का उसके बाद छोटा है आर आई माइनस आर एफ पिछला पेज में जो निकाले हो, फिर उससे छोटा वाला आर आई माइनस आर एफ को लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उसके छोटा, फिर उसके छोटा, फिर बीटा को क्वेश्चन से देख के लिख देगा, स्टैंडर्ड डिविएशन को क्वेश्चन से देख करके लिख देगा, और आर आई माइनस आर एफ इंटू बीटा डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर, यानी ये और ये को इंटू करना है और डिवाइड इसके साथ कर देना है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आंसर आ जाने के बाद इसको क्या करना है कि 30% और इसका समेशन करना है, यहाँ पे समेशन का साइन दे दिया, यानी ये क्यूमुलेटिव फिगर पर लिखेगा 30% प्लस 0.35 को 0.65 आ जाएगा, फिर 0.65 में 0.50 ऐड करोगे तो 1.15 आ जाएगा, फिर 1.15 को 0.20 ऐड करोगे तो 1.35 आ जाएगा, फिर उसमें 0.25 ऐड करोगे तो 1.60 आ जाएगा, फिर उसमें 0.06 ऐड करोगे तो 1.66 आ जाएगा, वैसे लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अब देखो, अब जो आपका बीटा है ना, अब आपको बीटा स्क्वायर जो देखो यहां पर आपको क्या करना है कि आपको क्या कर देना है कि बीटा का स्क्वायर करना है, यानी जो बीटा है ना उसका स्क्वायर करना है और उसको एसडी के स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी यहां पर आपको करना है 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 40,
फिर यहाँ पर आपको करना है 1.5 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 30, क्योंकि यहाँ पर SD स्क्वायर 30 है। फिर यहाँ पर आपको करना है 2.2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, ऐसे करके ये वाला कॉलम निकाल लेना, और फिर इसका भी टोटल वैसे ही क्यूमुलेटिव फिगर पर निकालना, ये वैसे ही सेम टू सेम। फिर इसमें ये वाला ऐड करके ये लिखा, फिर 0.131 आया तो उसमें 0.20 ऐड करके ये लिखा, 0.331 आया, ऐसे ही करके उन्होंने क्यूमुलेटिव बेसिस पर इसको सजा दिया। ओके, एंड लास्ट वाला जो सी है, लास्ट वाला जो सी है वो कैसे निकला ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। रुको, लास्ट वाला जो सी है ये आपका आया मार्केट इंडेक्स। देखो नीचे में इन्होंने सी को निकालना बताया कि इन्होंने कैसे निकाला, ठीक है, इन्होंने कैसे निकाला सी को, इन्होंने नीचे में बताया हुआ है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। इन्होंने बोला कि देखो देखो यहाँ पर जो है ना, हम लेते हैं रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में जो है वो रिस्क फ्री जो मार्केट का इंडेक्स दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है, ठीक है। बीटा जो दिया हुआ है 0.30 दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने क्या फॉर्मूला लगाया ये मैं बता रहा हूं। इन्होंने बोला कि मार्केट इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखो, सीए का फॉर्मूला क्या होगा वो मैं बता रहा हूं। यानी ये है कट ऑफ अमाउंट, कट ऑफ अमाउंट, ठीक है, कट ऑफ अमाउंट ऑफ ए, कट ऑफ अमाउंट ऑफ एफ, कट ऑफ अमाउंट ऑफ एफ बी, कट ऑफ अमाउंट ऑफ सी, कट ऑफ अमाउंट ऑफ डी ई, ऐसे कट ऑफ अमाउंट दिया हुआ है। तो कट ऑफ अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। आप बोलोगे इसका फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन में जो गिवन है मार्केट इंडेक्स वेरिएंस 10%, वो सभी के ऊपर में होगा। देखो 10% सभी में है, ऐसे ही लिखा हुआ 10%, और उसको इंटू करना है, उसको इंटू करना है उसके यहाँ पर जो आपका जी नंबर कॉलम है उसके साथ। यहाँ पर देखो उसको इंटू करना है इसका, ये वाले कॉलम के साथ इंटू करना है, ठीक है, ये वाले कॉलम के साथ इंटू करना है। ओके, उसको इंटू करना है ये वाले कॉलम के साथ, ठीक है। ओके ओके, प्रैक्टिस से आपका सब हो जाएगा। और डिवाइड करना है 1 प्लस मार्केट इंडेक्स का ही परसेंटेज जो 10% है, वो देखो यहाँ पर सब में 10% ही लिखा हुआ है, ठीक है, उसी के साथ। और इंटू इंटू जो जो आई वाला कॉलम है, यहाँ पर देखो आई वाले कॉलम, यानी उसको उसको इंटू करना है ये वाले कॉलम के साथ, ये वाले कॉलम के साथ इंटू करना है, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो कट ऑफ अमाउंट का आ जाएगा, कट ऑफ अमाउंट का आ जाएगा। और आप बोलोगे कि भाई कट ऑफ यहाँ पे, यानी यहाँ पर सबसे हाईयर कौन सा है, जो सबसे हाईयर है वो 2.814 है, तो आप बोलोगे कट ऑफ जो है वो 2.814 आ रहा है, ठीक है, कट ऑफ 2.814 आ रहा है। तो आप यहाँ पर जो है ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका Z इक्वल टू का मतलब होता है ऑप्टिमल वेट निकालने का, कि किसको सबसे ज्यादा चूज करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो जिसका आपको सबसे ज्यादा कट ऑफ अमाउंट दिख रहा है ना वो ए है, ए के बाद कट ऑफ अमाउंट जो है, रुको, सबसे ज्यादा कट ऑफ अमाउंट जो है वो एफ का है, ठीक है, उसके बाद आपका ए का है, ठीक है, फिर आपको मिल रहा है ए और एफ मिल रहा है, ठीक है। रुको, आप जो यहाँ पर रैंक किए हो ना उसके हिसाब से आपको कोई दो चुनना है, दो, ठीक है, ए और एफ। तो ए और एफ को आपको लेना पड़ेगा, और ए और एफ का जो कट ऑफ अमाउंट है उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला क्या है वो आपको बताते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर इन्होंने लगाया बीटा बाय स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इंटू इंटू बीटा बाय स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर इंटू जो यहाँ पर इन्होंने निकाला है, जो यहाँ पर इन्होंने निकाला है पिछले पेज में आर आई माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा, आर आई माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा, इस कॉलम का आर आई माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा, इसका इस्तेमाल इन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला में किया वेट निकालने में। इन्होंने बोला है बीटा बाय स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, यानी बीटा हो जाएगा, ठीक है, और बाय स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, ठीक है, और इन्होंने बोला कि आर आई माइनस आर एफ डिवाइड बाय बीटा, जो पिछले पेज में मैंने कॉलम बताया उसमें से माइनस करना है कट ऑफ अमाउंट को। तो कट ऑफ 2.814 है, तो सिमिलरली ए के लिए आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, और बी के लिए बीटा तो ऊपर वाला जो है वो आपका सेम ही होगा, ठीक है। बी आपका कितना, ये आपका हो गया, आपके क्वेश्चन में जो है वो बीटा जो आपने निकाला है सभी का ये 1.5, ओके, क्योंकि ए का बीटा है 1.5, ओके, और एफ का जो बीटा है वो भी 1.5 है। तो बीटा आपको ए का और एफ का लेना है 1.5। नीचे वाला जो है वो एसडी का स्क्वायर है, एसडी का स्क्वायर 40 है और उसका 30 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये दोनों। और ये आपने पिछले पेज में, ये वाला पहला फिगर पिछले पेज में आपने आंसर में निकाला है, और ये वाला कट ऑफ है उसको माइनस करके आपका फाइनल आंसर आ गया, जो वेटेज का आंसर है, वेटेज का आंसर है, ठीक है, जो वेटेज का आंसर है। अब उसके बाद आप आ जाइए, आपको अगर वेटेज का आंसर दे दिया है और ये दोनों आपका आंसर आया हुआ है, तो ये टोटल इस दोनों का को नीचे रखिए, और उसका ये कितना परसेंटेज है वो ऊपर रखिए, एक्स वाले का, वैसे ही टोटल को नीचे रखिए, और उसका ये एफ वाले का कितना है उसको ऊपर रखिए, और ये परसेंटेज निकाल करके बता दीजिए। यही आपसे वो पूछ रहा था। फिर आप आ जाइए 36 नंबर में, 76 नंबर पेज में, 76 नंबर पेज में, 36 नंबर में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा। ये देखो, इन्होंने बोला कि अ पोर्टफोलियो मैनेजर पीएम हैज द फॉलोइंग 4 स्टॉक, ठीक है, उनका ये 4 स्टॉक है, और उसका नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, नंबर ऑफ स्टॉक दिया हुआ, मार्केट प्राइस दिया हुआ, बीटा दिया हुआ है। इन्होंने बोला कि उसका पोर्टफोलियो बीटा बताइए, और अगर पोर्टफोलियो मैनेजर सीक कर रहा है टू रिड्यूस द बीटा, बीटा को अगर घटा करके 0.8 पर लाना चाहे तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में इनको कितना पैसा लगाना पड़ेगा वो बताइए। और तीसरा, अगर वो बीटा को 1.2 पर लेके जाना चाह रहा है तो उसको रिस्क फ्री रिटर्न को कितना ब्रिंग करना चाहिए। अगर बीटा वो बढ़ाना चाह रहा है ना तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में पैसा नहीं लगा करके वो रिस्की में लगाएगा, तब जाकर के पैसा आएगा। तो चलो हम इसके सोल्यूशन से आपको थोड़ा सा आराम से पढ़ाते हैं। 115 नंबर में आ जाओ, 115 नंबर पेज, 36 का 1 नंबर। सबसे पहले आप बोलोगे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस निकालोगे, और मार्केट प्राइस का वेट निकाल लोगे कि 5 लाख जो है वो टोटल 12 लाख का कितना परसेंट है, ऐसे करके वेट निकाल लोगे, उसको बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख दोगे,
जो है आपका बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ, और बीटा के साथ वेट को मल्टीप्लाई करके ये निकाल लोगे, तो ये जो है ना आपका पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। बीटा के साथ वेट को मल्टीप्लाई करके जो निकालोगे ये पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। ओके, उसके बाद उन्होंने पोर्टफोलियो बीटा पूछा, ये तो आपने बता दिया। फिर आप बोलोगे ये तो पोर्टफोलियो बीटा मेरा आ गया, ठीक है, लेकिन अब अगर बीटा को 0.80 ही कर देना है तो बीटा कितना परसेंट से कम होगा? तो देखो बीटा कितना परसेंट हो जाएगा, तो पहले था पोर्टफोलियो बीटा 1.108 और अभी 0.8 ही हो जाएगा, यानी अभी पहले वाले का 72.2% ही करना है, यानी वो 12 लाख का 72.2% ही जो पैसा है। देखो ये 12 लाख जो है ना अपने आप में जो आपने पैसा लगाया हुआ है रिस्क की मार्केट में, ठीक है, ये अपने आप में 72.2% ही है, ठीक है, तो 100% कितना होगा? ये 16.62050 आएगा, क्योंकि ये अपने आप में 72.20% इसीलिए है क्योंकि आपको ये जानना है कि अगर बीटा को कम कर देना है, ठीक है, और उसके बाद रिस्क की मार्केट में 72.2% ही पैसा लगा रहना चाहिए, तो टोटल कितना पैसा होना चाहिए जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में लगेगा? तो जो डिफरेंस आएगा ना 12 लाख के कंपेरिजन में, इतना पैसा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में लगाना पड़ेगा, और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में जितना पैसा लगाओ उतना बीटा कम होते जाएगा। उसी को पुट करके आप फिर से सॉल्यूशन सम सॉल्व कर लेना, बस यहाँ रिस्क फ्री में आप इतना पैसा ज्यादा लगा दे रहे हो, जिसका मार्केट प्राइस जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नहीं। रुको देख लेते हैं, क्वेश्चन में कहीं कुछ बोला नहीं था, तो आप 10 रुपया मान लो, ठीक है, उसका मार्केट प्राइस, ठीक है, और उन्होंने कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं था तो आप 10 रुपया मान लो मार्केट प्राइस, उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप उसका वेट और बीटा के साथ मल्टीप्लाई करके आप उसका वो बीटा निकाल दिया जो कि मैच कर रहा है 0.80 के साथ, ठीक है, जो आपका बीटा आना चाहिए 0.80 उसके साथ मैच करना चाहिए। अब अगर बीटा को बढ़ा करके 1.2% कर दोगे, ठीक है, तो पहले तो बीटा जो सबसे रोमन 1 नंबर में आया वो 1.108 था, अब अगर उसको वहां से बढ़ा के 1.2 कर दोगे तो कितना परसेंट हो जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट? तो वो होना चाहिए 108.30%, यानी 100% से भी ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। यानी ये जो 12 लाख है ना वो अपने आप में 108.30% है, तो 100% कितना रहा होगा? 100% इतना है 11,08,030 रुपीज रहा होगा, यानी ये 12 लाख से जितना शॉर्ट कर रहा है ना उतना से आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को डाइवेस्ट करना पड़ेगा। मेरा बात सुनो, अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है 12 लाख, अच्छे से सुनना, और उस केस में आपका बीटा है 1.108 है, उस 12 लाख टोटल इन्वेस्टमेंट में आपका कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट में भी है पैसा लगा हुआ और रिस्क फ्री में भी कुछ लगा हुआ है, तो आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को जितना बेचते जाओगे ना उतना ज्यादा आपका बीटा बढ़ते जाएगा, क्योंकि उतना ज्यादा आप रिस्क में जाते जाओगे। तो आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को कितना बेच देना है ताकि आपका बीटा बढ़ के 1.108 से 1.2 हो जाए। तो उसके लिए आपको निकालना है कि जो 12 लाख है वो अगर सबसे पहले आपको निकालना है कि 1.108 का 1.2% 1.2 कितना परसेंट है, तो वो 108% है, 1.108 का 1.2 108% है, 0.3% है। तो आप ये जो 12 लाख है वो अपने आप में रिस्क फ्री को इंक्लूड करके 108.30% है, उसमें सिर्फ 100% ही साइड कर लो जो जो रिस्की में लगा हुआ है, तो जो डिफरेंस है वो रिस्क फ्री में लगा हुआ उसको अगर बेच दोगे ना तो आप रिस्की सिचुएशन में चले जाओगे, यानी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को डाइवेस्ट करना पड़ेगा 91,970 से, और डाइवेस्ट करोगे तो सम्स को फिर से सॉल्व करोगे और उसमें उसको माइनस में रखना कि भाई उसको बेच रहे हैं और शेयर प्राइस 10 ही रुपया रखना, उसके हिसाब से फिर से जब निकालोगे तो उसका आंसर बीटा आना चाहिए 1.10, तभी आपका ये माना जाएगा कि आपने सही सॉल्व किया। ऑल्टरनेटिव को साइड करो, ऑल्टरनेटिव को हटाओ, जो आपका 116 नंबर पेज है इसमें ऑल्टरनेटिव को साइड करो, यानी जो आपका ये ऑल्टरनेटिव है, चलो मैं आपको एक बार बताता हूं, यहां पर ऑल्टरनेटिव को आपको साइड कर देना है भाई, ऑल्टरनेटिव से उतना मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पेज में आइए जहां पर आपको 37 नंबर क्वेश्चन दिखेगा, यानी 117 नंबर पेज में। सबसे पहले हम आपको 37 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ा देते हैं, 77 नंबर पेज में चले जाइए, ठीक है। तो 77 नंबर पेज में जब आप जाएंगे 77 नंबर पेज में तो आपको दिखेगा 37 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि ए हैज पोर्टफोलियो हैविंग फीचर्स, ठीक है, ए लिमिटेड का पोर्टफोलियो है जिसमें इतना सारा सिक्योरिटी में वो पैसा लगाया है, सबका बीटा ये है, रैंडम एरर ये है, ठीक है, रैंडम एरर का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन को ही रैंडम एरर बोला जाता है, ठीक है, और वेट दिया हुआ है इस सभी का किसमें कितना पैसा लगा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो इफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन 18% हो, तो आप रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो बताइए। तो सबसे पहले आप 117 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको जो ऊपर वाला ऑप्शन है ना, ऑल्टरनेटिव को छोड़ दो, ऑल्टरनेटिव आपको गोली मारो, ये ऑल्टरनेटिव को साइड करो, ऊपर वाला ही से हम आपको समझा देते हैं कि आपको कैसे करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है बीटा निकालने का। आपको क्वेश्चन में वो क्या बोला, आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो यानी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो आपसे पूछा, ओके। तो आप सबसे पहले बीटा निकालिए। बीटा के लिए आप क्या कर लो कि क्वेश्चन में जो आपको वेट दिया हुआ था और बीटा दिया हुआ था, उस वेट को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल करके आप सबसे पहले निकाल दो बीटा का, जो आपका वेट और बीटा का मल्टीप्लाई करके कितना आया वो निकाल दो, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो पोर्टफोलियो बीटा है, बीटा का स्क्वायर, ठीक है, इनटू बीटा का स्क्वायर जो आपने बीटा अभी निकाला है, ठीक है, एक मिनट, आपको पोर्टफोलियो बीटा जो आपने पोर्टफोलियो बीटा अभी निकाला है ना उसका स्क्वायर करना है, इनटू रैंडम एरर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 18% सभी के केस में जो रैंडम एरर दिया हुआ है, इंटू एसडी का स्क्वायर करना है, ठीक है, जो आपने अभी बीटा निकाला पोर्टफोलियो बीटा उसका स्क्वायर इंटू एसडी का स्क्वायर सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वेट, जो वेट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ ना, वेट 0.25 उसका स्क्वायर इंटू उसके एसडी का स्क्वायर, उस क्वेश्चन के रैंडम एरर में जब 0.25 वेट था तब उसका एसडी है 7%, ठीक है, तो उसके एसडी का स्क्वायर करना है।
उसके बाद आपको जब उसका वेट 3% था तब उसका रैंडम एरर 11% था, यानी 0.3 के केस में रैंडम एरर 11 है उसका स्क्वायर। फिर आपको करना है जो उसका वेट है 0.25, ठीक है, तो उस केस में रैंडम एरर 3% था, उसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले बस स्टार्टिंग में आपको क्या कर लेना है कि पोर्टफोलियो बीटा का स्क्वायर इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन जो क्वेश्चन में मार्केट का दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देना है। उसके बाद आपको सभी का वेट दिया है उसका स्क्वायर इनटू रैंडम एरर यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करते हुए चले जाना है। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल दो, तो यहाँ पर पावर में हाफ दिया है, यानी आपको रूट करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने पावर में हाफ दिया है। इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा यही आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, बिकॉज आप रूट कर दोगे इसलिए उन्होंने पावर में हाफ दिया हुआ था। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन के लिए आप 77 नंबर पेज में आ जाइए। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपको बोलना है कि मिस्टर टैमरिंड इंडिपेंडेंट इंटेंड्स टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी द वैल्यू ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द वेरियस पैरामीटर्स एज मेंशन बिलो, ठीक है। एक मिस्टर टी हैं जिन्होंने पैसा जो है जो इंटेंस वो चाहते हैं कि वो इन सब इक्विटी शेयर में पैसा लगाएं, ठीक है, उनका ये इच्छा है। तो वो उनका फैक्टर है कि जीएनपी के केस में इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इस सबको वो ध्यान में रख करके पैसा लगाना चाहते हैं। बीटा उस सभी फैक्टर के केस में ये है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इन परसेंटेज में ये है, एक्सपेक्टेड वैल्यू इन परसेंटेज में ये है। ये आर्बिट्रेज का क्वेश्चन है और एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ओके, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9.25% है। हाउ मच रिटर्न ऑफ शेयर अंडर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, तो आपको आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का फॉर्मूला फॉलो करके करना है, बहुत बड़ा हार्ड नहीं है। 117 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर हम आपको बताते हैं 117 नंबर पेज में 117 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको 30 आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी को एपीटी भी बोलते हैं, ठीक है, उसी का नाम लेकर के यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये उन्होंने लिख दिया, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये उन्होंने लिख दिया, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, और बीटा क्वेश्चन में गिवन है और डिफरेंस को बीटा से मल्टीप्लाई करके उन्होंने टोटल कर दिया, ये है टोटल, उसमें रिस्क फ्री रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया, उसी को बोलते हैं रिटर्न अंडर एपीटी, ठीक है। तो ये उनका आंसर हो गया। तो यही था आंसर, बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, उतना बड़ा हार्ड नहीं था, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। फिर जो है ना, अब 39 नंबर क्वेश्चन के लिए 77 नंबर पेज में चले जाओ। 39 नंबर क्वेश्चन के लिए आप 77 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको दिखेगा आपको 39 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ओआरई कंपनी इज, मार्केट प्राइस जो है ना इक्विटी शेयर का 60 लाख है, जिसमें डेप्ट जो है ना, इक्विटी शेयर तो 60 लाख का है, ठीक है, इक्विटी शेयर 60 लाख का है और डेप्ट है 40 लाख का, यानी टोटल 1 करोड़ का हो गया। ट्रेजरी में यानी जो बोल रहा है, ट्रेजर एस्टिमेट दैट द बीटा ऑफ स्टॉक इज करेंटली, बीटा जो है वो 1.5 है, रिस्क प्रीमियम जो है वो 10% है, और रिस्क फ्री इन मार्केट 8% है। आपको बोल रहा है कि मेरे को बताओ व्हाट इज द बीटा ऑफ कंपनीज एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स, क्या बीटा होगा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स का, और एस्टिमेट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंट रेट फॉर एक्सपेंशन ऑफ कंपनीज प्रेजेंट बिजनेस, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, इसके लिए आपको सोल्यूशन में आना है, जो कि आपको पेज नंबर 118 में दिखेगा, आप उसमें आ जाइए, हम आपको एक बार उसमें लेके चलना चाहते हैं। आप आ जाइए, ये है उसका फॉर्मूला, ठीक है, ये है उसका फॉर्मूला। और देखो सिंस जो बीटा दिया हुआ ना वो सिर्फ इक्विटी शेयर का दिया हुआ, आप जब क्वेश्चन में पढ़ोगे ना आराम से, तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा बीटा दिया हुआ स्टॉक का दिया हुआ है, स्टॉक का मतलब शेयर होता है। आप जब 77 नंबर पेज में क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा बीटा स्टॉक का दिया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर बीटा जो है ना वो स्टॉक का दिया हुआ है, स्टॉक वर्ड यूज किया, स्टॉक का मतलब होता है शेयर, ठीक है। तो अगर शेयर का बीटा दिया हुआ है और वो डेप्ट का बीटा दिया ही नहीं हुआ है, तो डेप्ट का बीटा है ही नहीं, डेप्ट का बीटा जीरो मानना है। तो अगर डेप्ट का बीटा ही जीरो मान लोगे तो इस फॉर्मूला में जीरो पुट कर देने पर ये तो पूरा ही जीरो हट जाएगा, इसलिए उसको हटा ही दो। तब जो आंसर इसका हो जाएगा, बीटा ऑफ एसेट्स इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा, बीटा ऑफ एसेट्स क्वेश्चन में आपको निकालना है, और बीटा ऑफ इक्विटी 1.5 दिया हुआ है, तो बीटा ऑफ इक्विटी इक्वल टू टोटल वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऊपर करना है, ठीक है, नीचे में टोटल वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी ऊपर करना है। आंसर बीटा ऑफ एसेट्स आपका 0.9 आ जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से आपको पहला वाला पूछ रहा था, ठीक है। अब दूसरा आपको बोल रहा है कि तो मेरे को बताओ कि जो ये है क्या बोलते हैं सीएपीएम यूज करके बताओ मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो सबसे पहले ये देखो, ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और ये बीटा ऑफ एसेट्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना है, 1.5 है। ओके, रुको एक मिनट, लेकिन आपने जो अभी बीटा ऑफ एसेट्स निकाला ना वो आपको कंसीडर करना है, क्योंकि अभी आप टोटल फुल बोल रहे हैं, इफ ओनली इक्विटी शेयर इज यूज्ड टू फाइनेंस द एक्सपेंशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डिस्काउंटिंग कंपनी एक्सपेंशन, कंपनी के पूरे एक्सपेंशन का बात कर रहे हो, तो यहाँ पर बीटा ऑफ एसेट्स लेना पड़ेगा, ठीक है, और इनटू आरएम माइनस आरएफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके 17% आएगा, और वो 17% ही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। और उसके बाद ऑल्टरनेटिव को साइड करो, बिकॉज ऑल्टरनेटिव तरीका में भी 17% ही आंसर आएगा, आपको उसको साइड करना है, बस आपको बीटा की जगह बीटा ऑफ इक्विटी बीटा ऑफ एसेट्स लेना है, ये ध्यान में रखना है। फिर आप आ जाइए मेरे भाइयों बहनों 77 नंबर पेज में आ जाइए, ठीक है, 77 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको नीचे में 40 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। आपको दिखेगा यहाँ पर बोल रहा है कि मिस्टर निर्मल कुमार हैज कैटेगराइज्ड ऑल अवेलेबल स्टॉक इन मार्केट इन द फॉलोइंग टाइप। मिस्टर निर्मल कुमार स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक में पैसे लगाए हैं, स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक में पैसे लगाए हैं मिस्टर निर्मल कुमार, ठीक है,
एंड लार्ज कैप ग्रोथ में लगाए हैं और लार्ज कैप वैल्यू स्टॉक में लगाए हुए हैं। मिस्टर निर्मल कुमार ऑल्सो इन्वेस्टेड द वेट ऑफ also estimated the weight of above categories of stock in the market index. Okay, इन्होंने वेट भी आपको बताया हुआ और सेंसिटिविटी ऑफ रिटर्न यानी बीटा भी बताया हुआ है ऑफ ईच कैटेगरी टू द 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। देखो इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी बता दिया, वेट बता दिया सभी का, फैक्टर 1 का बीटा बताया, फैक्टर 2 का बुक प्राइस बताया, फैक्टर 3 का इन्फ्लेशन बताया। इन्होंने आपको बोला कि भाई साहब रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका 14.5% है, मतलब फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आरएफ, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आपको बोला यूजिंग आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी डिटरमाइन द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स, सीएपीएम यूज करके एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ। और निर्मल कुमार जो है वो वांट्स टू कंस्ट्रक्ट द पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली, निर्मल कुमार चाहते हैं कि सिर्फ वो स्मॉल कैप वैल्यू और लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक में पैसा लगाएं। तो इफ टारगेट बीटा फॉर द डिजायर्ड ईड 1, अगर उनको बीटा 1 चाहिए तो डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ हिज पोर्टफोलियो, उनके पोर्टफोलियो का कंपोजिशन बताइए। तो आप आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर के लिए 118 नंबर पेज में आ जाइए। ठीक है, 118 नंबर पेज में आ जाइए। यहाँ पर आपको सबसे नीचे से दिखाना पड़ेगा, ये उन्होंने मेथड वन से स्टॉक रिटर्न कैलकुलेट किया है। स्टॉक रिटर्न तो ये तो बहुत सिंपल है, आप करोगे आरएफ इंटू बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। ठीक है, ये करोगे प्लस ये जो है ना, ये आपका बीटा ऑफ फैक्टर 1 है, ये बीटा ऑफ फैक्टर 1 है। तो सिमिलरली आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो आरएफ तो प्लस होगा, आरएफ प्लस होगा, और ये वाला जो है ना बीटा ऑफ फैक्टर 1 इंटू आरएम माइनस आरएफ एक बार करना है, फिर ये बीटा ऑफ फैक्टर 2 है इंटू आरएम माइनस आरएफ। देखो आपके क्वेश्चन नंबर 40 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 40 में आपका 1.39 जो है ये बीटा ऑफ 1.39, ये आपका बीटा ऑफ फैक्टर 2 हो गया। ओके, बीटा ऑफ फैक्टर 2, और इसका जो ये है, मतलब क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू है, ये है आपका बीटा ऑफ फैक्टर 1 इंटू आरएम माइनस आरएफ। तो आरएम माइनस आरएफ करोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा वो मुझे बताओ। आपका रिस्क है 4.5 उधर, ठीक है 4.5, और मार्केट का इंडेक्स जो है वो है आपका क्वेश्चन में, एक मिनट रुको, इन्फ्लेशन ये हो गया 3.5 इन्होंने लिया है। तो आपके क्वेश्चन में आपका नीचे में निकाल के क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिस्क प्रीमियम क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, रिस्क प्रीमियम 6.8 जो यहाँ पर लिया, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ, और ये भी -3.5 दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ये जो बीटा जो है ना वो फैक्टर 3 का, ये जो देखो फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 जो दिया हुआ ना वो तीनों बीटा का ही कॉलम है। ठीक है, बीटा लिया हुआ और इनटू उन्होंने रिस्क मार्केट का किया। सिमिलरली ऐसे ही सभी का निकाल दिया कि रिस्क फ्री तो हमेशा सेम है, लेकिन इस फैक्टर के केस में इसका बीटा अलग होगा, एंड इसका जो ये है रिस्क प्रीमियम वो सेम होगा, बीटा अलग होगा, रिस्क प्रीमियम सेम होगा, पहले वाले कंपैरिजन में बीटा अलग होगा, रिस्क प्रीमियम सेम होगा, वैसे ही सभी का निकाल दिया। ओके, निकालने के बाद आप जो है ना मार्केट इंडेक्स का भी निकाल दिया इन्होंने, मार्केट इंडेक्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ था लार्ज कैप के साथ। अब जो मार्केट इंडेक्स का ये निकालेंगे तो इनका ये कहना है कि भाई वेट जो है वो हम लेंगे स्मॉल कैप ग्रोथ वाले का। ठीक है, वेट लेंगे हम स्मॉल कैप ग्रोथ वाले का। ठीक है, और देखो ऊपर वाले आंसर के साथ वेट को ये कर दिया, ये वाले आंसर के साथ इसका वेट को इंटू कर दिया। ठीक है, देखो 0.25 वेट है, यस करेक्ट, और ये वाले आंसर के साथ इसका जो वेट है 10% क्वेश्चन में दिया हुआ, आप देखोगे कैटेगरी ऑफ स्टॉक के जस्ट राइट वाले कॉलम में वेट दिया हुआ, उसको इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसको इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल जो निकला ना इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स। तो मेथड 2 को आप छोड़ दो क्योंकि मेथड 1 से ही तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको आ जाना है यूजिंग सीएपीएम मेथड। तो सीएपीएम मेथड को यूज करके आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा करके आपको निकालना है। आरएफ आपको पता ही है, और उस केस से हिसाब से आरएम माइनस आरएफ क्वेश्चन में दिया हुआ रिस्क प्रीमियम, और बीटा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ उस केस में। तो ऐसे ही करके आपको सभी का निकाल देना है, और सबका आंसर आ जाने के बाद इसको इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके वेट के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके वेट के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है, एंड इसको इसके वेट के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। ओके, अब उसके बाद आपको लास्ट में बोल रहे हैं कि ये जो है ना वो पैसा लगाना चाहता है दो ही में, स्मॉल कैप वैल्यू स्टॉक में और लार्ज कैप में। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो स्मॉल कैप वैल्यू में एक्स लगाएंगे, X1 लगाएंगे, और लार्ज कैप ग्रोथ स्टॉक में वो X2 लगाएंगे। दोनों को जोड़ करके जो इनका बीटा आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो आप बोलोगे कि भाई साहब देखो, आप बोलोगे कि भाई तुम अगर लार्ज कैप में लगाते हो, ठीक है, रुको अभी जो आपने इस सभी का निकाला है 0.90, अभी जो आपने इस सभी का सेपरेटली आपने क्या निकाला, अभी इन लोगों का 40 नंबर का आपने सबसे पहले निकाला स्टॉक रिटर्न। ओके, और फिर आपने निकाला सीएपीएम। रुको एक सेकंड रुको, तो ये आपका हो गया 1.165 X2 का, लार्ज वाले का। तो लार्ज वाले का आपका क्वेश्चन नंबर में 1.165, ठीक है, लार्ज कैप का समझ गया। देखो आपको क्या लेना है ना, X1 का उसका खुद का बीटा लेना है, ठीक है, और प्लस X1 में कितना इंक्रीमेंट होगा या X1 में कितना पैसा लगेगा ये आपको नहीं पता है। फिर X2 यानी जो लार्ज कैप ग्रोथ मॉडल है, आपके क्वेश्चन में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि लार्ज कैप ग्रोथ के कॉलम में फैक्टर 1 में आपको 1.165 दिखेगा, फैक्टर 1 वाले इसमें, और जब आप उसी में ऊपर में स्मॉल कैप वैल्यू का देखोगे तो वहां पर 0.90 दिखेगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ओके, एंड आपको इतना भी पता है कि जो X2 होगा वो 1 में से यानी टोटल में से यहाँ वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला कि X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 है, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि X2 इक्वल
इक्वल टू 1 माइनस x1, उसको यहाँ पे पुट करके x1 का वैल्यू निकाल लिया। ओके, x1 का वैल्यू आपको नेक्स्ट पेज में दिखेगा, यानी x1 का वैल्यू है 0.623, तो उसको 100 में से माइनस कर दो तो 0.377 आ जाएगा, ये परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, इतना इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं अपना जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसमें आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन न्यू ऐड हुआ है 42 नंबर, तो पहले हम आपको 78 नंबर में 41 नंबर बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे। ओके, तो पहले 41 नंबर देख लो, थोड़ा जल्दी से आ जाओ, 41 नंबर देख लो, 41 नंबर क्वेश्चन। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन, रुको एक बार उसको रीड कर लेते हैं जल्दी से। 41 तो आपको क्वेश्चन नंबर 41 में ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग आर द डेटा ऑन 5 म्यूचुअल फंड्स, 5 तो म्यूचुअल फंड का आपको डेटा देख करके रखा है, ये म्यूचुअल फंड का नाम है, उस म्यूचुअल फंड से मिलने वाला रिटर्न है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है उस म्यूचुअल फंड का, रिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड का, और ये उसका बीटा है। आपको बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द रिवॉर्ड to volatility ratio and rank these portfolio using SARP मेथड और ट्रेनियर्स मेथड के हिसाब से, और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 6% दिया हुआ है। तो आप सीधा सोल्यूशन में आ जाओ, सबसे पहले आप आ जाओ सोल्यूशन में, जिसमें आपको दिखेगा, जिसमें आपको पेज नंबर 120 में आ दिखेगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो पेज नंबर 120 में आ जाओ। पेज नंबर 120 देखो, आप सबसे पहले ये बोल दो कि भाई देखो, इसका जो शार्प के हिसाब से फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, शार्प के हिसाब से फॉर्मूला होता है आपका, ये इन्होंने लिखा है ना, आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये उनका फॉर्मूला होता है, और ट्रेनर्स के हिसाब से आरपी माइनस आरएफ डिवाइड बाय बीटा होता है, ये हम लोग ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं। ठीक है, उसको यहाँ पर उन्होंने फॉलो किया कि आरपी लिखा, आरएफ लिखा, और आरपी माइनस आरएफ लिखा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाने के बाद आरपी माइनस आरएफ ये वाले कॉलम को इससे डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और उसके हिसाब से रैंकिंग कर दो, ये सबसे बड़ा है इसलिए उसको रैंक 1 दिया, ये उससे छोटा है उसको रैंक 2 दिया, ये उससे छोटा है उसको रैंक 3 दिया, ऐसे रैंक कर दिया। और ट्रेनियर्स के हिसाब से आरपी माइनस आरएफ को बीटा यहाँ पे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन लिखा था, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड करना था, और यहाँ पे ट्रेनियर्स में बीटा से डिवाइड करना है, बीटा से डिवाइड करके उस हिसाब से रैंक दे दो, जो सबसे बड़ा है उसको रैंक 1 देना। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा न्यू क्वेश्चन ऐड हुआ है उसको करते हैं। 78 नंबर पेज में चले जाओ। यहाँ पे 78 नंबर पेज में क्या कह रहा है ये लोग, वो बताते हैं आपको। ठीक है, देखो इन्होंने बोला कि 5 पोर्टफोलियो एक्सपीरियंस द फॉलोइंग रिटर्न ड्यूरिंग 7 ईयर पीरियड। ठीक है, 7 ईयर पीरियड में आपका 5 पोर्टफोलियो का एक्सपीरियंस दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखो भाई पोर्टफोलियो दिया हुआ है ABCDE का, और उसका एवरेज रिटर्न दिया हुआ है जिसको इन्होंने आरपी माना हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, और कोरिलेशन विद द मार्केट रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने उसका मार्केट रिस्क दिया हुआ 1.2, और उनका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है। मार्केट रिस्क मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न यानी आरएम दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% दिया हुआ है। आपको शार्प या ट्रेनियर्स या जेनसेंस के अल्फा के हिसाब से आपको बोल रहा है कि रैंक बताओ इस सभी का। तो अब आप सीधा आ जाओ, आप आ जाओ सेकंड लास्ट पेज, आप एक बार आ जाओ, इसमें क्या बोलते हैं 120 नंबर पेज में थोड़ा नीचे आ जाओ, वहां पर आपको इसका सोल्यूशन दिख जाएगा। 120 नंबर पेज में थोड़ा नीचे आओगे तो ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप बोलोगे कि भाई जो क्वेश्चन में आप मानने वाले हो स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको ये मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन, ये पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट, उसको आपने लिख दिया कि भाई देखो हम जो है वो इसको ये मान रहे हैं। पोर्टफोलियो बीटा का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इनटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। ये आप पहली बार ये वाला फॉर्मूला कर रहे हो, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। और पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला आप ये 100 बार कर चुके हो। ठीक है, आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ। ठीक है, ये यूज हो जाएगा। तो बीटा है, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर क्या है कि देखो ये वाला क्वेश्चन, ये देखो मैं आपको बताता हूं ये कैसे आया, ये मैं आपको बताता हूं। ये आपका आया, ये आया 9% क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ था, बीटा दिया हुआ था 1.75 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 14 माइनस 9 किया, 14 रिस्क इन मार्केट था और माइनस 9 किया। तो ये आया जो आंसर वो मैं बता रहा हूँ, ये आया आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ करके आया। और इसमें आरएफ जो है वो इसके केस में है 9%, बीटा है 1.75 और 14 माइनस 9 है ये इसका आरएम माइनस आरएफ। तो सिमिलरली इस सभी में बीटा चेंज हो जाएगा, बाकी आरएफ और आरएम माइनस आरएफ सेम ही रहेगा। ऐसे करके आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा। उसके बाद सार्प के हिसाब से आप क्या बोलोगे, सार्प के हिसाब से आप बोलोगे भाई मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सार्प के हिसाब से, सार्प के हिसाब से मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक बार मैं फिर से जो है ना वो बता दे रहा हूं आपको। ओके रुको, ये आपने कैसे किया, ये आपके क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था 42 नंबर में, 42 नंबर में इन्होंने दिया स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने आप ये आपने कैसे किया, देखो आपने सार्प के फॉर्मूला के हिसाब से ही किया। सार्प का फॉर्मूला क्या था, सार्प का फॉर्मूला था कि आरपी माइनस आरएफ, जस्ट प्रीवियस सम्स में भी आपने किया है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन आरपी माइनस आरएफ और स्टैंडर्ड डिविएशन से आपने डिवाइड किया। तो यहाँ पर आरपी क्या है 19 है। ठीक है, जो अभी जस्ट देखो ना आपने आरपी जो है वो 19 क्वेश्चन में आपका जो एवरेज प्राइस दिया हुआ ना वो यहाँ पर लिया जाएगा। ये नहीं कि जो अभी आप यहाँ पे आरपी निकाले हो ये लोगे, ये तो रिक्वायर्ड रिटर्न आपने निकाला, लेकिन क्वेश्चन में आपका एवरेज रिटर्न जो दिया हुआ है 19 माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आरएफ 19 माइनस 9 डिवाइडेड बाय उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था ए का, तो 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 19 माइनस 9 डिवाइड बाय 2.5 करके ये आया, ये 15 माइनस यानी 15
जो उसका एवरेज रिटर्न था -9 डिवाइडेड बाय 2 उसका स्टैंडर्ड डिविएशन करके आया, ये 15 - 9 डिवाइड बाय 0.8 करके आया, ऐसे करके आया, और जो सबसे हाईयर था उसको रैंक 1 दिया, उसी हिसाब से रैंक दे दिया। अब ये जो आया बेचारा, ये कैसे आया वो बताते हैं आपको। ये आया 19 - 9 करके, और उसको बीटा से डिवाइड किया, जैसे इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड किए, इसमें बीटा से, उसके उस क्वेश्चन में उसका बीटा दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्टिव बीटा से डिवाइड कर दिए। ओके, देखो यहां पर किससे डिवाइड किए लास्ट वाले क्वेश्चन में, यानी 1.75 से डिवाइड किए। रुको रुको रुको, मैं आपको बताता हूं। यहां पर अभी आपने जस्ट जो है ना पोर्टफोलियो बीटा, यहां पर देखो, ये बीटा आपका 1.75 0.9। ओके, रुको, ये जो बीटा है ना, ये बीटा क्वेश्चन में गिवन नहीं था, ये आपने निकाला, ठीक है। और ये कैसे निकाला ये मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं, ये कैसे निकाला। ये 1.75 कैसे आया वो मैं बताता हूं। बीटा का जो ऊपर वाला फॉर्मूला आपने यूज किया ना, उस फॉर्मूला से आया। बीटा में आपने ऊपर में क्या बोला, आपने ऊपर में बोला कि स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, और कोरिलेशन जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट जो है वो 1.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला कैसे आया 1.75, ये आया जो इसका खुद का स्टैंडर्ड डिविएशन है 2.5 इनटू कोरिलेशन जो इसका 0.840 है, यानी 2.5 इंटू 0.840 डिवाइडेड बाय जो स्टैंडर्ड डिविएशन मार्केट का है 1.2 करके ये आया, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैसे आया वो बताते हैं। इसका खुद का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 2 इंटू इसका खुद का जो कोरिलेशन है 5.40 वो, और डिवाइडेड बाय जो मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन है, वही हमेशा नीचे होगा। बीटा में हमेशा नीचे में मार्केट में, बीटा में हमेशा नीचे में मार्केट का ही स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, ध्यान में रखना। तो मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन 1.2 है, वही हमेशा नीचे होगा। तो ऐसे करके बीटा निकला, जिस बीटा का इस्तेमाल इस फॉर्मूला में भी हुआ था, जिसको आरपी को निकालने में, और वही बीटा को बीटा से डिवाइड करके, ठीक है, वही बीटा से यहाँ पे डिवाइड करके, जो मैंने यहाँ पर आपको बोला था ना कि आप जो है ना एवरेज, जो क्वेश्चन में एवरेज रिटर्न दिया उसमें से आरएफ को माइनस कर दो, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन करके ये निकाला, डिवाइड बाय बीटा करके ये निकाला। और जो जेनसेंस है उसका फॉर्मूला आपको हम यहाँ पे लिखाना पसंद करेंगे, आप थोड़ा लिख लेना पहले। जेनसन का फॉर्मूला होता है जो क्वेश्चन में एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है, जो क्वेश्चन में एवरेज रिटर्न दिया हुआ है लिख लेना, ठीक है। एवरेज रिटर्न दिया हुआ है वो माइनस करोगे रिस्क फ्री रेट, माइनस करोगे और ब्रैकेट स्टार्ट करना रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आरएफ प्लस बीटा इंटू आरएफ माइनस आरएफ, ठीक है। यानी मैंने आपको क्या बोला कि जो क्वेश्चन में एवरेज रिटर्न दिया हुआ है उसमें से माइनस करना है आपको, माइनस का साइन दोगे और ब्रैकेट स्टार्ट करोगे आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इंटू बीटा, और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे कि जैसे मैंने ये वाला आपको बताना है अभी, तो ये आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे 19 इसका जो है एवरेज रिटर्न है, माइनस आरएफ 9% है, ब्रैकेट के अंदर में 9% प्लस 1.75 इसका बीटा अभी जस्ट आप ऊपर निकाले हो, इंटू 14 - 9, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 1.25 आ जाएगा। फिर जब इसका निकालने लगोगे तो इसमें आप बोलोगे इसका 15 है एवरेज रिटर्न, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस 9 प्लस बीटा 0.90 आपने ऊपर निकाला, और इंटू 14 - 9 करोगे, ब्रैकेट से अलग करोगे तो वो माइनस होगा, ये आंसर आ जाएगा। उस हिसाब से इसको रैंक कर दिया। तो यही था आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिसमें मैंने अपने पूरे शिद्दत और मेहनत से आपको समझाने का कोशिश किया। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सएप में पूछ सकते हो, मगर ये मत सोचना कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, या हम आपको थोड़ा और बेसिक में ले जाकर बताएंगे अगर आपको किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा होगा तो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट आपके अच्छे प्रिपरेशन और अच्छे हेल्थ के लिए। अच्छे से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना, रिटन प्रैक्टिस कर लेना, फिर एग्जाम में मैक्सिमम चांस है, 99% चांस है कि इसी में से किसी टाइप का सम्स आपके एग्जाम में आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो रहा हो, ठीक है। अगर आपको इस सारे सम्स पर आपका कमांड है तो आप एग्जाम पेपर को आराम से जो है ना एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए होगा सीए इंटरमीडिएट फाइनल और फाउंडेशन में किसी का, आपके जान पहचान में, या आपको सीए फाइनल का ग्रुप 1 ग्रुप 2 का, या सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप में किसी का, या सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स एंड लॉ का, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट करना। गारंटीड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें गारंटी रहता है मिनिमम 60% एग्जाम में मैच होने का, मगर मैच मोर देन 80% करता है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर एग्जाम।